नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं कहानी यूनिवर्स, जहां हर कहानी बनती है एक नया ब्रह्मांड। आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैंटेसी जर्नी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी कहानियों की असली यूनिवर्स। डिस्क्लेमर: ये सिर्फ एक समराइज्ड एक्सप्लेनेशन है। ओरिजिनल स्टोरी के सारे अधिकार ऑथर के पास हैं। कहानी यूनिवर्स, अनऑथराइज्ड रीअपलोड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भूल जाओ, चलो पहले उन्हें जगाकर पूछताछ करते हैं। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानना 100 जीत की कुंजी है, इसलिए पहले उनसे पूछताछ करना कोई समस्या नहीं थी। दोनों को जमीन पर लेटे हुए देखकर लू यून ने सबसे पहले जू गुआंगयांग की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि वह जीवन के लिए खतरे में नहीं है, उसने हो जून की नब्ज मापी। तुम दोनों हो जून की जैकेट उतारो और फिर उसकी भीतरी शर्ट उठाओ। हालांकि दोनों हैरान थे, फिर भी उन्होंने बात मानी। ये सब खत्म करने के बाद लू यून ने अपने बैकपैक से पोर्टेबल एक्यूपंक्चर किट निकाली और हो जून के निचले पेट और हृदय में कुछ सुइयां डाली। 1 मिनट से भी कम समय में हो जून ने बोलने की अपनी क्षमता वापस पाली। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर दोनों युवकों को चौंका दिया। क्या तमाशा चल रहा है? उनके सामने इस आदमी के पास न केवल राक्षसी ताकत थी, बल्कि वह आवाजों की नकल भी कर सकता था और यहाँ तक कि एक्यूपंक्चर का उपयोग भी कर सकता था। एक सर्वांगीण विशेष बल का सिपाही। अब मैं पूछता हूँ, आप उत्तर देते हैं। आपके संगठन में मोटे तौर पर कितने लोग हैं? बॉस कौन है? भाई भाई लू यून की चांदी की सुइयां डालने के बाद हो जून को अपने पेट के निचले हिस्से में कम दर्द महसूस हुआ और उसकी वाणी बहुत आसान हो गई। लेकिन उसके अंगों को हिलाना अभी भी मुश्किल था। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने आदेश दिया था। क्या तुम पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हो? उस व्यक्ति ने तुम्हें कितना दिया? हम तुम्हें दोगुना देंगे। थप्पड़। इससे पहले कि हो जून अपनी बात खत्म कर पाता, लू यून ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। क्या मैंने आपसे कुछ और कहने के लिए कहा था? बेहतर होगा कि आप मेरे प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दें, अन्यथा मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। पटुई। हो जून ने अपने मुंह के कोने से खून को चाटा, फिर खून से सनी लाल को थूक दिया और लू यून को घूर कर देखा। वह सख्त दिखना चाहता था, क्योंकि जब से वह इस काम में लगा, उसे कभी इतना घाटा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अभी लू यून के मुंह की ताकत के बारे में सोचा, उसे एक भयावह डर महसूस हुआ। एक सामान्य व्यक्ति के पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? घोषित करना। मैंने लोगों की सटीक संख्या नहीं गिना है, लेकिन कम से कम 40 मुख्य सदस्य हैं। हमारे बॉस नेकुन हैं। लू यून ने अपने फोन से ली जो की प्रेमिका की एक तस्वीर निकाली। क्या आपको इस महिला के बारे में पता है? हाँ। वह कहाँ है? दाहुलान पुस्तक स्रोत गर्मजोशी से याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह 129873262, समूह 2 1 अरब 6 करोड़ 22,68,835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए टेलीग्राम t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 53। आप घुटने टेक कर बात करें। लू यून ली जो के गृहनगर गया था। ली जो के मार्गदर्शन में उन्होंने पेंग लू के बारे में जानकारी एकत्र की थी। तो उसके फोन पर पेंग लू की एक तस्वीर थी। हो जून को यह भी पता था कि लू यून ली जो के नेतृत्व में आया था, इसलिए जब लू यून ने उससे सवाल किया तो हो जून ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण बाद लू यून ने हो जून से बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त की और उसे जूबिन को भेज दिया। हो जून की स्वीकारोक्ति के अनुसार इस पिरामिड योजना संगठन का पैमाना कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। दर्जनों मुख्य सदस्यों के अलावा 100 से अधिक परिधीय सदस्य थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास बंदूकें थीं। हालांकि वहां केवल कुछ घरेलू पिस्तौलें थीं, लेकिन उनकी मारक क्षमता पुलिस की टाइप 92 पिस्तौलों से कमजोर नहीं थी। लू यून ने सोचा कि अकेले इस पिरामिड योजना संगठन का सामना करना काफी खतरनाक होगा। बैककोट इसे अब पिरामिड योजना संगठन नहीं कहा जा सकता, इसे आतंकवादी संगठन कहा जाना चाहिए, है ना? लू यून ने शिकायत की, फिर युआन गैंग और हुआन बिंग की ओर देखा। ओए, तुम दोनों यहीं रहो और पुलिस के आने तक उनकी रक्षा करो, मैं उनके मुख्य आधार की जांच करने जाऊंगा। लू यून ने उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बोलना समाप्त किया और सीधे चांदी की सुई का उपयोग करके हो जून को बेहोश कर दिया। युआन गैंग और हुआन बिंग थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन इस समय लू यून ने जैसा कहा था वैसा करने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही लू यून अपना सूटकेस खींच रहा था और अंदर जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक जू बिंग का फोन आया। ओए हेलो डॉक्टर लू। ओए, कुछ गड़बड़ है? ओए वाह, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। क्या आप बात करना सुविधाजनक है? ओए, ये ठीक है, बस वही कहो जो तुम्हें कहना है। जू बिन ने तुरंत समझाया। बैककोट यह ऐसा है, आपके द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस बार बड़ी संख्या में अधिकारियों को भेजा है। ओए, लेकिन इन सभी लोगों को एक बार में पकड़ने के लिए उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जू बिन की बातें सुनकर लू यून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जिया देश के भीतर बंदूकों वाला एक आपराधिक गिरोह पुलिस का अत्यधिक ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन ऐसे गिरोह को खत्म करने के लिए सटीक तैनाती और सावधानीपूर्वक योजना जरूरी है। ऐसी तैनाती और योजना के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। हालांकि लू यून को नहीं पता था कि इस बार पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज क्यों थी। उसके पास इस समय इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। किसी भी स्थिति में सशस्त्र पुलिस अधिकारियों के सहयोग से इस बचाव की कठिनाई निश्चित रूप से बहुत कम होगी। जेकुन इस पिरामिड योजना संगठन के नेता थे। हालांकि सौभाग्य से यह नेता आज यहाँ नहीं थे। अब प्रभारी व्यक्ति काओ देबियाओ नाम का व्यक्ति था। जैसे ही उसने सुना कि ली जो का सहपाठी यहाँ आ रहा है, उसने तुरंत ली जो के बचपन के दोस्त गोंग जियांग को निर्देश दिया कि वह उसका स्वागत करने के लिए एक अधीनस्थ को लाए। ऐसा करने का उद्देश्य निश्चित रूप से लू यून की सतर्कता को कम करना था। केवल किसी को उम्मीद नहीं थी कि जू गुआंगिन और हो जून को लू यून ने पहले ही हटा दिया था। भाई, मेरा नाम गोंग जियांग है, मैं मैनेजर ली का बचपन का दोस्त हूँ। तुम अकेले क्यों आए? बाकी लोग कहाँ हैं? ये सुनकर कि दूसरी पार्टी गोंग जियांग थी, लू यून ने उस पर एक सार्थक नजर डाली। उनमें से एक को दस्त हो गया। भाईजू और बाकी लोग पीछे उसका इंतजार कर रहे हैं। ओए, क्या ऐसा है? आप पहले मेरे साथ आइए। गोंग जियांग ली जो के बचपन के दोस्त थे। उनका बस कट हुआ था। वह लंबा नहीं था और लंबे समय तक कुपोषण के कारण उसका शरीर कुछ पतला दिखता था। जब लू यून ने यह कहा तो गोंग जियांग और उनके साथी को शुरू में थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन लू यू को अकेले देखकर और सूटकेस खींचते हुए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब गोंग जियांग ने लू यू को काओ देबियाओ के कार्यालय में लाया, दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी देर बातचीत की, तो लू यू ने वास्तव में अपना फोन निकाल लिया। ये दृश्य देखकर काओ देबियाओ भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका।
पिछली प्रथा के अनुसार जब नए लोग यहाँ आते थे, भले ही उन्होंने कुछ भी असामान्य देखा हो या नहीं, उन्हें दरवाजा बंद करने वाली पिटाई के अधीन किया जाएगा और फिर प्रशिक्षण के दौरान कोई फोन नहीं के बहाने उनके फोन जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन अब धमाका, लू यून ने अचानक हमला कर दिया, जिससे काओ देबियाओ को सोचने का समय नहीं मिला। कमरे में कुल 4 लोग थे। लू यून ने दोनों ठगों को तुरंत पेट और छाती में मारा। इससे पहले कि उन्हें बिजली के डंडों को अपने पीछे खींचने का मौका मिलता, उनकी युद्ध क्षमता सीधे तौर पर खत्म हो गई। काओ देबियाओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपनी दराज में रखी बंदूक को पकड़ना चाहता था, लेकिन लू यून पहले से ही तैयार थी। वाह! बिजली की एक चमक चमकी, जिससे काओ देबियाओ अपनी सीट से गिर पड़े। एक शक्तिशाली कट उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसके अंग निष्क्रिय हो गए और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। बिजली के कट के प्रभाव से उसके शरीर के अन्य हिस्से भी अनियंत्रित रूप से हिलने लगे। लू यून तेजी से काओ देबियाओ की मेज पर चला गया और दराज से घर में बनी पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। 2 सेकंड तक इसकी जांच करने के बाद उसने सुरक्षा हटा दी, दरवाजा बंद कर दिया और छत पर ट्रिगर खींच लिया। बैंग बैंग बैंग, उसने लगातार 3 गोलियां चलाईं, फिर गोंग जियांग की आंख पर घर में बनी बंदूक तान दी। ओए आप, घुटने टेकें और बोलें, डॉट डॉट डॉट। अचानक हुए इस दृश्य से कार्यालय के चारों लोग स्तब्ध रह गए। सामान्य प्रक्रिया के मुताबिक यहाँ आने वाले नए लोगों को न सिर्फ अपना फोन सरेंडर करना होता है, बल्कि उनकी तलाशी भी ली जाती है। निस्संदेह ये पुलिस के गुप्त एजेंटों को रोकने के लिए था। लेकिन लू यून न केवल अपना फोन लाया बल्कि बंदूक भी लाया। आखिर क्या चल रहा था? लू यून की बंदूक बिल्कुल काली थी, न केवल सामान्य पिस्तौल से लंबी, बल्कि बिना बैरल की भी। सामने का सिरा विभिन्न गोलाकार धातुओं से लिपटा हुआ था, जो तकनीकी प्रतिभा से भरपूर लग रहा था। वे नहीं जानते थे कि लू यून को इतनी लड़ाकू शक्ति कहां से मिली, नहीं वे ये जानते थे कि लू यून के पास विद्युत धारा उत्सर्जित करने वाला तकनीकी हथियार कहां से आया था। इस समय लू यून की बंदूक की ओर इशारा किए जाने पर गोंग जियांग की आंख को लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और वह जोर से घुटनों के बल बैठ गया। बैककोट बी भाई, मुझे मत मारो, मैं उनमें से नहीं हूं। दूसरे पक्ष को घुटने टेकते देख लू यून ने उस पर और ध्यान नहीं दिया, बल्कि पहले 2 ठगों की जांच की। उसने उनमें से प्रत्येक पर अपने बिजली के डंडों का इस्तेमाल किया और यह पुष्टि करने के बाद कि वे अस्थायी रूप से हिलने डुलने में असमर्थ थे, उसने काओ देबियाओ की कार्यालय की कुर्सी को दरवाजे तक खींच लिया और बैठ गया। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको घुटनों के बल क्यों बैठाया? ओएन कोई जानकारी नहीं। बैककोट, आपने अभी कहा कि ली जो आपके बचपन का दोस्त है ना? ओए क्या ये ली जो के पिता हैं जिन्होंने तुम्हें भेजा है? लू यून को ये कहते हुए सुनकर गोंग जियांग की आंख को कैसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। लेकिन लू यून उसके साथ और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे कार्यालय का एक वीडियो लिया और ली जो को भेज दिया। गोरमेट वर्ल्ड, काओ देबियाओ और 2 ठगों को कमरे में ले जाते देख ली जो आश्चर्यचकित रह गए। अरे बकवास भाई, तुम कमाल हो, आप वास्तव में अकेले ही उनके मुख्य अड्डे में घुस गए। लू यून, बैककोट, तारीफ से परेशान मत हो, मैं आपको कुछ बताऊंगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि यह अच्छी खबर है या बुरी खबर। आपकी प्रेमिका मरी नहीं है और उसने कोई अंग नहीं खोया है, लेकिन शायद इन लोगों ने उसे अब ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए दूसरे शहरों में भेज दिया है। ओए क्या साले, ये कमीने, मैं इन्हें फाड़ डालूंगा। लू यून के शब्दों ने ली जो को लगभग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। हो जून ने पहले जो कहा था उसके अनुसार ली जो की प्रेमिका पेंगलू हालांकि औसत दिखती थी, उसका फिगर अच्छा था। थोड़े से सजने संवरने के बाद भी वह बेहद आकर्षक लग रही थी। ली जो के साथ भागने में असफल होने के बाद वह इन लोगों के लिए एक खिलौना बन गई। बाद में जब वे पेंगलू से थक गए तो उन्होंने उसे ग्राहकों का मनोरंजन करने और पैसे कमाने के लिए दूसरे शहरों के क्लबों में भेज दिया। वह शहर इन लोगों के ठिकानों में से एक था और हो जून को सटीक स्थान नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि उस जगह पर विशेष लोग पहरा दे रहे थे और पेंगलू के पास इन लोगों के हाथों में उसके खिलाफ कुछ था, इसलिए वह बच नहीं सकती थी। लू यून ने ली जो की भावनाओं को समझा, लेकिन इस समय उसे शांत रहना था। आप इस गोंग जियांग की आंख से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? गोंग जियांग की आंख को लू यू के सामने घुटने टेकते देखकर ली जो ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। क्या आप उसे मारने में मेरी मदद कर सकते हैं? बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -54, पिरामिड योजना संगठन को नष्ट करें। काओ देबियाओ और अन्य 3 के साथ व्यवहार में लू यून की हरकतें शांत नहीं थीं। कार्यालय के दरवाजे के बाहर मौजूद लोगों ने भी गोलियों की आवाज सुनी। इस समय न केवल इस इमारत में पिरामिड योजना के सदस्य सतर्क थे, बल्कि अन्य गढ़ों से ठग भी भाग रहे थे। 2 सदस्यों के पास बंदूकें भी थीं और वे दरवाजे के बाहर थे और कार्यालय के अंदर की स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन दरवाजे के अंदर लू यून ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दीवार के पास बैठकर गोंग जियांग की आंख का परीक्षण किया। हालांकि गोंग जियांग की आंख को काओ देबियाओ और अन्य लोगों द्वारा धमकी दी गई होगी जब उसने ली जो को यहां आने के लिए धोखा दिया था। यह एक सच्चाई थी कि ली जो की मृत्यु उसके कारण हुई थी और उसकी प्रेमिका पेंगलू को उसके कारण अपमानित होना पड़ा था। इसलिए ली जो की उसे मारने की इच्छा पूरी तरह से उचित थी। मैं कर सकता हूं, लेकिन उसे मारने से मुझे बहुत परेशानी होगी और क्या आपको नहीं लगता कि उसे इस तरह मारना उसके लिए बहुत आसान है? यह लू यून का जवाब देखकर ली जो थोड़ा शांत हो गया। लू यून का पक्ष एक शहरी विमान था और लू यून बिना किसी पृष्ठभूमि वाला एक साधारण व्यक्ति था। लोगों को लापरवाही से मारना वास्तव में लू यून के लिए परेशानी लाएगा, और गोंग जियांग की आंख को इस तरह मारना उसके लिए थोड़ा आसान लग रहा था। फिर क्या आप कम से कम उसे बुरी तरह पीटने में मेरी मदद कर सकते हैं? इसका बंदोबस्त किया जा सकता है। लू यून ने सिर हिलाया, फिर गोंग जियांग की आंख की ओर देखा। तुम अपने आप को थप्पड़ मारो, पूरी ताकत से मारो, और जब तक मैं तुमसे न कहूं तब तक मत रुकना। लू यून के आदेश पर प्रतिक्रिया करने में गोंग जियांग की आंख थोड़ा धीमा था। लू यून ने डेस्क से एस्ट्रे उठाई और उस पर फेंक दी। तुम्हारी मां, जल्दी करो। टकराना। लू यून की अपार शक्ति के कारण एस्ट्रे दीवार से टकराई और तुरंत टूट गई। गोंग जियांग की आंख इस झटके से डरकर कांपने लगा और बाहर के लोग जो उसे बचाना चाहते थे वे भी आवाज से चौंक गए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे सभी छिपने की जगह ढूंढने लगे। ताली ताली ताली। लू यू के प्रभुत्व का सामना करते हुए कार्यालय में गोंग जियांग की आंख के पास खुद को बार-बार थप्पड़ मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा था पूरी ताकत लगाओ, समझे नहीं? हाँ। लू यून की ठंडी चीख से गोंग जियांग की आंख रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं थे। दूसरे पक्ष के पास न केवल सुपर कॉम्बैट पावर थी बल्कि इतना बुरा स्वभाव भी था। वह उसकी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसने तेजी से अपने थप्पड़ों की ताकत बढ़ा दी। लू यून ने भी समय रहते अपना फोन उठाया और इस दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। खांसी भाई, तुम बहुत अच्छे हो, है ना? तुमने हमारे घर में अकेले घुसने की हिम्मत की।
जैसे ही लू यून ने गोंग जियांग द्वारा खुद को थप्पड़ मारने का एक और वीडियो रिकॉर्ड करना समाप्त किया और उसे ली जुओ को भेज दिया, काओ देबियाओ जो पास में ही था कुछ गतिशीलता प्राप्त कर चुका था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जू गुआंगियन और हो जून दोनों गिर गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी इतना बड़ा हंगामा करने के बाद भी आप बच सकते हैं? भागो, मैं क्यों भागूंगा? ये सुनकर लू यून काफी उत्सुक हो गई। क्या आप लोगों को ही दौड़ना नहीं चाहिए? हे, मुझे पता है कि तुमने पुलिस को बुलाया है, लेकिन पुलिस इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी। काओ देबियाओ ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। उनका स्थान न केवल पुलिस स्टेशन से बहुत दूर था, बल्कि पहाड़ी रास्ते भी उबड़-खाबड़ थे और बाहर उनके भाई निगरानी कर रहे थे। सदस्यों के एक दूसरे का समर्थन करने के कारण उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आने वाली पुलिस का डर नहीं था। उनके पास लू यून को मारने और फिर शांति से चले जाने के लिए इस समय का उपयोग करने का हर अवसर था। हालांकि ये सुनकर लू यून के होठों पर भी मुस्कान आ गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, इस बार उनकी गति निश्चित रूप से आपकी कल्पना से अधिक होगी। आपका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अभी छत पर गोली क्यों चलाई? लू यून की बातें सुनकर काओ देबियाओ को तुरंत एहसास हुआ। अभी लू यून ने उसे टेसर गन से उड़ा दिया था, न तो उसकी शारीरिक स्थिति की जांच की और न ही उसका फोन जब्त किया। बंदूक मिलने के बाद उसने छत पर कुछ गोलियां चलाईं। उस समय वह इस व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सका। अब इसके बारे में सोचते हुए ये बच्चा पूरी तरह से उनके लिए गड्ढा खोद रहा था। मकसद सिर्फ दूसरे भाइयों को आकर्षित करना था ताकि पुलिस घेरा बनाकर अंदर घुस सके। मुझे बस इस दरवाजे की रखवाली करनी है और बाहर नहीं जाना है, आपके लोग। बॉस, यह अच्छा नहीं है, बाहर पुलिस वाले हैं। इससे पहले कि लू यून अपनी बात खत्म कर पाता, दरवाजे के बाहर से एक अधीनस्थ के चिल्लाने की आवाज आई। पुलिस, उनमें से कितने हैं? बहुत, मैं ठीक से नहीं जानता कि कितने, उन सभी के पास बंदूकें हैं। क्या? भागो, धत्तेरी की, जल्दी, इस तरह, उद्धरण चिन्ह। टीम 1 बाईं ओर, टीम 2 दाईं ओर, टीम 3 और 4 पीछे से, टीम 5 मेरे पीछे आती है। हाँ, समझा, सावधान रहें, उनके पास बंदूकें हैं। समझा, उन्हें भागने मत दो, रुकना, भागो मत, दोबारा भागोगे तो गोली मार दूंगा। वूफ वूफ वूफ, हू, दा, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, हाथ अपने सिर पर। गांव के चारों ओर छोटे छोटे रास्तों से बड़ी संख्या में सशस्त्र सैनिक उमड़ पड़े। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और कुत्ते के भौंकने की आवाज एक साथ सुनाई दी। उनके आगमन से पूरे एकांत गांव में हलचल मच गई। पिरामिड योजना के ये सदस्य ऐसी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं का विरोध कैसे कर सकते थे? चाहे वे मुख्य सदस्य हों, परिधीय सदस्य हों या गोंग जियांग जैसे धोखेबाज सदस्य हों, उन्हें तुरंत घेर लिया गया। यहां तक कि उनके रक्षक कुत्ते भी बड़ी संख्या में पुलिस कुत्तों से घिरे हुए थे। कई मुख्य सदस्यों ने अपनी बंदूकों पर भरोसा करते हुए बंधक बनाने और हठपूर्वक विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बंधक बनाने का अनुभव न होने के कारण आए हथियारबंद निशानेबाजों ने उन्हें वहीं मार गिराया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पिरामिड योजना के सदस्यों को एक एक करके बाहर निकाला गया। डॉक्टर लू, क्या आप ठीक हैं? ये देखकर कि लू यून को भी 2 सशस्त्र सैनिकों द्वारा बाहर लाया जा रहा है, जू बिन जल्दी से पूछने के लिए आगे बढ़ा। लू यून की सुरक्षा में लगे सशस्त्र सैनिक ने दोनों को उत्सुकता से देखा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, वो डॉक्टर लू हैं, जो इस ऑपरेशन में हमारा सहयोग कर रहे हैं। ओह, तो आप डॉक्टर लू हैं, मुझे क्षमा करें, हमने सोचा कि आप। बंदूकधारी सिपाही ने जब ये सुना तो उसने तुरंत बात को छिपा लिया। जब उन्होंने पहले काओ देबियाओ के कार्यालय की तलाशी ली, हालांकि लू यून ने समय पर दरवाजा खोला और अपनी बंदूक नीचे रख दी, लेकिन लू यून के आगे और पीछे कई लोग लेटे हुए थे। वे लू यून की स्थिति को नहीं समझते थे और केवल यह मान सकते थे कि लू यून इन लोगों का साथी था। बेशक वे इन अपराधियों के प्रति विनम्र नहीं होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू यून वही डॉक्टर लू होगा जिसका जू बिन ने उल्लेख किया था। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की स्थिति क्या है? जू बिन को इन सशस्त्र सैनिकों से इतना परिचित देखकर लू यून और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसे पहले आश्चर्य हुआ था कि जू बिन इतने कम समय में इतने सारे पुलिस अधिकारियों को क्यों ढूंढ सका। तार्किक रूप से कहें तो इतने बड़े मामले में पुलिस ऑपरेशन अधिकारियों को रिपोर्ट करने में काफी समय लगेगा। उनका इतनी जल्दी पहुंचना असंभव था, लेकिन आज वह अभी यहां आया था और जू बिन का पक्ष पहले से ही तैयार था। हे, जू बिन मुस्कुराए, उनका कप्तान मेरा सैनिक हुआ करता था। लू यून, बहुत बढ़िया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति यहाँ पुलिस बल को संगठित कर सकता है। ये पता चला कि ऐसा कोई संबंध था। जू बिन ने उस पर भरोसा किया और उनके कप्तान ने जू बिन पर भरोसा किया, यही कारण है कि वे इस बार इतनी जल्दी पहुंचने में सक्षम थे। बुरा नहीं, और जू, ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सोना हासिल कर लिया है। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर लू के कौशल चमत्कारी हैं, डॉक्टर लू को जानना मेरे लिए सम्मान की बात है। ठीक है, एक दूसरे की प्रशंसा करना बंद करो। लड़ाकू वर्दी में एक आदमी कंधे पर पट्टी और चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे आया और लू यून की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सोंग वेई है, मैं कैप्टन जू के अधीन एक सैनिक हुआ करता था और अब मैं ग्रीन सिटी सशस्त्र बलों की 7वीं टुकड़ी का कप्तान हूँ। मैंने कैप्टन जू से सुना है कि आपके चिकित्सा कौशल अद्भुत हैं। मुझे लगता है वे ठीक हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप न केवल चिकित्सा में कुशल हैं, बल्कि बहुत बहादुर भी हैं। ऐसे भेड़िए की मान में अकेले घुसने का साहस कर रहे हैं। क्या आपको अपना दोस्त मिला? नहीं, मैंने पहले 2 लोगों से पूछताछ की थी, उन्हें पहले ही उसे मार देना चाहिए था और यहाँ के अलावा उनके पास अन्य स्थानों पर भी गढ़ हैं। बेहतर होगा कि आप बिल्ली को थैले से बाहर न आने दें, अन्यथा दूसरों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ओह हो, मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप इतने पेशेवर थे। चिंता मत करो, हम भी पेशेवर हैं। जो कोई भी जिया देश के क्षेत्र में बंदूकें ले जाने और लोगों को मारने की हिम्मत करेगा, मैं निश्चित रूप से उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। संपर्क टूटने से बचाने के लिए नए समूह का पुनर्निर्माण किया गया है। समूह 1 29,87,32,622, समूह 2 1062268835 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 55, विशिष्ट कार्ड बग व्यवहार। ये कहना होगा कि लू यून इस बार जू बिन को लाना एक अविश्वसनीय रूप से सही निर्णय था। उसके बिना शायद लू यून खतरे में नहीं होती, लेकिन पुलिस के सशस्त्र बल निश्चित रूप से इतनी जल्दी नहीं पहुंचे होंगे और जितनी देर तक लू यून को इन लोगों से संघर्ष करना पड़ा, उसका जोखिम कारक उतना ही अधिक हो गया होगा। हालांकि अब सब कुछ एक गैर मुद्दा लग रहा था। बंधक बनाने वाले और पुलिस के साथ दिमागी खेल खेलने वाले कुछ जिद्दी व्यक्तियों के अलावा बाकी लोग कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सके। बड़ी संख्या में मुख्य सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद आगे का मामला काफी सरल हो गया। पुलिस को अन्य सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए केवल सुरागों का अनुसरण करने की आवश्यकता थी। हालांकि उस दिन जब गिरफ्तारी अभियान समाप्त हुआ तब भी कुछ विशेष बातें हुई। एक थे जू गुआंगियन और हो जून, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी चोटों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। कई जांच और पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि काओ देबियाओ और कई ठग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
और जिसने उन सभी को घायल किया वह लू यून था। इस समय सॉन्ग वेई, जू बिन और अन्य लोगों को अंततः समझ में आया कि लू यून को अकेले चोरों की इस मान में जाने का साहस क्यों था। ये पता चला कि वह एक छिपा हुआ गुरु था। ओए ऑफिसर सॉन्ग, मैंने उन्हें घायल कर दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? चिंता मत करो, उन जैसे अपराधियों के खिलाफ ये बिल्कुल आत्मरक्षा है। यह अच्छा है। सॉन्ग वेई का आश्वासन पाकर लू यून ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अगर इस स्थिति में भी यह माना जाए कि उसने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो ये थोड़ा अनुचित होगा। एक और खास बात थी लू यून का टेसर। जिस टेसर ने पहले काओ देबियाओ पर हमला किया था वह उसे सुचेन ने दिया था। लू यून ने इसे चेक ग्रुप के इन्वेंट्री सिस्टम में रखा था और इसे निकाला नहीं था। वह इसका सीधे उपयोग इसलिए कर सका क्योंकि उसने सुचेन से एक ट्यूटोरियल वीडियो फिल्माने के लिए कहा था। लेकिन उपयोग के बाद यह आइटम इन्वेंट्री सिस्टम में वापस नहीं किया जा सका। इसलिए खुद को उजागर करने से बचने के लिए उसने पुलिस के पहुंचने से पहले काओ देबियाओ और गोंग जियांग को बेहोश करने के लिए एक अचेत डंडे का इस्तेमाल किया। फिर प्रतिदिन एक बार निःशुल्क स्थानांतरण का उपयोग करते हुए उसने टेसर को सुचेन को लौटा दिया। जब उसे इसे दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत होती तो वह उसे इसे भेजने के लिए कहता। हम एक विशिष्ट बग शोषण व्यवहार। यदि काओ देबियाओ ने खुलासा किया कि उसने अपने पुलिस बयान के दौरान टेसर का इस्तेमाल किया था तो लू यून को केवल इसे दृढ़ता से नकारने की जरूरत थी और जोर देकर कहा कि उसने स्टन बैटन का इस्तेमाल किया था और दूसरे पक्ष के पास अन्यथा साबित करने का कोई रास्ता नहीं होगा। वैसे भी कार्यालय में कोई निगरानी कैमरे नहीं थे और पुलिस इतनी छोटी सी बात के लिए किसी अपराधी पर अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगी। आखिरी विशेष मामले में युआन गैंग और हुआंग बिंग शामिल थे। वे दोनों मूल रूप से यहाँ काम करने और पैसा कमाने आए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक पिरामिड योजना होगी। अब उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया था और लगभग अपनी जान गंवा चुके थे, इसलिए उनके पास अपने गृहनगर लौटने के लिए कोई चेहरा नहीं था। पुलिस द्वारा बचाए जाने के बाद उन्होंने तुरंत लू यून को ढूंढ लिया। ओए छोटा वो आधामा, बिग ब्रदर, क्या हम आपका अनुसरण कर सकते हैं? ओए हाँ बिग ब्रदर, हम कुछ भी कर सकते हैं। चाय परोसना, पानी डालना, कपड़े धोना, फर्श पोंछना, बस आदेश दें और हम पूरी तरह से आपका पालन करेंगे। दोनों ने अपना सामान खींच लिया। उनके चेहरे मुरझा गए। हालांकि उनका एक साथ समय कम था, लेकिन लू यून ने पहले जो क्षमताएं प्रदर्शित की वे आश्चर्यजनक थीं। उनके पास न केवल शांत और संयमित सोचने की क्षमता थी बल्कि विस्फोटक युद्ध शक्ति भी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चिकित्सा कौशल और आवाज की नकल भी जानते थे। ऐसा व्यक्ति चाहे अभी हो या भविष्य में एक उत्कृष्ट व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जो कोई मूर्ख नहीं था वह जानता था कि लू यून भरोसा करने लायक एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यदि अभी नहीं तो उन्हें इस शक्तिशाली व्यक्ति से कब चिपके रहना चाहिए। चाय परोसना और पानी डालना। उनकी बातें सुनकर लू यून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बैककोट हाँ, अगर मैं चाहता था कि कोई चाय परोसे और पानी डाले तो क्या दो सुंदर लड़कियों को ढूंढना बेहतर नहीं होगा? मैं आपका उपयोग क्यों करूंगा? बैककोट ये सच है, लेकिन कुछ चीजें सुंदर लड़कियां नहीं कर सकती, है ना? ओए हाँ बड़े भाई, यदि यह वास्तव में संभव नहीं है तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। हम मजदूरी नहीं चाहते, हम तो बस आपके साथ रहने में सक्षम होना चाहते हैं बड़े भाई। बड़े भाई कृपया हमें अंदर ले चलो। लू यून के सामने लगभग घुटने टेकते हुए दोनों ने ईमानदारी से बात की। अपने दिलों में जब तक वे लू यून का अनुसरण कर सकते थे वे पैसे के बिना भी कौशल सीख सकते थे। और इन दोनों लोगों के बारे में लू यून की पहली धारणा वास्तव में काफी अच्छी थी। हालांकि उनमें कार्यक्षमता का अभाव था, फिर भी वे कम से कम वफादार थे और खतरा आने पर उसे नहीं भूलते थे। फिलहाल उसके पास लोगों की कमी थी और अगर उनकी वफादारी की गारंटी दी जा सकती है तो उन्हें अपने साथ रखना कोई बुरा विचार नहीं होगा। ये सोचते हुए लू यून ने दोनों की ओर देखा। क्या तुम सच में मेरा पीछा करना चाहते हो? ओए हाँ बिल्कुल, जब तक हम बिग ब्रदर का अनुसरण कर सकते हैं हम कुछ भी करेंगे। ओए इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक पता और एक फोन नंबर दूंगा। पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद मुझे ढूंढने के लिए इस पते पर आने का रास्ता खोजें। लू यून के विपरीत उन्हें अपना बयान देने के लिए पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन लौटने की जरूरत थी। लू यून पुलिस स्टेशन के बाहर उनका इंतजार नहीं कर सका। इसके अलावा कुछ मामले और निर्णय केवल 3 मिनट के चमत्कार होते हैं। शायद रात की अच्छी नींद के बाद अगले दिन उनका उत्साह फीका पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें रोम सिटी में उसे ढूंढने के लिए कहना भी उनके लिए एक परीक्षा थी। इस पिरामिड योजना संगठन से निपटने के बाद लू यून को पेंगलू नहीं मिला, लेकिन उसे अब बाद के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस पुलिस द्वारा अपने निष्कर्ष जारी करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। उनका मानना था कि इतना बड़ा मामला उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। जिन मामलों पर ध्यान दिया जाता है उन्हें सुझाने में आमतौर पर कई दिन नहीं लगते हैं। उस शाम लू यून पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे पास के शहर तक गई और आराम करने के लिए एक होटल ढूंढा। बिस्तर पर लेटे हुए उसे शू यूटोंग द्वारा भेजी गई एक फाइल मिली। ये कुछ दुकानें हैं जो शेन वेई और मुझे इस अवधि के दौरान मिली। एक नजर डालें। शेन वेई की कार्यक्षमता शू यूटोंग की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन वह इस जगह से अपरिचित थी, इसलिए शू यूटोंग वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने दुकानों के आकार, किराए, स्थान और किराएदारों और मकान मालिकों के बारे में जानकारी के साथ एक तालिका तैयार की थी और इसे लू यून के फोन पर भेज दिया था। लू यून ने इसे देखा और फिर ध्यान से 2 का चयन किया। दोनों दुकानें बड़ी नहीं थीं, एक 42 वर्ग मीटर और दूसरी 48 वर्ग मीटर, दूध वाली चाय की दुकान के पैमाने के लिए बहुत उपयुक्त थी। 42 वर्ग मीटर का किराया 12,000 युआन प्रति माह था। 48 वर्ग मीटर की कीमत 20,000 युआन प्रति माह थी। प्रति माह 20,000 युआन थोड़ा महंगा था, लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट पर इसका स्थान उत्कृष्ट था, इसलिए कोई विकल्प नहीं था। बैककोट किराया सालाना 5% वार्षिक वृद्धि के साथ दिया जाता है, लेकिन मकान मालिक हमें 3 साल के भीतर किसी भी कारण से स्थानांतरित नहीं करने का वादा करता है। प्रति माह 20,000 युआन पर दैनिक किराया 666 युआन था। श्रम लागत, बिजली आदि जोड़ने पर दैनिक लागत लगभग 12,150 युआन होगी। 2.53 युआन की दूध वाली चाय की लागत और 15 युआन की बिक्री मूल्य के साथ गणना करने पर उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 100-120 कप बेचने की आवश्यकता होगी। लू यून को अपने उत्पादों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सिर हिलाने से पहले केवल एक पल के लिए सोचा। ओए ठीक है, चलो इसके साथ चलते हैं। क्या मरम्मत की व्यवस्था की गई है? यहाँ विभिन्न नवीकरण कंपनियों के उदाहरण हैं, हम बस आपके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शू यूटोंग ने एक और टेबल भेजी। कहना होगा ये दोनों महिलाएं अपने काम में बहुत भरोसेमंद थीं। नवीकरण कंपनियों की प्रतिष्ठा, पैमाने और उदाहरण सभी बहुत विस्तृत थे। ओए आप किस नवीकरण कंपनी का उपयोग करना बेहतर समझते हैं? शेन वेई और मैं दोनों सहमत हैं कि मोहन और यिजिंग अच्छे हैं। ये दोनों कंपनियां न केवल काफी बड़ी हैं, बल्कि इनकी प्रतिष्ठा और भाव भी काफी उपयुक्त हैं। ओए फिर ये दोनों, उन्हें दुकान का नवीनीकरण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिन रात काम करने को कहें। वेतन कोई मुद्दा नहीं है।
ओए ठीक है, नवीकरण पर निर्देश देने के बाद लू यून अन्य मामलों के बारे में पूछताछ करने में बहुत आलसी थी और सब कुछ दो महिलाओं पर छोड़ दिया। इसके बाद लू यून ने ली जो को इस युद्ध के परिणामों की भी सूचना दी। उनके बचपन के दोस्त गोंग जियांग को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाने वाला था। हालांकि वह भी धोखे का शिकार था। ली जो, जिसे उसने धोखा दिया था, मर गया था और पेंग लू भ्रष्टता में पड़ गया था। अतः उनका कारावास अपरिहार्य था। दूसरों के लिए हिरासत, पूछताछ, कारावास, इनमें से किसी का भी लू यून को अब कोई सरोकार नहीं है। 2 दिन बाद लू यून रोम सिटी लौट आए और घर पहुंचने के बाद तुरंत अन्य काम की व्यवस्था की। कर्मचारी शयनगृह किराए पर लेना, दुकान की स्थिति की व्यवस्था करना और दुकान के कर्मचारियों की भर्ती करना आदि। कर्मचारी शयनगृह सरल थे। जब तक वे नए घर नहीं थे तब तक थोड़ा पास की जगह किराए पर लेने पर भी प्रति वर्ष केवल 20,000 युआन का खर्च आएगा। पुरुष और महिला छात्रावासों के लिए एक एक कमरा, जिसकी कुल कीमत 40,000 युआन से कुछ अधिक है। पदों के लिए जू बिन की पत्नी ली होंगमेई शुरू में खरीद के लिए जिम्मेदार होंगी और चीजें सुलझ जाने के बाद वह उनके अकाउंटेंट के रूप में बनी रहेंगी। वह दुकान के दैनिक टर्नओवर की गणना के लिए जिम्मेदार होगी। शेन वेइवेई दुकान प्रबंधक होंगे जो नवीकरण और भर्ती के लिए जिम्मेदार होंगे। शू यूटोंग अस्थायी रूप से शेन वेइवेई के सहायक के रूप में काम करेगा, जिससे शेन वेइवेई को इन दोनों दुकानों को चालू करने में मदद मिलेगी। दोनों दुकानों, मरम्मत और उपकरणों के अलावा लगभग 1 मिलियन युआन का प्रारंभिक निवेश है, लेकिन ये छोटी चीजें हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूध चाय पाउडर कौन बनाएगा। अध्याय -56 अलविदा देंग शाह। लीजो का बबल टी पाउडर 3 स्वादों में आता है, जेड नारियल और फल। वे सभी एक स्वचालित बबल टी मशीन का उपयोग करके बनाए गए थे। दुकान खोलने के लिए लू यून का तुरुप का इक्का था और यह इसकी कुंजी थी कि उसकी बबल टी की दुकान सफल हो सकती है या नहीं। इसे व्यापार रहस्य कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज के बारे में जितने कम लोग जाने उतना बेहतर होगा। लू यून का विचार बहुत सरल था। लीजो उसे हर दिन एक मशीन भेज सकता था और लू यून इन मशीनों का उपयोग यहाँ केंद्रीय रसोई जैसी जगह स्थापित करने के लिए करता था। ये बबल टी पाउडर बनाने के लिए समर्पित होगा। भविष्य में चाहे कितनी भी शाखाएं खुलें, सभी बबल टी पाउडर की आपूर्ति इसी केंद्रीय रसोई से की जाएगी। हालांकि बबल टी पाउडर बनाने के लिए उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन मशीनों को दैनिक रूप से संचालित करने के लिए कुछ मेहनती और जिम्मेदार लोगों की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि जो लोग सामान लाते, ले जाते और वितरित करते थे, उन्हें भी भरोसेमंद होना पड़ता था, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न होने की बहुत संभावना थी। ये सोचकर लू यून ने जू बिन को बुलाया। इससे पहले लू यून के निर्देशों के तहत जू बिन ने पहले ही घर वापस आकर अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी कई चीजें थी जिन्हें उसने हल नहीं किया था। उदाहरण के लिए, वह अपनी दैनिक आवश्यकताएं या अपना ड्राइवर का लाइसेंस नहीं लाया था। बाद में जब लू यून ग्रीन सिटी गया तो उसके पास इनसे निपटने का समय नहीं था। इसलिए इस बार वह लू यून के पीछे रोम सिटी तक नहीं गया, बल्कि सीधे लिनक्वान काउंटी वापस चला गया। और जू, क्या आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानते हैं जो मेरे लिए काम करने आ सके? पिरामिड योजना की घटना के बाद लू यून और जू बिन का रिश्ता बहुत करीब आ गया था। उनका एक दूसरे से बात करने का तरीका भी बहुत अधिक अनौपचारिक हो गया। इस समय ली होंगमेई सोर्सिंग चैनलों पर शोध करने के लिए बाहर गए थे और शू यूटोंग और शेन वेइवेई एक दुकान किराए पर लेने और नवीनीकरण के मामलों में व्यस्त थे। पूरे विला के लिविंग रूम में केवल लू यून, नानी और 2 बीमार छोटे बच्चे बचे थे। 2 छोटे बच्चे क्रमशः लिन चेन और जू बिन के थे, जबकि नानी को शू यूटोंग ने लू यून के अनुरोध पर विशेष रूप से इन 2 बच्चों की देखभाल के लिए काम पर रखा था। लू यून की बातें सुनकर जू बिन अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ, मैं जिन लोगों को जानता हूं उनमें से अधिकांश पहले से ही शादीशुदा हैं और वे रोम सिटी में नहीं हैं। उन्हें अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ आने के लिए कहना बहुत यथार्थवादी नहीं लगता है। ये सच है, जू बिन अपनी बेटी की बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ आने के लिए सहमत हुए। अन्यथा कौन अपना गृहनगर छोड़ने को तैयार होगा? लेकिन यदि जू बिन के पास कोई नहीं था तो लू यून के पास भी बहुत से लोग नहीं थे, है ना? फोन रखने के बाद लू यून गहरी सोच में पड़ गई। अपने पिता की फैक्ट्री बंद होने के बाद वह अपने गृहनगर में छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे थे और हालांकि उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, फिर भी उन्हें अच्छा खाना और कपड़े पहनाए जाते थे। उनसे ये कहना कि वे अपना पारिवारिक व्यवसाय छोड़ें और यहाँ काम करने आए बहुत उचित भी नहीं लगा। उन रिश्तेदारों के लिए उनके पिता की फैक्ट्री बंद होने के बाद उनका संपर्क पहले ही टूट चुका था। अगर दोस्त और रिश्तेदार मदद नहीं कर सकते तो वह केवल चैट ग्रुप में ही देख सकते थे। ली सुसु की बेटी चू जियाओ स्कूल में थी और लिन चेन की पत्नी शेन वेइवेई पहले ही उसके शिविर में शामिल हो चुकी थी। उनके अलावा कौन बचा था? ली जो और सू चेन के माता-पिता। ली जो के माता-पिता को अभी तक पता नहीं था कि ली जो की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पिरामिड योजना समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्हें शायद कुछ दिनों में पुलिस अधिसूचना प्राप्त होगी। अपने बेटे की मौत की खबर मिलने पर शायद उनका काम करने का मूड नहीं होगा, है ना? ये सोचते हुए लू यून ने सू चेन के साथ फिर से इस पर चर्चा की। सू चेन की सहमति मिलने के बाद उन्होंने सीधे अपने माता-पिता को फोन किया। आंटी लियू, अंकल सू की रिकवरी कैसी है? लिटिल लू, तुम सचमुच एक चमत्कारिक डॉक्टर हो। इमिन का शरीर लगभग ठीक हो गया है। दोनों पक्षों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को बधाई दी और यह पुष्टि करने के बाद कि सू इमिन कुछ हद तक ठीक हो गई है, लू यून ने सीधे तौर पर अपना इरादा बताया। यह अच्छा है, मैं इस बार मुख्य रूप से 2 कारणों से आपको फोन कर रहा हूँ। एक तो अंकल की शारीरिक स्थिति के बारे में पूछना और दूसरा ये कि सू चेन कल रात मेरे सपने में फिर से आई। उसने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम दोनों को तुम्हारी देखभाल के लिए शहर ले आऊं। ये सुनकर युगल अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया। उनका बेटा मरने के बाद भी उनके बारे में सोच रहा था, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वे भी अपनी जगह जानते थे, आखिरकार लू यून उनका जैविक पुत्र नहीं था, तो वे लू यून को अपने जीवन की देखभाल कैसे करने दे सकते थे। लेकिन जब लू यून ने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है, तो बुजुर्ग दंपत्ति बिना एक बार भी सोचे सहमत हो गए। एक बार जब इमिन अपनी गतिशीलता पूरी तरह से ठीक कर लेगा तो हम आएंगे। ये लू यून के लिए लियू सुहुआ के सटीक शब्द थे। सू चेन की उम्र लू यून के समान थी, इसलिए सू इमिन और उनकी पत्नी भी स्वाभाविक रूप से बूढ़े नहीं थे। वे केवल 40 वर्ष के थे। साथ ही उनका परिवार खेती नहीं करता था और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपनी आय का स्रोत खो दिया था। इस स्थिति में आध्यात्मिक लंगर खोजने के लिए वे स्वाभाविक रूप से लू यून के अनुरोध पर सहमत होंगे। बिल्कुल सही, दुकान के नवीनीकरण में अभी भी कुछ समय लगेगा, जो सू चेन के पिता के ठीक होने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये कहने के बाद लू यून खींच गया और लेट गया। कोर्ट स्टाफ की समस्या हल हो जाने के बाद लू यून के पास अस्थायी रूप से करने के लिए और कुछ नहीं था। ये देखकर कि ट्रांसेंडर चैट ग्रुप में कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ है, उन्होंने एक कार खरीदने की तैयारी की। विला खरीदने के बाद उनके पास 11 मिलियन से भी कम पैसे बचे थे। शू यूतोंग को 700,000 देने के बाद उसके पास केवल 10 मिलियन बचे थे। बाद में शेन वेइवेई द्वारा पेश किए गए मरीज ने अंतिम शेष राशि का भुगतान किया और लू यू का पैसा वापस बढ़कर 20 मिलियन हो गया।
इतने पैसे के साथ दुकान के निवेश के अलावा एक कार खरीदना पूरी तरह से पर्याप्त था। सौभाग्य से कार खरीदने की प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली, बिना किसी नाटकीय कथानक के। लू यून ने जो कार खरीदी थी वह कोई सीमित संस्करण वाली कार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साधारण बेंटले थी। जेमस्टोन ब्लैक टॉप स्पेक बेंटले फ्लाइंग स्पर 3.2 मिलियन। अरे लू यून, तुम्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए, है ना? क्या तुम आज रात खाली हो? चलो ड्रिंक के लिए चलते हैं। लू यून द्वारा कार खरीदने के बाद दूसरी रात उन्हें वांग जिपिंग का फोन आया। पी लो, अच्छा लगता है। लू यून ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे सहमत हो गई। रोम सिटी में उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे और वांग जिपिंग निश्चित रूप से उनमें से एक था। लेकिन सहमत होने के बाद लू यून को अचानक याद आया, क्या वह अपनी प्रेमिका को नहीं लाएगा? अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया तो मुलाकात कितनी अजीब होगी। तो फिर हम अपनी सामान्य जगह पर मिलते हैं, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद वांग जिपिंग ने फोन रख दिया और लू यून को पीछे हटने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लू यून की चकित अभिव्यक्ति देखकर शू यूटोंग एक बड़ा लाल रेशमी नाइट गाउन पहने हुए उत्सुकता से झुक गई। क्या गलत? कुछ नहीं, मुझे अपनी कार की चाबियां दो, मैं तुम्हारी कार से बाहर जा रहा हूं। शू यूटोंग के अलावा अब केवल शेन वेई वेई और उनका बेटा ही विला में रहते थे। बच्चों की देखभाल करने वाली नानी वहां नहीं रहती थी। विला के भूमिगत गैराज में 4 कारें भी पार्क की जा सकती थी और लू यून की बेंटले और शू यूटोंग की बीएमडब्ल्यू दोनों अंदर थी। उन्होंने बीएमडब्ल्यू इसलिए चलाई क्योंकि लू यून को लगा कि पुराने सहपाठियों के साथ पुनर्मिलन के लिए बहुत महंगी कार चलाना अच्छा नहीं था। यदि ये लंबी दूरी और ठंडी रात की हवा न होती तो वह शू यूटोंग की इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी भी करना चाहता। लू यून, आखिरकार आप यहाँ हैं। बाकी सभी लोग आ गए हैं, हम बस आपका इंतजार कर रहे थे। लगभग 40 मिनट बाद रोम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास एक बारबेक्यू रेस्तरां में लू यू का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि ये वांग जिपिंग नहीं थे जिन्होंने उनका स्वागत किया, बल्कि सुंदर ली मिंगजी ने। वांग जिपिंग ने सड़क के किनारे खड़ी बीएमडब्ल्यू X5 पर नजर डाली और एक बड़ी मुस्कान के साथ लू यून का भी स्वागत किया। लू यून, आओ जल्दी बैठो। ओह, काफी फैला हुआ है ना? लू यून वांग जिपिंग के बगल में बैठा था, उसका चेहरा थोड़ा अप्राकृतिक था। क्योंकि डैंग शा वास्तव में यहाँ था। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क होने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -57। क्या ये होंगमेन बोझ है? ये सिर्फ डेंग शा नहीं था, वांग पिंग, जिनसे लू यून पहले कमर्शियल स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर मिले थे, भी वहां थे। ये सिर्फ ली मिंगजी और वांग पिंग थे और उनमें से कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाया था। डेंग शा वांग जिपिंग की दूसरी तरफ बैठी थी और लू यून को आते देखकर वह अविश्वसनीय रूप से अजीब थी। वांग जिपिंग ने लू यून को पहले से आमंत्रित करने का उल्लेख नहीं किया था। अगर उसे पता होता कि लू यून भी आ रही होगी तो वह कभी नहीं आती। अपने बॉयफ्रेंड के सहपाठी के साथ अंतरंग होना निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला खुलासा था। लेकिन वांग जिपिंग उसके प्रति बहुत अच्छा था और उसकी देखभाल बहुत सावधानी से करती थी, इसलिए वह संभवतः इस बात पर उसे संबंध नहीं तोड़ सकती थी। इसके अलावा उन्होंने अपना विवाह घर पहले ही खरीद लिया था। इस बिंदु पर संबंध विच्छेद करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। तुम दोनों भी यहाँ क्यों हो? लू यून ने ली मिंगजी और वांग पिंग की ओर देखा और कुछ उत्सुकता से पूछा। वांग जिपिंग ने पहले से उल्लेख नहीं किया था कि ली मिंगजी और वांग पिंग भी वहां होंगे। ली मिंगजी कौन थे? वह उस समय लू यून की कक्षा में क्लास मॉनिटर था। विश्वविद्यालय के अपने 4 वर्षों के दौरान लू यून को जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक नापसंद किया वह ली मिंगजी था। ये लड़का न केवल सक्षम था बल्कि दिखने में भी अच्छा था, हमेशा सभी से बेहतर व्यवहार करता था। लू यून को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही घमंडी है, जबकि ली मिंगजी के अनुयायी वांग पिंग को लगा कि लू यून बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला है। दोनों पक्षों ने आमने सामने बात नहीं की। आज ली मिंगजी के उत्साह ने लू यून को थोड़ा अजीब महसूस कराया। हे, मिंगजी अब एक गेमिंग कंपनी में पर्यवेक्षक है, काफी अच्छा काम कर रहा है। वह हाल ही में एक विचार लेकर आया है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। इससे पहले कि ली मिंगजी बोल पाती, वांग जिपिंग ने पहले ही समझाना शुरू कर दिया था। ली मिंगजी के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लू यून के साथ उनके रिश्ते से भी बेहतर। ये कुछ ऐसा था जो ग्रेजुएशन के बाद हुआ था और लू यून को इसके बारे में पता नहीं था। क्या ऐसा है? ये काफी प्रभावशाली है, लू यून ने लापरवाही से तारीफ की। ली मिंगजी पढ़ाई में अच्छी, योग्य और बहुत सुंदर थी। यूनिवर्सिटी के दौरान उन्हें कैंपस हॉटरोब माना जाता था। अनगिनत लड़कियां उसे पसंद करती थीं, यहाँ तक कि उस समय कैंपस की सुंदरियां भी उसका आदर करती थीं। यदि उस समय उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड न होती तो संभवतः अन्य लड़कियां उसे खा जाती। लू यून को ये कहते हुए सुनकर वांग जिपिंग ने तुरंत फिर से बात की। लू यून, मैं आपको बता दूं, मिंगजी का विचार वास्तव में अच्छा है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं निश्चित रूप से उसमें निवेश करता। ओह ठीक है, मिंगजी, अपना प्रस्ताव निकालो और लू यून को दिखाओ। उसे कुछ सलाह देने दो। वांग जिपिंग ली मिंगजी की प्रशंसा करते रहे, जैसे कि उनका विचार अविश्वसनीय रूप से शानदार था। प्रशंसा करना काफी नहीं था, उन्होंने लू यून से कुछ सलाह देने को भी कहा। इस समय एक मूर्ख भी वांग जिपिंग के इरादे को समझ सकता था। क्या ये कोई जाल था? ये या तो उस दिन ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन में घर खरीदने के कारण हुई परेशानी थी या शू यूटोंग की बीएमडब्ल्यू X5 द्वारा लाया गया बोझ था। वांग जिपिंग के निर्देश के बाद ली मिंगजी ने वास्तव में एक फोल्डर निकाला और लू यून को सौंप दिया। लू यून ने इसे लिया, लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे और फिर बहुत ही अनौपचारिक मूल्यांकन किया। ये वास्तव में बुरा नहीं है, सही है, मुझे भी लगता है कि यह अच्छा है। लू यून, क्या आप किसी अमीर व्यक्ति को जानते हैं? मिंगजी को कुछ निवेश दिलाने में मदद करें ताकि वह इस परियोजना को जमीन पर उतार सके। जैसा कि अपेक्षित था, वांग जिपिंग ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। जब लू यून ने यह सुना तो वह आत्मग्लानि से हंसे बिना नहीं रह सका। मैं किसी अमीर लोगों को कैसे जानूंगा? वह वास्तव में किसी अमीर व्यक्ति को नहीं जानता था। वर्तमान में उसका एकमात्र संबंध उस बिग बॉस से था जिसने उसे चिकित्सा खर्च के लिए 11 मिलियन दिए थे। लेकिन वह बॉस मोडू में था और उनके बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था। तो लू यून वास्तव में झूठ नहीं बोल रही थी। लू यून, आप थोड़े निष्ठाहीन हो रहे हैं, है ना? आप लग्जरी कारें चलाते हैं और अब एक विला में रहते हैं, आप अमीर लोगों को कैसे नहीं जानते? समाज में प्रवेश करने के बाद जीवन चक्रों के बारे में है। श्रमिक अन्य श्रमिकों को जानते हैं और अमीर लोग स्वाभाविक रूप से अन्य अमीर लोगों को जानते हैं। वे पहले ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन बिक्री कार्यालय में मिले थे। लू यू के जाने के बाद उसने वहां मौजूद सेल्स गर्ल से पूछा तो पता चला कि लू यू एक विला देख रही थी जिस तरह की कीमत करोड़ों में होती है। बाद में उन्होंने पुष्टि की कि लू यू ने पहले ही दूसरे पक्ष के साथ लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
लाल BMW X5 के साथ जो 2 बार दिखाई दी, लू यून को लंबे समय से उनके द्वारा एक अमीर व्यक्ति के रूप में लेबल किया गया था। और जहां तक ली मिंगजी की बात है, वह भी उसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। ये व्यक्ति उसका घनिष्ठ मित्र था, हालांकि वह बहुत सक्षम था, फिर भी वह दिखावे को लेकर बेहद चिंतित था। यदि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं होता, तो वह मदद के लिए उसके पास नहीं आता। वांग जीपिंग ने सोचा, अब आप इतने अमीर हैं और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, भले ही आप मना करना चाहें, क्या आपको कोई अच्छा बहाना नहीं ढूंढना चाहिए? कहते हैं आप अमीर लोगों को नहीं जानते, उस पर कौन विश्वास करेगा? नहीं, मैं सचमुच किसी को नहीं जानता, लू यून ने निःशब्द महसूस करते हुए फिर से जोर दिया। कोई कारोबार शुरू करना, व्यवसाय शुरू करना इन दिनों कॉलेज के छात्रों के लिए लगभग एक मानक बन गया है। कम से कम 90% कॉलेज छात्र अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। या तो वे स्नातक होने के तुरंत बाद व्यवसाय शुरू करते हैं, या वे पहले कुछ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और फिर व्यवसाय शुरू करते हैं। उद्यमी नदी पार करने वाले काप जितने असंख्य हैं, लेकिन सफल उद्यमी बहुत कम हैं और बहुत दूर हैं। विशेषकर कुछ उद्यमी बिना किसी पृष्ठभूमि के व्यवहारिक रूप से बाजार में पैसा झोंक रहे हैं। लू यून खुद को कोई पृष्ठभूमि वाला नहीं मानता था, अगर वह ली जो से नहीं मिले होते, तो शायद उन्हें अब तक कोई अच्छा निवेश प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। उनसे ली मिंगजी के लिए निवेश प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है, जब तक कि उसने अपना दिमाग न खो दिया हो। लू यून, मुझे पता है कि स्कूल में मेरे बारे में आपकी धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह आपके लिए मुझे मना करने का कारण नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है जिस पर मैंने सावधानीपूर्वक विचार किया है, और एक बार सफलतापूर्वक विकसित होने के बाद ये निश्चित रूप से पैसा कमाएगा। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ली मिंगजी, जो मृत होने का नाटक कर रहे थे, आखिरकार बोले। हालांकि वह अपने प्रोजेक्ट को लेकर अहंकारी और आश्वस्त था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रोजेक्ट भी वित्तीय सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर पाता था। अतः वह केवल पूंजी के सामने ही झुक सकता था। ये सही है। ली मिंगजी के विचार में लू यून से मदद मांगने के लिए अपना अभिमान एक तरफ रखकर पूंजी के सामने झुकना था। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ईमानदारी से कहूं तो ली मिंगजी का प्रोजेक्ट कैसा था, लू यून ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। लेकिन वह निवेश परियोजनाओं के लिए पहले लोगों में निवेश करने के सिद्धांत को जानते थे। ली मिंगजी एक भागीदार के रूप में उपयुक्त नहीं थे। कम से कम लू यून ने ऐसा सोचा था। उनके जैसा घमंडी व्यक्ति दूसरों के साथ समान व्यवहार नहीं करेगा। जब तक उसे विश्वास है कि कुछ सही है, तब तक वह आपकी स्थिति की परवाह किए बिना आपको सामने नहीं आने देगा। लू यून को ऐसे लोग पसंद नहीं थे और उनके लिए कोई भी निवेश प्राप्त करना असंभव था। लू यून, मिंगजी ऐसी है, तुम कैसे हो सकती हो? वांग जीपिंग थोड़ा नाराज थे, उन्हें लगा कि लू यून कुछ ज्यादा ही कर रहा है। लेकिन इस रवैये ने लू यून को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। आखिर मैंने क्या किया? क्या निवेश न मिलना गलत है? ये ली मिंगजी कौन है? सिर्फ इसलिए कि वह स्कूल में बहुत बढ़िया था और अन्य महिलाएं उसकी उंगलियों पर लिपटी रहती थीं, क्या यह उसे दूसरों की तुलना में महान बनाता है? अगर आप मुझसे मदद मांगेंगे तो मुझे मदद करनी होगी। क्या मैं आपसे इतना परिचित हूं? भूल जाओ, जिपिंग, अब और मत कहना। ली मिंगजी ने वांग जीपिंग को रोका, जो बोलना जारी रखने वाला था। उसका चेहरा निराशा से भरा था और बियर की एक बोतल उठा ली और सीधे उसमें से पीने लगा। उनकी कक्षा में दूसरी पीढ़ी के धनी छात्र थे, लेकिन ली मिंगजी बहुत घमंडी थे और नहीं चाहते थे कि उन्हें एकदम भी कहलाया जाए जो अमीर दूसरी पीढ़ी की चापलूसी करता है। इसलिए उन कुछ अमीर दूसरी पीढ़ियों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। कुछ समय पहले वांगपिंग के समूह संदेश को देखने के बाद उन्हें लू यू की वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में पता चला। बहुत विचार विमर्श के बाद आखिरकार उसने वांग जीपिंग को खोजने का साहस जुटाया। ली मिंगजी को ऐसी निराश अवस्था में देखकर वांग जीपिंग उनके करीबी दोस्त के रूप में ये देखना सहन नहीं कर सके। लू यून, कृपया उसकी मदद करें। हालांकि हम नहीं जानते कि आप अमीर कैसे बने, चूंकि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आपको एक या दो बड़े मालिकों को अवश्य जानना चाहिए। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मिंगजी वर्तमान में शीहान को डेट कर रही है और आप शीहान को जानते हैं। अगर मिंगजी को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वह उससे रिश्ता तोड़ सकती है। लू यून, दाहुलान पुस्तक स्रोत वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -58। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कुछ भी न कहें। लू यून अवाक था, लेकिन वह पहले कभी इतना अवाक नहीं हुआ था। शीहान कौन है? वह जिया शीहान है, जो विश्वविद्यालय से लू यून की कैंपस सुंदरी है। वह लंबी नहीं थी, उसका चेहरा साफ और प्यारा था, जिससे वह एक सुंदर प्रेमिका बन गई जिसका कई लड़के सपना देखते थे। लेकिन जिया शीहान और ली मिंगजी का रिश्ता टूट रहा है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या ली मिंगजी उपन्यास का पुरुष नायक है? क्या उसने तुम्हें मारा? वांग जीपिंग, अपनी बुद्धि कम करने वाले प्रभामंडल से। मुझे याद है, क्या उसकी प्रेमिका लियू समथिंगली नहीं थी? लू यून ने अपनी उलझन व्यक्त की। लियू डोंगली, ठीक है, लियू डोंगली। लियू डोंगली विश्वविद्यालय के दौरान ली मिंगजी की प्रेमिका थी और उस समय परिसर में एक प्रसिद्ध बड़ी बहन व्यक्ति भी थी। सभी लोग उन्हें सिस्टर ली कहकर बुलाना पसंद करते थे। हालांकि वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, वह वफादार और सीधी थी और उसमें उत्कृष्ट पारस्परिक कौशल था। बहुत समय पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। वह महिला चंचल थी, उसने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मिंगजी को छोड़ दिया और विदेश चली गई। जाने से पहले उसने मिंगजी को कुछ वर्षों तक उसके लिए इंतजार करने के लिए भी कहा। यह बिल्कुल अनुचित है। यदि शीहान प्रदर्शित नहीं होते, तो मिंगजी अभी भी गहराई से समर्पित भूमिका निभा रहे होते। वांग जीपिंग ने ली मिंगजी की ओर से समझाया, जिससे लू यून को एक सामान्य समझ मिली। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कई छात्र विदेश में पढ़ाई करना चुनते हैं और ली मिंगजी की प्रेमिका लियू डोंगली उनमें से एक थी। वांग जीपिंग के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे का इंतजार करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन ली मिंगजी घर पर अकेलेपन को सहन करने में असमर्थ थी, चंचल हो गई और उसे जिया शीहान से प्यार हो गया। अब वह लियू डोंगली पर गंदगी फेंक रहा था, जिससे वह बेवफा साबित हो रही थी। हे, फिर ठीक है, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। आप सभी जो चाहें कर सकते हैं। निवेश के संबंध में मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता। जब शब्द क्लिक नहीं करते तो आधा वाक्य भी बहुत हो जाता है। चूंकि यह रात्रिभोज उसके लिए एक निवेश सुरक्षित करने के लिए था और वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसके रुकने का कोई कारण नहीं था। हालांकि अगर वांग जीपिंग के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं होते, तो लू यून वास्तव में कई बार ली मिंगजी का मजाक उड़ाना चाहता। क्या आप अपने दृष्टिकोण से कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? शुरू करें, कैसा बिजनेस? आप मुझसे मदद मांगने आए थे, लेकिन मेरे आने के बाद आप चुप रहे, गंभीर अभिनय करते हुए। ये सब वांग जीपिंग ही बात कर रहे थे। क्या तुम एक बेवकूफ हो? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अभी भी अपने छात्र दिनों से कैंपस के दिलों की धड़कन हैं? केवल वही लड़कियां जो आप पर मुग्ध थीं, आपकी गहराई से प्रभावित होंगी। मुझे महिलाएं पसंद हैं, इसलिए मैं केवल सॉरी ही कह सकता हूं।
लू यून ने उठने और जाने से पहले ज्यादा खाना भी नहीं खाया, जिससे दूसरों को उसे रोकने का कोई मौका नहीं मिला। लू यून को इस तरह जाते देख वांग जीपिंग थोड़ा नाराज हुए, लेकिन वह ली मिंगजी को निराश होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सांत्वना दी। ये ठीक है मिंगजी, मुझे पता है कि लू यून कहाँ रहता है, वहाँ कई अमीर लोग हैं और यहाँ तक कि लू यून जैसा व्यक्ति भी परोपकारियों से मिल सकता है। तुम बहुत उत्कृष्ट हो, ये निश्चित रूप से ठीक होगा। तुम्हारा मतलब है हम निवेश के लिए सीधे उनके विला क्षेत्र में जाएंगे? वांग जीपिंग ने अपना विचार बताया। उन्होंने जो घर खरीदा था वह भी ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन में था। हालांकि यह लू यून के समान क्षेत्र में नहीं था, फिर भी वह स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। जब उसने पहले अपना घर खरीदा तो उसकी मुलाकात एक बॉस से हुई। ये बॉस न केवल लू यून के समान विला क्षेत्र में रहता था बल्कि उसकी प्रेमिका डैंग शा को भी जानता था। उनका मानना था कि एक पड़ोसी के रूप में उनकी स्थिति और उनकी प्रेमिका के उनके साथ संबंध के कारण दूसरे पक्ष से मिलना मुश्किल नहीं होगा। भूल जाओ, यह उचित नहीं है। ली मिंगजी ने वांग जिपिंग के विचार को खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि वह प्रतिभाशाली हैं और जो भी निवेशक उनमें निवेश करेगा वह बेहद भाग्यशाली होगा। उसके लिए निवेश मांगने के लिए घर घर जाना होगा, वह इतना शर्मनाक कुछ नहीं करेगा। आप ये सुनकर कि ली मिंगजी अभी भी अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, वांग जिपिंग को इतना गुस्सा आया कि वह शाप देना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आखिरकार ली मिंगजी उसका अच्छा भाई था और इस समय उसे डांटना उचित नहीं था। हालांकि उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था, चाहे कुछ भी हो उसे अपने अच्छे भाई को निवेश सुरक्षित करने में मदद करनी थी। 21 दिसंबर गुरुवार। वह सुबह लू यून और वांग जिपिंग के शराब पीने के बाद की बात है। ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन विला क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक पुरुष और दो महिलाएं बड़े और छोटे उपहार बैग ले जाते हुए दिखाई दिए। जिपिंग, क्या ये सचमुच ठीक है? मैं उससे उतना परिचित नहीं हूँ। अपने सामने गेट को देखकर डैंग शा को थोड़ा अजीब लगा। आज वे जिस बॉस से मिलने जा रहे थे उसका नाम वू था और वह भवन निर्माण सामग्री के व्यवसाय में लग रहा था। वह उसे केवल 2 बार विमान में मिली थी। हालांकि वह लू यून की तरह नहीं था जो सीधे उसके साथ सोता था, उसने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। अब ली मिंगजी के निवेश के लिए उसे सक्रिय रूप से उसकी तलाश करनी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, ये बेतुका लग रहा था। ये ठीक है, जब तक आप उससे मिले हैं यही काफी है। लेकिन कोई किंतु नहीं शाशा, वांग जिपिंग ने डैंग शा से गंभीरता से कहा, मिंगजी मेरा भाई है। अगर वह सफल होता है तो वह निश्चित रूप से हमें नहीं भूलेगा। अब उसकी मदद करके हम अपनी मदद कर रहे हैं। यह ठीक है। वांग जिपिंग को ये कहते हुए सुनकर डैंग शा और क्या कह सकता था। वह केवल खुद को संभाल कर ही अंदर जा सकी। हालांकि जैसे ही तीनों राष्ट्रपति वू के विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपति वू को गेट से बाहर आते देखा। वू शेंगली एक मध्यम आयु वर्ग का औसत कद काठी वाला थोड़ा चिकना चाचा था। वह न केवल थोड़ा मोटा था बल्कि उसकी हेयरलाइन भी पीछे हट रही थी और उसके चेहरे की विशेषताएं काफी उभरी हुई थी। इस समय वह फोन पर बात करते हुए दरवाजा खोल रहा था। आपने कहा कि राष्ट्रपति कियांग ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन में है। बिल्कुल सच है और समय को देखते हुए उसे जल्द ही आना चाहिए। क्या आप हमेशा से उससे मिलना नहीं चाहते थे? यह एक महान अवसर है। ठीक है मैनेजर जाओ, मैं इस उपकार को याद रखूंगा। ऐसा करने के बाद एक उदार इनाम मिलेगा। उदार इनाम की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे सिहाई रेस्तरां में भोजन कराओ। कोई बात नहीं, तुम जो चाहो खा सकते हो। फोन रखने के बाद वो शेंगली का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह भवन निर्माण सामग्री के व्यवसाय में था और कुछ महीने पहले वह ऑस्ट्रेलिया में जुए में पैसा हार गया, जिससे उसकी कंपनी के लिए नकदी प्रवाह में कुछ समस्याएं पैदा हो गईं। इसलिए वह इस कमी को भरने के लिए अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। और राष्ट्रपति कियान रोंग शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक थे। यदि वह उसके साथ संबंध स्थापित कर सका तो उसका व्यवसाय निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा। जैसे ही उसने फोन रखा, वू शेंगली ने देखा कि 3 युवा उसके सामने उपहार ले जा रहे थे। वह नकाब पहने महिला को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसे बाकी दोनों का कुछ आभास हो गया था। और आने से पहले उनकी फोन पर बात भी हुई थी। राष्ट्रपति वू, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए? आज मेरे पास कुछ अप्रत्याशित है, तुम किसी और दिन क्यों नहीं आते? वू शेंगली के पास डैंग शा के बारे में विचार थे, लेकिन वह महत्व के संदर्भ में एक खूबसूरत महिला और खूबसूरत महिलाओं के समूह के बीच अंतर कर सकते थे। इस समय कोई भी महिला राष्ट्रपति कियांग का स्वागत करने जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। राष्ट्रपति वू, आप देखिए, हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं। ठीक है। डैंग शा को प्यारी आवाज में बोलते हुए देखकर वू शेंगली खुद को रोक नहीं सकी। आप सभी पहले किसी को लेने के लिए मेरे साथ आएं। आप अपना सामान दरवाजे पर छोड़ सकते हैं। वू शेंगली को जाने की जल्दी थी और वह उनसे बात करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने उनका सामान लिया और विला के प्रवेश द्वार पर रख दिया, फिर उत्सुकता से विला क्षेत्र के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। वांग जिपिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और तेजी से उनका अनुसरण किया। संयोग से वे बहुत दूर नहीं चले थे जब उन्होंने विला क्षेत्र के बाहर से एक कलिनन और एक मर्सिडीज बेंज जी वेगन को 3 वाणिज्यिक वैन के साथ आते देखा। सिचुआन A8888। बिना कुछ और देखे केवल कलिनन की लाइसेंस प्लेट देखकर ही पता चल गया कि आने वाले व्यक्ति की पहचान सरल नहीं थी। वू शेंगली ने तुरंत उनका पीछा किया। कलिनन का काफिला आखिरकार विला नंबर 76 के प्रवेश द्वार पर रुका। 2 बुजुर्ग लोग और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लोगों के एक समूह से घिरे हुए कलिनन और मर्सिडीज बेंज जी वेगन से बाहर निकले। उसने नौकरानी द्वारा कार से बाहर निकाले जा रहे बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचाना, न ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति को। लेकिन रियल एस्टेट व्यवसाय में वह निश्चित रूप से वांजिन रियल एस्टेट के अध्यक्ष कियान जियानगुआ को जानते थे। उसने पास से गुजरने का बहाना करते हुए वांग जिपिंग और अन्य 2 को अपने पास ले लिया। ओह राष्ट्रपति कियान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिग बैड वुल्फ बुक स्रोत कृपया याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक ID 29,87,32,622, समूह 2 1062268835 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -59, कियान जियांगहुआ का संदेह। वांजिन रियल एस्टेट रोंग सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। कियान जियांगहुआ के बेटे वांजिन रियल एस्टेट के CEO हैं, जबकि कियान जियांगहुआ खुद वांजिन रियल एस्टेट के अध्यक्ष हैं। ऐसे राक्षस के सामने वू शेंगली ने स्वाभाविक रूप से अपना आसन यथासंभव कम रखा। हालांकि वांग जिपिंग और अन्य 2 की हैसियत इतनी ऊंची नहीं थी कि वे कियान जियांगहुआ को जान सकें, लेकिन वू शेंगली के जिद्दी रवैये को देखकर वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि वह व्यक्ति एक बड़ा शॉट था। ओए आप हैं? कियान जियांगहुआ ने वू शेंगली को देखकर भौहें चढ़ा लीं, जिसे परिधि पर अंगरक्षकों ने रोक दिया था। वू शेंगली ने अपने आसपास के अंगरक्षकों की परवाह नहीं की और तुरंत कहा, मैं कियांगशेंग बिल्डिंग मटीरियल से लिटिल वो हूं। मैंने पहले भी आपकी कंपनी के साथ कुछ सहयोग किया है।
जैसे ही कियान जियांगहुआ ने वू शेंगली को ये कहते हुए सुना, उसने तुरंत रुचि खो दी। उन्होंने लंबे समय से कंपनी के मामलों की देखरेख करना बंद कर दिया था, सभी बड़े और छोटे मामले उनके बेटे द्वारा संभाले जाते थे। वह संभवतः ऐसे छोटे सहयोगियों को कैसे जान सकता है, जिनके पास उससे बात करने के लिए भी नहीं है। ओए ओह, नमस्ते, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ। कियान जियांगहुआ ने ये कहने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया, उसे खारिज करने का उसका इरादा बहुत स्पष्ट था। ये सुनकर वू शेंगली ने न केवल कोई असंतोष नहीं दिखाया बल्कि झुकना और कुरेना जारी रखा। कोई बात नहीं, राष्ट्रपति कियान, कृपया अपना काम जारी रखें। उन्होंने पहली मुलाकात में दूसरे पक्ष के साथ संबंध बनाने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरे पक्ष के अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद उन्हें जानने का ये सबसे अच्छा मौका होगा। क्लिक करें। इससे पहले कि वू शेंगली खुद को मनाने के लिए आए, एक अंगरक्षक ने पहले ही दरवाजे की घंटी बजा दी थी। इस समय विला का दरवाजा खुला और शू यूटोंग, एक मानक पेशेवर सूट पहने हुए, अंदर से बाहर चला गया। बाहर इतना भव्य प्रदर्शन देखकर वह स्तब्ध रह गई। आज सुबह लू यून ने उसे बताया कि म्यू उपनाम वाला एक बड़ा बॉस आ रहा है और उसके स्वागत में मदद के लिए उसे पहले से औपचारिक पोशाक पहनने के लिए कहा। लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष का दल इतना भव्य होगा। कुल 5 गाड़ियां थीं और 15 से अधिक लोग। अग्रणी कार वास्तव में रोल्स रॉयस कलिनन थी। 8 से भरी उस लाइसेंस प्लेट संख्या को देखकर शू यूटोंग का पूरा दिमाग घूम गया। लू यून के साथ क्या हो रहा था? वह इतने उच्च स्तरीय व्यक्ति को कैसे जान सकता है? ओए छोटा ओ आधामा, सभी को नमस्कार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर म्यू कौन है? ओए मैं हूँ, वह बूढ़ा आदमी जिसे पहले नौकरानी ने कार से बाहर निकालने में मदद की थी, बाहर चला गया। शू यूटोंग ने विनम्रतापूर्वक स्वागत का संकेत दिया। बैककोट श्रीमान म्यू, कृपया अंदर आएं। मिस्टर लू अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग मेरे साथ हैं, क्या वे भी अंदर आ सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने नौकरानी कियान जियानगुआ और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा किया। शू यूटोंग ने सिर हिलाया। बैककोट बेशक, लेकिन अन्य बाकी लोग बाहर रह सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त करने के बाद अब दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और नौकरानी के समर्थन से विला में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। बाकी दोनों ने तुरंत पीछा किया। उनके प्रवेश करने के बाद शू यूटोंग ने दूसरों पर नजर डाली और फिर धीरे से विला का दरवाजा बंद कर दिया। विला के बाहर गलियारे में इस दृश्य को देखकर वांग जीपिंग पूरी तरह से अवाक रह गए। ओए यह वह कैसे हो सकती है? उसकी प्रेमिका डैंग शा भी उसकी ही तरह हतप्रभ थी, क्योंकि उन्होंने इस स्त्री को उस दिन देखा था जिस दिन उन्होंने घरों को देखा था। हालांकि शू यूटोंग आज उस दिन से थोड़ी अलग थी, लेकिन उसकी सुंदरता और पोशाक ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। ओए उसके, ये सुनकर वू शेंगली उत्सुक हो गई। ओए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बैककोट वह महिला जिसने अभी अभी दरवाजा खोला, आप उसे जानते हैं? हाँ, वह मेरे सहपाठी की प्रेमिका है। वांग जीपिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद विला की ओर देखा। ये जगह, वह बच्चे लू यून का विला नहीं हो सकता है ना? वह जानता था कि लू यून ने एक विला खरीदा है, लेकिन उसे लू यून के विला का सटीक स्थान नहीं पता था। अब ऐसा लग रहा था, ये लगभग निश्चित था। ये सुनकर वू शेंगली और भी आश्चर्यचकित हो गई। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा सहपाठी यहाँ रहता है और राष्ट्रपति कियान को जानते हैं? ओए ये, मैं नहीं जानता, लेकिन उसे निश्चित रूप से यहाँ रहना चाहिए। वांग जीपिंग ने संक्षेप में लू यून की स्थिति के बारे में बताया। वू शेंगली ने लगातार आश्चर्य से सुना। लू यून का स्थान एक विला क्षेत्र था जिसमें कुल 99 स्वतंत्र विला थे। जो लोग यहाँ विला खरीद सकते थे वे या तो अमीर थे या शक्तिशाली थे। हालांकि चूंकि लू यून हाल ही में यहाँ आया था, वू शेंगली उसे नहीं जानता था। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष वांग जीपिंग का सहपाठी था। ये दिलचस्प होता जा रहा था। दूसरी तरफ विला के अंदर लू यून बाहर की स्थिति से अनजान थी। इस समय वह दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में अपने चेक ग्रुप बिंदुओं का अध्ययन कर रहा था। कल सुबह 12 बजे दैनिक साइन इन के माध्यम से लू यून के चेक ग्रुप पॉइंट 900 तक पहुंच गए थे। हालांकि चेक ग्रुप पॉइंट पैसे के आदान प्रदान के लिए बहुत कुशल थे, चेक ग्रुप की सहायता के साथ लू यून के लिए पैसा कमाना केवल समय की बात थी। इसलिए लू यून ने इन सभी बिंदुओं का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए करने का निर्णय लिया। उनकी प्रतिभा को मजबूत करना अवास्तविक था। वह सामान बहुत महंगा था और इसे सदस्य क्षमता कार्ड से भी प्राप्त किया जा सकता था। वर्तमान में ऐसा लगता है कि जीवन कौशल और खेती में सुधार के लिए उनका उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है। कौशल की विभिन्न शक्तियों के आधार पर आवश्यक अंक भी भिन्न होते हैं। वर्तमान में सुधार करने के लिए सबसे सार्थक कौशलताई डिवाइन नीडल है, लेकिन मेरे पास सच्ची क्यूई नहीं है। ओए जहां तक खेती की बात है, लू यून ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने हाल ही में चेक ग्रुप द्वारा प्रदर्शित खेती के क्षेत्रों का अध्ययन किया था। उन्हें बॉडी टेम्परिंग, हाउटियन, जियानिटियन, ग्रैंडमास्टर आदि में विभाजित किया गया था। प्रत्येक स्तर को 1 से 10 चरणों में विभाजित किया गया था और उसका वर्तमान क्षेत्र बॉडी टेम्परिंग था। हालांकि जीन को मजबूत करने वाला एजेंट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो सीधे उसके बॉडी टेम्परिंग दायरे को अधिकतम कर रहा था। हाउटियन तक पहुंचने के लिए किसी को शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं वाली पारंपरिक मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित वीडियो द्वारा उसने मुक्केबाजी, कराटे, सेंशो और मुक्त युद्ध का अभ्यास किया था, जो पूरी तरह से बेकार था। उसे वास्तविक कौशल वाले एक गुरु को खोजने और पारंपरिक मार्शल आर्ट को गंभीरता से सीखने की जरूरत थी। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। कमरे का दरवाजा शू यूटोंग ने खटखटाया। श्रीमान लू, मिस्टर म्यू आ गए हैं। आज का दिन गंभीर कामकाज के लिए था, इसलिए शू यूटोंग का संबोधन और लू यून के प्रति रवैया बहुत औपचारिक था। लू यून वापस होश में आया, उठा और दरवाजा खोला। दरवाजे पर वे 4 लोग खड़े थे जो अभी अभी अंदर आए थे। दोनों बूढ़े आदमी लगभग एक ही कद के थे, दोनों अच्छे मूड में थे और मजबूत आभा वाले थे। वे कहीं न कहीं से स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। हालांकि एक का रंग गुलाबी था जबकि दूसरा कुछ कमजोर दिखाई दे रहा था, जिससे लू यून को तुरंत पता चल गया कि उसका मरीज कौन है। अधेड़ उम्र के आदमी के लिए दोनों बूढ़ों से आधा कदम पीछे खड़े होने के कारण उनका रुतबा कुछ कम लग रहा था, लेकिन उसकी आभा अभी भी मजबूत थी, जिससे पता चलता है कि वह कोई नहीं था। जहां तक नौकरानी की बात है तो वह लगभग 40 साल की लग रही थी। शायद उस पर बुजुर्ग की देखभाल की जिम्मेदारी थी, इसलिए उस बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। बैककोट क्षमा करें सब लोग, मैं अभी चिकित्सा उपकरण तैयार कर रहा था, इसलिए मेरे पास बाहर आकर आपका स्वागत करने का समय नहीं था। ओए हाँ, कोई चिंता नहीं, तुम्हें लिटिल लू होना चाहिए जो मेरी बीमारी का इलाज करेगा, है ना? अपने सामने वाले युवक को देखकर म्यू किंगशान मुस्कुराया। बुरा नहीं, युवा और होनहार। ओए ओल्ड म्यू, तुम मेरी चापलूसी करते हो। कृपया सभी लोग अंदर आएं। चारों के प्रवेश करने के बाद शू यूटोंग बाहर खड़ा हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। लू यून उनके साथ शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ खुशियों के बाद उन्होंने सीधे नौकरानी म्यू किंगशान को लेटने में मदद की। उनके लिए बीमारियों का इलाज महज सुविधा की बात थी।
जीविका के लिए चिकित्सा कौशल पर निर्भर न रहते हुए उन्हें जानबूझकर इन अमीर लोगों का पक्ष लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्हें उनकी स्थिति की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें उसकी परवाह थी। डॉक्टर लू, मैंने सुना है कि ओल्ड म्यू की बीमारी आपके द्वारा ठीक हो गई थी। ये कियान जियांगहुआ था जिसने बात की थी। ओए, मुझे ऐसा लगता है। लू यून ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मोडू के बॉस ने आज सुबह उसे फोन किया था। बाद में उन्होंने दोबारा पुष्टि करने के लिए दूसरे पक्ष के अंगरक्षक को बुलाया, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कियान जियांगहुआ ने कमरे के लेआउट का सर्वेक्षण किया और फिर से कहा, बैककोट, मैंने अपने जीवन में ऐसे डॉक्टर के बारे में कभी नहीं सुना जो एक्यूपंक्चर के साथ ल्यूकेमिया को पूरी तरह से ठीक कर सके। क्या मैं पूछ सकता हूँ, डॉक्टर लू, आपने पहले कहाँ अध्ययन किया था? बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 60, मेरे गुरु डैन चेनजी। म्यूकिंगशान कई दिनों से रोम शहर में था। हालांकि वह तुरंत इलाज के लिए लू यून के पास नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने आने से पहले कुछ दिनों के लिए कियान जियांगहुआ के घर पर आराम किया। लू यून को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार दूसरे पक्ष ने पहले ही भुगतान कर दिया था और उपचार कब प्राप्त करना है यह मरीज का अपना मामला था। लेकिन लू यू के पास आने से पहले कियान जियांगहुआ हमेशा लू यू से कुछ हद तक असंतुष्ट था, क्योंकि उनकी स्थिति के लोगों के लिए अनगिनत लोग उनके साथ एहसान करना चाहते थे। फिर भी लू यून जैसे एक अज्ञात डॉक्टर ने घरेलू सेवा भी नहीं दी। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दूसरे पक्ष ने ल्यूकेमिया को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम होने का दावा किया है। लू यून का अपना कोई अस्पताल या क्लिनिक नहीं था, सभी उपचार इसी निजी विला में किए गए। इन सभी संकेतों को मिलाकर अच्छी तरह से यात्रा करने वाले कियान जियांगहुआ को तो छोड़ ही दें, भले ही वह कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, वे शायद लू यू पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस समय म्यूकिंगशान ने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे और चांदी की सुइयां अभी भी औषधीय तरल में भीग रही थीं। दूसरे पक्ष का प्रश्न सुनकर लू यून ने लापरवाही से उत्तर दिया, मेरे गुरु का नाम डैन चेनजी है, कोई प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं। ये सामान्य है कि आपने उनके बारे में नहीं सुना है, बूढ़े आदमी। चूंकि उनके गुरु इस जीवन काल में कभी सेवानिवृत्त नहीं होंगे, फिर जानकारी को स्वाभाविक रूप से ठोस तरीके से तैयार करना होगा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में लू यून ने बहुत पहले सोचा था। एक डॉक्टर जो बिना किसी प्रसिद्धि के आसानी से ल्यूकेमिया का इलाज कर सकता है। और जहां तक मुझे पता है, जब आप कॉलेज में थे तब आपने मेडिकल क्षेत्र में कोई डिग्री भी नहीं ली थी। कुआं, ओल्ड मॉन्स्टर कियान, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि लू यून कुछ बोल पाता, म्यूकिंगशान ने गुस्से के संकेत के साथ उसे रोका। लिटिल लू के मास्टर एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं या नहीं, यह एक सच्चाई है कि उन्होंने मेरी जान बचाई। उस समय बहुत सारे डॉक्टर असहाय थे और केवल लिटिल लू के मास्टर की दवा ने ही मेरे लिए काम किया। क्या आपको वास्तव में इस पर इतनी गहराई से सवाल करने की जरूरत है? म्यूकिंगशान के यहाँ आने से पहले लू यून ने भी अपने गुरु के दुनिया भर में यात्रा करने के बहाने का इस्तेमाल किया था। तो म्यूकिंगशान के दिमाग में जिस व्यक्ति ने पहले उसे दवा दी थी वह लू यून का गुरु था और अब उसका इलाज करने वाला व्यक्ति लू यून था। वह कियान जियांगहुआ के इरादों के बारे में भी बहुत स्पष्ट थे। वे अपने अपने शहरों में प्रमुख व्यक्ति थे। ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के इलाज के लिए योग्यता, प्रतिष्ठा और चिकित्सा पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। लू यून के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, जिससे अनिवार्य रूप से संदेह पैदा हुआ। हालांकि वह एक मरीज था जिसने लू यून की दवा का अनुभव किया था, इसलिए इनमें से कोई भी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती थी। जब तक उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, योग्यता और पृष्ठभूमि का क्या महत्व है? मैं सिर्फ समस्याओं को लेकर चिंतित हूं, है ना? कियान जियांगहुआ, जो आमतौर पर प्रभावशाली उपस्थिति से भरा होता था, वास्तव में म्यूकिंगशान की दहाड़ के नीचे थोड़ा अजीब लग रहा था। यदि व्यापार जगत के अन्य बड़े लोगों ने इस अजीब अभिव्यक्ति को देखा तो वे शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि कियान जियांगहुआ पूरे सकल में प्रसिद्ध रूप से गुस्सैल था। यदि कोई उसके सामने उससे इस प्रकार बात करने का साहस करता तो वह पहले ही उसे शाप दे देता। वह संभवतः ऐसी अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई समस्या है तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं, म्यूकिंगशान? म्यूकिंगशान को पता था कि दूसरा पक्ष अच्छा चाहता है और वह असहाय महसूस करता था। ये कहने के बाद उसने तुरंत एक दयालु मुस्कान दिखाई। छोटी लू, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह ऐसा ही है। ये ठीक है, मैं समझता हूँ। म्यूकिंगशान और कियान जियांगहुआ के बीच बातचीत सुनकर लू यून ने भी लापरवाही से कहा। उनकी योग्यता पर संदेह किया जाना एक अटल सत्य था, लेकिन वह बचपन से ही अपने गुरु से चिकित्सा सीख रहा था और हाल ही में उसने बड़ी सफलता हासिल की थी, तो क्या कोई समस्या थी? कोई बात नहीं। वैसे भी कोई नहीं जानता था कि उसका मालिक कौन था। यदि कोई अपने मालिक का असली नाम पूछता है तो एक साधारण गोपनीय नाम आसानी से उसे बंद कर सकता है। वह मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि चिकित्सा विश्वविद्यालयों में ज्ञान बहुत बुनियादी था और वह इसे सीखने से कतराते थे। हम बहुत उपयोगी कारण है। अपना सिर हिलाते हुए और अधिक नहीं सोचते हुए लू यून ने अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और अकेले ही म्यूकिंगशान को सुइयां लगा दी। पिछली बार लिन जियाओ के अनुभव के साथ लू यून इस बार और भी अधिक कुशल थी। उसकी तरल तकनीक फिर भी सुइयों को डालते समय एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर थी, जिसने कियान जियांगहुआ और उसके बगल के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। बाकी सभी चीजों को एक तरफ रखते हुए सुई लगाने की यह तकनीक कुछ ऐसी चीज थी जिसकी तुलना कुछ पुराने चीनी चिकित्सक भी नहीं कर सकते थे। एक्यूपंक्चर उपचार के लिए मानसिक ध्यान की आवश्यकता होती थी, इसलिए उपचार का समय जल्दी बीत जाता था। आधे घंटे बाद लू यून ने सुइयां हटा दी और म्यूकिंगशान ने अपने कपड़े वापस पहन लिए। कियान जियांगहुआ लू यून से पहले पूछने के लिए आगे आया, आपको कैसा लगता है? अरे, इसका जिक्र भी मत करो। म्यूकिंगशान ने अपने बूढ़े हाथ और पैर फैलाए। मुझे नहीं पता कि यह मनोवैज्ञानिक है या क्या, लेकिन मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ। वह अद्भुत। कियान जियांगहुआ अभी भी आधा विश्वास आधा संदेह कर रहा था। आखिरकार सुई लगाने की तकनीक एक बात है और प्रभावकारिता दूसरी बात है। अच्छे दिखने वाले आंदोलनों का मतलब जरूरी नहीं कि अच्छे परिणाम हो। म्यूकिंगशान ने उसकी ओर देखा। मेरी राय में लिटिल लू को पहले से ही अपने गुरु की सच्ची शिक्षाएं विरासत में मिलनी चाहिए थी। लू यून ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और म्यूकिंगशान से कहा, मैं तुम्हें दवा की 2 खुराक दिलवाऊंगा। 1 सप्ताह में अनुवर्ती मुलाकात के लिए वापस आऊंगा। ठीक है, डॉक्टर लू, क्या आप भी मेरी ओर देख सकते हैं? कियान जियांगहुआ अचानक परीक्षा कुर्सी पर बैठ गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि 20 साल का एक युवक उसे एक बूढ़े चीनी चिकित्सा डॉक्टर का एहसास क्यों देता है। चीनी चिकित्सा के क्षेत्र में क्या चिकित्सक आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ अधिक अनुभवी नहीं होते हैं? लू यून ने उस पर अजीब नजर डाली। क्या तुम्हें मेरी क्षमताओं पर संदेह नहीं था? वो तब था, यह अब है। कियान जियांगहुआ थोड़ा शर्मिंदा था और लू यू विनम्र नहीं था। मैं परामर्श के लिए शुल्क लेता हूँ। कोई बात नहीं, बस अपनी कीमत बताओ।
तुम, कोई बात नहीं, मुझे अपना हाथ दो। लू यून थोड़ा असहाय था। चिकित्सीय परामर्श के लिए शुल्क लेना मूल रूप से उचित था, लेकिन यह अभी भी पहले जैसी ही समस्या थी। बहुत कम चार्ज करना अर्थहीन था और बहुत अधिक चार्ज करना अनुचित था। 10 या 8 युआन के लिए लू यून को परेशान नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा ये बस एक त्वरित नजर थी और इसमें अधिक समय बर्बाद नहीं होगा। लगभग 10 सेकंड तक उसकी नब्ज जांचने के बाद कियान जियांगहुआ ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है? लू यून ने अपना हाथ हटा लिया। आपका शरीर अभी भी काफी मजबूत है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपको कम गुस्सा करने और कम शराब पीने की कोशिश करनी चाहिए। आपका लीवर समस्याएं विकसित करने के कगार पर है। लू यू की बातें सुनकर कियान जियांगहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, बुरा नहीं है। उनके परिवार के निजी डॉक्टर ने भी उन्हें यही चेतावनी दी थी। हालांकि वह अभी भी अनिश्चित था कि लू यून ल्यूकेमिया का इलाज कर सकता है या नहीं। इस निदान को देखते हुए लू यून के पास निश्चित रूप से वास्तविक कौशल थे। हाँ, और कियान, ओल्ड म्यू, मैं भी मस्ती में शामिल होना चाहता हूँ। ये देखते हुए कि कियान जियांगहुआ ने अब लू यू के निदान का खंडन नहीं किया, उसके बगल वाला अधेड़ उम्र का आदमी शांत नहीं बैठ सका। हालांकि उनकी हैसियत कम नहीं थी, वह आज यहाँ केवल 2 बड़े शॉट्स के अनुरक्षक के रूप में थे, इसलिए उन्होंने शुरू से अंत तक ज्यादा कुछ नहीं कहा था। मूल रूप से उनका किसी डॉक्टर के पास जाने का इरादा नहीं था, लेकिन लू यून न केवल इतनी छोटी थी बल्कि उसने ल्यूकेमिया का इलाज करने में सक्षम होने का भी दावा किया था। निस्संदेह वह इस विलक्षण अवसर को चूकना नहीं चाहता था। लू यून ने यह सुना और उसकी ओर देखा। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? नहीं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पास बहुत खाली समय है? दाहुलान पुस्तक स्रोत कृपया याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह 1 नंबर 29873262, समूह 2 1,06,22,68,835। TG t.me/dahilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 61। लू यून बहुत क्रोधित थी। वृद्ध लोगों के लिए डॉक्टर को दिखाना सामान्य बात है। आखिरकार जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, भले ही वे अस्वस्थ महसूस न करें, कुछ छिपी हुई या पुरानी बीमारियों का उभरना अपरिहार्य है। लेकिन अगर आप अपने जीवन के चरम पर हैं और बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप बस उत्साह की तलाश में हैं। इसलिए लू यून ने बोलना समाप्त करने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे उठकर दवा लेने के लिए बाहर चला गया। ये देखकर बड़े शॉट्स ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि जो कुछ हुआ उसे उन्होंने पूरी तरह से संसाधित नहीं किया है। इस बच्चे का क्या कसूर है? क्या आप ये भी जानते हैं कि टैंग हाई कौन है जो इस तरह बोलने की हिम्मत कर रहा है? तांग हाई मूल रूप से क्रोधित होना चाहता था, लेकिन चूंकि कियान जियांगहुआ और म्यू किंगशान मौजूद थे, इसलिए वह बहुत अधिक क्रोध नहीं दिखा सका। म्यू किंगशान ने तांग हाई की नाराजगी देखी और लू यून के दवा लेकर लौटने के बाद तुरंत लू यून से कहा, बैककोट लिटिल लू, तुम्हें अभी भी टैंग हाई की जांच करनी चाहिए, अन्यथा ये बच्चा शायद आज रात सो नहीं पाएगा। ओए, नींद नहीं आ रही। तांग हाई को भी कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत डॉक्टर लू से कहा, बैककोट ये सही है डॉक्टर लू, मुझे हाल ही में कुछ अनिद्रा हो रही है। ये सुनकर लू यून का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि ये दूसरे पक्ष का बहाना था, फिर भी वह मना नहीं कर सका। हालांकि जैसे ही वह टैंग हाई के सामने बैठा और अपना हाथ अपनी नाड़ी पर रखा, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ओए, आपको कोई गंभीर बीमारी होनी चाहिए, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? टैंग हाई स्तब्ध रह गया। क्या यह आदमी सचमुच लोगों को ठेस पहुंचाने से नहीं डरता? लू यून ने टालमटोल करते हुए उत्तर दिया, बैककोट अपनी जीभ बाहर निकालो और मुझे देखने दो। ओया, टैंग हाई थोड़ा अप्रसन्न था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। लू यून ने उस पर नजर डाली और जारी रखा, आपकी आखिरी शारीरिक परीक्षा के बाद कितना समय हो गया है? टैंग हाई, बैककोट हर साल, बैककोट। ओए, तो ये या तो हाल ही का है या इतना गहरा छिपा हुआ है कि नियमित शारीरिक परीक्षण से पता नहीं चल सकता। इतना कहने के बाद लू यून ने आगे कहा, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपके फेफड़ों में समस्या है। मेरा सुझाव है कि आप फेफड़ों की व्यापक जांच के लिए तुरंत अस्पताल जाएं। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए पश्चिमी डॉक्टर से मत डरें, केवल भौहें झुकाए हुए पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर से डरें। एक बार जब एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर अपनी भौहें नीची कर लेता है, तो आप केवल एमएमपी ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर आपकी नाड़ी ले रहा होता है, तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल जाती है। तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्थिति में आपकी स्थिति आमतौर पर बहुत गंभीर होती है। वर्तमान स्थिति भी वैसी ही थी। यहाँ तक कि खुद लू यून ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि महज 2 उबाऊ मरीजों की जांच करके उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चल जाएगा। कियान जियांगहुआ, जो अधिक उम्र का था, ठीक था, लेकिन युवा प्रतीत होने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कोई समस्या थी। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कौशल स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था, या उनका नैदानिक अनुभव बहुत कम था और उन्होंने नाड़ी को गलत तरीके से पढ़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने कई बार इसकी पुष्टि की और आश्वस्त हुए कि यह सही था। इस लड़के के शरीर में एक बड़ी समस्या थी। लू यून की बातें सुनकर टैंग हाई मूल रूप से पहले की मौखिक मामूली बात का बदला लेना चाहता था और लू यून का थोड़ा मजाक उड़ाना चाहता था। उसका शरीर मजबूत था और वह अच्छा खाता था, तो उसे कोई समस्या कैसे हो सकती है? लेकिन फिर उसे याद आया कि म्यू किंगशान की बीमारी दूसरे पक्ष द्वारा ठीक हो गई थी और दूसरा पक्ष संभवतः इस क्षेत्र में विशेषज्ञ था। वह थोड़ा अनिश्चित भी हो गया। लिटिल लू, टैंग हाई को कौन सी बीमारी है? लू यून को ये कहते हुए सुनकर म्यू किंगशान और कियान जियांगहुआ भी थोड़े उत्सुक हुए। लू यून ने पहेलियों में बात की। बैककोट वैसे भी ये काफी गंभीर है। लू यून के बारे में जरा भी संदेह किए बिना म्यू किंगशान ने एक निर्णायक निर्णय लिया। ओए, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो तुरंत अस्पताल चलते हैं। टैंग हाई वापस होश में आया, लेकिन ओल्ड म्यू, तुम। मेरा काम पूरा हो गया। ये कहने के बाद म्यू किंगशान ने नौकरानी को वह दवा दी जो लू यून ने उसे दी थी, और फिर बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए वह जाने लगा। बाकियों ने तुरंत पीछा किया। विला के मालिक के रूप में लू यून को स्वाभाविक रूप से उन्हें विदा करना पड़ा। हालांकि दरवाजे पर कुछ खुशियों के बाद म्यू किंगशान अन्य लोगों के साथ भव्य रूप से चला गया। ओए ओल्ड म्यू, ध्यान रखना। लू यून ने दरवाजा बंद कर दिया और विला में लौट आई, जहां शू यूटोंग तुरंत आए और अपना हाथ उसके हाथ से जोड़ दिया। लू यून को स्नेह से देखती उसकी आंखें आराधना से भरी थीं। ओए आप, क्या आप सचमुच ल्यूकेमिया का इलाज कर सकते हैं? यदि ये केवल लिन जियाओ होती, तो वह इसे लू यून के धोखेबाज होने या महज एक संयोग के रूप में समझ सकती थी। लेकिन आज जो लोग आए थे, वे स्पष्ट रूप से सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लू यून संभवतः उन्हें कैसे धोखा दे सकता है? तो लू यून एक धोखेबाज नहीं हो सकता और यह निश्चित रूप से एक संयोग नहीं था। आप क्या सोचते हैं? ओए, क्या आप खाना नहीं पहुंचाते थे? आप कैसे कर सकते हैं? बैककोट, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? मेरे पास एक गुरु है। ये कहने के बाद लू यून ने मुस्कुराते हुए शू यूटोंग की ठुड्डी उठा ली।
एक मास्टर एक अच्छा मास्टर था जो कुछ भी समझाया नहीं जा सका, उसका दोष उस पर मढ़ा जा सकता है। ओमम, दिन के उजाले में तुम क्या कर रहे हो? ओए ये कर रहा हूँ। ओए आप गड़बड़ मत करो, सिस्टर वेई जल्द ही वापस आ जाएंगी। वह आज सुबह अपने बेटे को स्टाफ छात्रावास में ले गई, वह इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। ओए तो जल्दी करो, ओए मेरा ये शरीर बस जल्दी नहीं कर सकता। शू युतोंग, ओए लू यून का जीवन अब पटरी पर था, इसलिए जब जीवन का आनंद लेने का समय था तो उसे इसका आनंद लेना ही था। हालांकि आज लू यून का समय स्पष्ट रूप से थोड़ा खराब था। जैसे ही दोनों गले मिले और लिविंग रूम के सोफे पर लुढ़क गए, अपने खेल की शुरुआत में पूरी तरह तल्लीन हो गए, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। ओए ये कौन है? लू यून गुस्से में थी। जिस किसी की गतिविधियों में इस तरह से बाधा डाली जाएगी वह क्रोधित हो जाएगा। शू युतोंग के पास अपने फेंके हुए कपड़े और ऊंची एड़ी के जूते लेने और साफ सफाई करने के लिए ऊपर के बेडरूम में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच लू यून ने सोफा सीधा किया और अपनी जगह पर दरवाजा खोलने के लिए उठी। विला के प्रवेश द्वार पर 3 लोग खड़े थे। वांग जीपिंग और डैंग शा के अलावा काला मुखौटा पहने एक महिला भी थी। महिला लंबी नहीं थी, उसके बाल 2 पोनीटेल में बंधे थे। उसने ऊपर एक छोटी सफेद डाउन जैकेट और नीचे हल्के रंग की लाइट लैग मैजिक चड्डी और हल्के रंग के फूले हुए छोटे जूते पहने थे। उन्हें देखकर लू यून को तुरंत पता चल गया कि वे वहां क्यों थे। उसने कल रात उन्हें मना कर दिया था और अब वे आज सीधे उसके दरवाजे पर दिखाई दे रहे थे। वह सचमुच अवाक कर देने वाला था। उसने नकाबपोश महिला पर नजर डाली, हालांकि उसने नकाब पहना हुआ था। लू यून ने उसे एक नजर में पहचान लिया। आखिरकार वांग जिपिंग ने कल रात कहा था कि वह ली मिंगजी को डेट कर रही है। ये सही है, वह मनमोहक कैंपस सुंदरी थी जिसका विश्वविद्यालय के सभी लड़के सपना देखते थे। जिया शेहान। ली मिंगजी को सुरक्षित निवेश में मदद करने के लिए वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आई थी। टीएसके, आप यहाँ क्यों हैं? डैंग शा को फिर से देखकर लू यून को अब कल की अजीबता महसूस नहीं हुई। कम से कम अजीबता इतनी स्पष्ट नहीं थी। ओए लू यून, तुम सच में यहीं रहते हो? अभी प्रवेश द्वार पर इतनी सारी कारें खड़ी देखकर मुझे अभी भी थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने बात की, वांग जिपिंग ने लू यू की अनुमति का इंतजार नहीं किया और सीधे विला में चले गए। लू यू ने उसे नहीं रोका और तीनों को विला में जाने दिया। ओस्टीएसटीएस वास्तव में शानदार $multi-million का लग्जरी घर बनने के योग्य। विला के भव्य इंटीरियर को देखकर वांग जीपिंग ने फिर से कहा। इस समय उसका हृदय आश्चर्य और अप्रत्याशितता दोनों से भर गया। स्वाभाविक रूप से आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उसका दोस्त एक सच्चा अमीर व्यक्ति बन गया था। अप्रत्याशितता ये थी कि उसकी याद में लू यून के माता पिता पहले ही दिवालिया हो चुके थे, इसलिए वह बिल्कुल भी अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं था। अब वह न केवल करोड़ों डॉलर के लग्जरी घर में रह सकता है, बल्कि कियान जियांगहुआ जैसे शीर्ष स्तरीय शख्सियतों को भी जान सकता है। क्या यह अब भी वही लू यून है जिसे वह जानता था? ओए क्या तुम मुझे किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो? दाहुलान पुस्तक स्रोत गर्मजोशी से याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, टेलीग्राम t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -62। क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? लू यून ने लिविंग रूम में सोफे की ओर इशारा करते हुए उन्हें बैठने और बात करने का इशारा किया। उनके बैठने के बाद वांग जिपिंग ने कहा, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? हम अब से पड़ोसी बनने जा रहे हैं। वांग जिपिंग ने बहाना बनाया। असली कारण यह था कि जब लू यून न्यू किंगशान पर एक्यूपंक्चर कर रहा था, वू शेंगली ने वांग जिपिंग के इरादों को समझ लिया था। लेकिन कियान जियांगहुआ इतनी जल्दी चले गए कि उन्हें उनसे परिचित होने का मौका ही नहीं मिला। लू यून और कियान जियांगहुआ, 2 महत्वपूर्ण शख्सियतों को दरवाजे पर बातें करते और हंसते हुए देखकर वह एक योजना लेकर आया। आप चाहते हैं कि मैं ली मिंगजी में निवेश करूं? ठीक है, मुझे लू यून नाम के अपने सहपाठी से मिलाओ और सब कुछ बातचीत योग्य हो जाएगा। ये वू शेंगली के सटीक शब्द थे और यही कारण है कि वांग जिपिंग और अन्य 2 यहां दिखाई दिए। ये सही है, मैं लगभग भूल ही गया था, आप भी इसी परिसर में रहते हैं। वांग जिपिंग ने स्पष्ट कहा। लू यून, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम वास्तव में सीधे नहीं हो, क्या तुम हो? क्या गलत? कल आपने कहा था कि आप किसी अमीर व्यक्ति को नहीं जानते, तो आज आपके दरवाजे के बाहर खड़ी उन सभी लग्जरी कारों का क्या हुआ? वास्तव में मैं उनसे बहुत परिचित नहीं हूं। लू यून ने फिर सच बताया। दिखावा करते रहो, बस दिखावा करते रहो। वांग जिपिंग ऐसे दिखे जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। वांजिन रियल एस्टेट के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आपके दरवाजे पर आए थे और आप अभी भी कह रहे हैं कि आप उनसे परिचित नहीं हैं। उनके दिमाग में ये महत्वपूर्ण हस्तियां व्यक्तिगत रूप से केवल समान स्तर के किसी व्यक्ति से ही मुलाकात करेंगी। यदि आप बस एक छोटे से फ्राई होते तो वे आपसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। बिल्कुल पहले वो शेंगली की तरह। केवल कुछ शब्दों के बाद उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसलिए लू यून और कियान जियांगहुआ का निश्चित रूप से एक संबंध था। वांजिन रियल एस्टेट, उस कंपनी का नाम सुनकर लू यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्योंकि आज पहली बार उनकी इन तीनों महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात हुई थी, उनकी पहचान तो दूर, वह कियान जियांगहुआ का पूरा नाम भी नहीं जानता था। उसने तांग हाई का नाम केवल न्यू किंगशान से सुना था। उसने तुरंत अपने फोन पर वांजिन रियल एस्टेट खोजा। हे भगवान, रोम सिटी के 3 रियल एस्टेट दिग्गजों में से एक। रोम सिटी में कई प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल और लग्जरी घर उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए थे। क्या ये कियान जियांगहुआ सचमुच इतना अद्भुत है? वांग जिपिंग और अन्य 2 पूरी तरह से विला की सजावट पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और लू यून की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। इस समय लू यून की आश्चर्यचकित आवाज सुनकर वांग जिपिंग चिल्लाया। ठीक है, दिखावा करना बंद करो, हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। मैं लू यून थोड़ा अवाक था, ये जानते हुए कि चाहे वह कितना भी समझाए, दूसरा पक्ष उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने समझाना बंद कर दिया। ठीक है, आप लोग थोड़ा आराम करें, मैं यूटोंग को आपके लिए कुछ चाय पिलाऊंगा। चाय की कोई जरूरत नहीं, हमें प्यास नहीं है। वांग जिपिंग ने लू यून को खींच लिया और लू यून के फिर से बैठने के बाद उन्होंने बोलना जारी रखा। लू यून, आप कहते हैं कि आप कियान जियांगहुआ जैसे महत्वपूर्ण लोगों को जानते हैं, तो आप मिंगजी की मदद क्यों नहीं कर सकते? वांग जिबिन ने एक तैयार फोल्डर निकाला और लू यून के सामने रख दिया। यदि वे लू यून को सीधे निवेश आकर्षित करने में सक्षम कर सकें, तो उन्हें वू शेंगली से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह मिंगजी की व्यवसाय योजना है, इस पर एक और नजर डालें। केवल 6 मिलियन का निवेश एक भविष्य का कॉर्पोरेट उभरता सितारा बना सकता है। आपको बस उसे पेश करने में मदद करने की जरूरत है। ये सचमुच काम नहीं करेगा, लू यून ने बिना देखे सीधे मना कर दिया। वह एक पेशेवर निवेशक नहीं था, वह दूसरों में निवेश करने की योजना नहीं बना रहा था, न ही उसके लिए दूसरों के लिए कोई निवेश आकर्षित करना संभव था। क्यों कोई नहीं? वांग जिपिंग थोड़ा भ्रमित थे। वह लू यून से पैसे उधार देने के लिए नहीं कह रहा था, सिर्फ परिचय देने में मदद करने के लिए।
अंत में ये सफल होगा या नहीं ये पूरी तरह से ली मिंगजी पर निर्भर था, तो इसमें गलत क्या था? जिपिंग, हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती दोस्ती है और व्यवसाय व्यवसाय है। मैंने दूसरों में निवेश के बारे में नहीं सोचा है, नहीं मेरे लिए दूसरों के लिए कोई निवेश आकर्षित करना संभव है। आज समाज में कितने उद्यमी हैं? हर दिन हजारों कंपनियां स्थापित होती हैं, लेकिन एक साल बाद उनमें से लगभग सभी गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? ये कहा जा सकता है कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में व्यवसाय शुरू करना एक बेहद जोखिम भरा प्रयास है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, है ना? लू यून सीधा था और उसने जो कुछ भी कहा वह उसके दिल से था। ये केवल उनके पिछले अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए था कि लू यून ने इस तरह से बात की। अगर कोई और होता तो लू यून ने बहुत पहले ही उन्हें बाहर निकाल दिया होता। वह उनके साथ इतनी सारी सांसें क्यों बर्बाद करता? लू यून, आप जो कह रहे हैं वह थोड़ा गलत है। क्या आप मिंगजी की क्षमताओं के बारे में स्पष्ट नहीं हैं? उसका स्टार्टअप कैसे विफल हो सकता है? हम सहपाठी हैं और आप इस छोटे से एहसान में भी मदद करने को तैयार नहीं हैं। वांग जीपिंग को समझ नहीं आया कि लू यून इतना हृदयहीन क्यों था। ली मिंगजी का निवेश निश्चित रूप से एक निश्चित लाभ था। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो उसने बहुत पहले ही ली मिंगजी में निवेश कर दिया होता। फिर भी वह लू यून से भीख मांगने क्यों आता? मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता। लू यून भी अवाक थी। ली मिंगजी का बुद्धि कम करने वाला प्रभामंडल वास्तव में शक्तिशाली था, जिसने वांग जिपिंग के आईक्यू को लगभग नकारात्मक संख्या में कम कर दिया था। लू यून, जिपिंग, आप और आपकी पत्नी पहले बाहर जाएं, मैं उससे बात करूंगा। जिया शिहान, जो उनके पास चुपचाप बैठा था, अचानक वांग जिपिंग को टोकते हुए बोला। स्पष्ट रूप से उसे पहले ही एहसास हो गया था कि वांग जिपिंग लू यून को बिल्कुल भी मना नहीं सकता है। बात जारी रखना केवल सांसों की बर्बादी होगी। यह ठीक है। वांग जिपिंग अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक थे, लेकिन चूंकि जिया शिहान ने ऐसा कहा था, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सकते थे। वह केवल डैंग शा को ले सकता था और लू यू के विला को छोड़ सकता था। दोनों को विला से निकलते देख लू यून ने भी राहत की सांस ली। इस आदमी का मस्तिष्क पहले से ही समस्याग्रस्त था और उसे स्पष्ट रूप से समझाना असंभव था। उसने अपनी नजर जिया शिहान की ओर घुमाई। अगर आप भी मुझे कियान जियांगहुआ से मिलवाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बोलने की जरूरत है। लू यून, जिया शिहान ने अपना मुखौटा उतार दिया, अपना नाजुक और प्यारा गुड़िया जैसा चेहरा दिखाते हुए। जब हम स्कूल में थे तब तुम्हें मुझ पर क्रश था, है ना? पफ, तुम्हें ये कैसे पता चला? जिया शिहान के शब्दों ने लू यून को मुंह में सोडा छिड़कने पर मजबूर कर दिया। इस लड़की के साथ क्या हुआ? उसने अचानक उस पर ऐसा कुछ क्यों मारा? लेकिन ध्यान से सोचने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समय उसके मन में ऐसे ही विचार थे। आखिरकार ये लड़की लंबी नहीं थी और बहुत प्यारी थी। वसंत से गर्मियों तक संक्रमण के दौरान अपनी जेके वर्दी, सफेद मोजा और जुड़वां पूंछ के साथ वह बस एक अजय द्विआयामी प्रेमिका थी। कौन सा सामान्य आदमी इतनी प्यारी लोली को अपने सामने दबाकर थोड़ी देर के लिए आउटपुट नहीं करना चाहेगा? लोली, बड़ी बहन, सालों तक खेलने लायक टांगें, बड़ी छाती, पतली कमर, सुडौल नितंब, काला मोजा, सफेद मोजा, जब चाहो उन्हें फाड़ दो। क्या ये एक आदमी के जीवन का लक्ष्य नहीं है? मैंने इसे महसूस किया। हालांकि हम एक ही कक्षा में नहीं थे, हमारी कक्षाएं बहुत दूर नहीं थीं। क्या तुम अक्सर ब्रेक के दौरान मुझे छुपकर देखते थे? क्या इस बार भी तुम मिंगजी की मदद करने को तैयार नहीं हो क्योंकि मैं मिंगजी की प्रेमिका हूं? दाहुलान पुस्तक स्रोत गर्मजोशी से याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक आईडी 29873262, समूह 2 1,06,22,68,835। संपर्क खोने से बचाने के लिए tg.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -63, क्या ये प्रेम के कारण है? जिया शिहान को लगा कि उसने मामले की सच्चाई का पता लगा लिया है। अन्यथा लू यून इतनी सरल चीज में मदद करने को तैयार क्यों नहीं होता? अगर वास्तव में ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपको वास्तव में ऐसा होने की जरूरत नहीं है। पुरुषों को अधिक उदार होना चाहिए। हालांकि कॉलेज में ली मिंगजी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ये सब अतीत की बात है। अब जब आप अपने करियर में सफल हो गए हैं, तो कुछ चीजों को छोड़ देने का समय आ गया है। तुम्हें पता होना चाहिए, ली मिंगजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसका अपना गौरव है। यदि उसका व्यवसाय सफल नहीं होता है तो वह मुझे खुशी नहीं दे सकता है। तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहते क्या? जब जिया शिहान ने ये शब्द कहे तो वह नाजुक और असहाय, अत्यंत दयनीय, लगभग आंसुओं के कगार पर दिखाई दी। इस कृत्य ने लू यून को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। आखिर क्या हो रहा है? यदि उन्होंने सुरक्षित निवेश में मदद नहीं की तो पूर्व कैंपस वाले नाखुश होंगे। ऐसा विचित्र कार्य कारण संबंध कैसे बना? हालांकि लू यून ने स्वीकार किया कि वह अक्सर कॉलेज में जिया शिहान को गुप्त रूप से देखता था, लेकिन वह एक सुंदरता है, कौन सा आदमी दिखना पसंद नहीं करता? जहां तक ली मिंगजी के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते की बात है, तो इसका जिया शिहान से कोई लेना देना नहीं है। वह ली मिंगजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आप जानते हैं, जिस क्षण लू यून ली मिंगजी से मिला, उसे लगा कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। यह एक अंतर्ज्ञान था, कुछ अकथनीय। बाद में जब ली मिंगजी को लियू डोंगली का साथ मिला, तो इसने केवल लू के आंतरिक विचारों की पुष्टि की। लू यून की नजर में लियू डोंगली का फिगर और लुक के लिए कुल को अधिकतम 65 अंक से अधिक नहीं होगा। एक पुरुष छात्र जो दिखने और पढ़ाई दोनों में बहुत उत्कृष्ट था, वह 65 अंक से कम की फिगर वाली महिला छात्र को अपनी प्रेमिका के रूप में क्यों चुनेगा? क्या ये प्यार के कारण था? बकवास। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू डोंगली के पिता स्कूल के छात्रों के डीन थे। लियू डोंगली के साथ रहने से ली मिंगजी को कई लाभ मिलेंगे। बाद में स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद ली मिंगजी ने लियू डोंगली के साथ संबंध क्यों तोड़ लिया और फिर जिया शिहान के साथ मिल गई? क्या ये भी प्यार की वजह से था, या बल्कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया शिहान सुंदर थी? कोई भी नहीं। ली मिंगजी जैसे खूबसूरत व्यक्ति के पास कभी भी खूबसूरत महिलाओं की कमी नहीं होगी। तो वह जिया शिहान की पृष्ठभूमि की तलाश में था। इस लड़की के पिता एक बैंक मैनेजर थे। हालांकि वह एक स्थानीय बैंक मैनेजर था और उसके पास ज्यादा वास्तविक शक्ति नहीं थी, फिर भी ली मिंगजी की मदद करना कोई समस्या नहीं थी। वे अभी भी इस तरह से निवेश के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसका कारण शायद ये था कि ली मिंगजी को अपने ससुर से समर्थन नहीं मिला था। लेकिन इसका लू यून से क्या लेना देना था? वैसे भी लू यून अपने जीवन में कभी भी ली मिंगजी जैसे किसी व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। लू यून, अगर आप ली मिंगजी की मदद करेंगे तो मैं ईमानदारी से आपको धन्यवाद दूंगा। ये आखिरी शब्द थे जो जिया शिहान ने लू यून से कहे थे। बोलने के बाद वह लू यून के उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लू यून बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होश में वापस आ गया। तुम्हें चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एक मौखिक धन्यवाद ही सब कुछ है। आप मेरे साथ युताओ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना? युताओ कौन है? जिया शिहान का सुपर वफादार सिम्प। यदि प्रत्येक कैंपस बैले के चारों ओर सिम्प्स का एक समूह है, तब युताओ उनमें से सबसे विस्फोटक था। टैप करें, टैप करें, टैप करें। जिया शिहान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ऊंची एड़ी की आवाज आ रही थी।
ये शू युतोंग निकला, जो पहले से ही पूरी तरह से तैयार था, जो सक्रिय रूप से एक ट्रे पर चाय का बर्तन लेकर आया। मेरे प्रिय, मैंने एक बर्तन में चाय बना ली है। ये कहने के बाद उसने चायदानी और ट्रे मेज पर रख दी। यदि आपके पास कोई अन्य योजना नहीं है, तो मैं अपनी चीजों का ख्याल रखूंगी। ठीक है, तुम अपना काम करो। वांग ज़ीपिंग और अन्य लोगों द्वारा बाधित किए जाने के बाद लू यून का अब अंतरंग क्षणों के लिए मूड नहीं रहा। दूध वाली चाय की दुकान खुलने वाली थी और अभी भी कई काम निपटाने बाकी थे। शू युतोंग को व्यस्त होना चाहिए। ओह, ठीक है, वह बैग जो आपको पहले पसंद आया था, मैंने उसे कल रात वापस लौटते समय खरीदा था और ट्रंक में भूल गया था। जब आप नीचे जाएं तो इसे जांच लें, यदि यह उपयुक्त नहीं है तो इसे बदल लें। सचमुच, धन्यवाद मेरे प्रिय। ये सुनकर शू युतोंग बहुत खुश हुआ। हालांकि लू यून ने उसे गतिविधि खर्चों के लिए 200,000 दिए थे, लेकिन उसने निजी वस्तुओं को खरीदने के लिए इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। तो ये सुनकर कि लू यून ने उसके लिए एक बैग खरीदा है, वह बहुत खुश हुई। न केवल उसकी मुस्कान और भी उज्जवल हो गई, बल्कि उसने जिया शिहान के ठीक सामने पीछे से लू यून की गर्दन को गले लगाया और उसके गाल पर चुंबन भी किया। यह जिया शिहान के प्रति स्नेह का प्रदर्शन और संप्रभुता की घोषणा दोनों थी। लू यून ने उसके इरादों को देखा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। महिलाओं, ईर्ष्यालु होना सामान्य बात है। यदि आपकी महिला को अन्य सुंदर लड़कियों के साथ चैट करते समय बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो आपको थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, तुम पहले व्यस्त हो जाओ। लू यून ने संतुष्टि के साथ उसके सुडौल निचले हिस्से को थपथपाया। मम, शू युतोंग ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से BMW कार की चाबियों के साथ विला छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर जिया शिहान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो आपकी प्रेमिका है। वह मूर्ख नहीं थी, वह अभी शू युतोंग के कार्यों का अर्थ कैसे नहीं समझ सकी। लेकिन वह कुछ अवाक थी। वह काफी सुंदर है, लेकिन वह थोड़ी भौतिकवादी लगती है। ऐसी महिलाएं, यदि आपके पास पैसा है तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप केवल शाप दे सकते हैं। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लू यून ऐसी महिला को क्यों पसंद करेगी। ये सिर्फ इतना है कि जब वह छोटी थी तो जीवन थोड़ा कठिन था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लू यून ने लापरवाही से उत्तर दिया। बेशक, लू यून को पता था कि शू युतोंग भौतिकवादी था, मगर इससे क्या, इस युग में कितने लोग भौतिकवादी नहीं हैं। पुरुष सभी जानते हैं कि पैसे से आप सब कुछ पा सकते हैं। क्या आप उन महिलाओं से अपेक्षा करते हैं जो सत्ता के प्रति अधिक आकर्षित हैं, वे भौतिकवादी नहीं होंगी। बुकुंगिया के साथ हुई घटना के बाद से लू यून पूरी तरह से इसके साथ आ गया था। उन पाखंडी महिलाओं की तुलना में जो भौतिकवादी नहीं होने का दिखावा करती हैं, अब उन्हें शू युतोंग का सीधा सादा रूप पसंद आया। कम से कम वह ये गारंटी दे सकती थी कि जब उसके पास पैसा होगा तो वह उसे धोखा नहीं देगी। ये कुछ भी नहीं है। लू यून, तुम्हें क्या हुआ है? ली मिंगजी कहते थे कि तुम्हारे पास उत्कृष्ट चरित्र और अद्वितीय स्वाद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बनोगे। जिया शिहान की आंखें तिरस्कार से भरी थी। उसने स्पष्ट रूप से शू युतोंग और लू यून को भी नीची दृष्टि से देखा। मैं क्या बन गया हूँ? लू यून थोड़ा भ्रमित हुआ, फिर थोड़ा अधीर हुआ। ठीक है, मैं आपके साथ शब्द बर्बाद करने में बहुत आलसी हूँ। वैसे भी मेरे लिए आपको सुरक्षित निवेश में मदद करना असंभव है। यदि आपके पास और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। जब दो लोग एक साथ होते हैं, यदि उनकी जीवन शैली अलग अलग होती है तो वे अभी भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके मूल्य संरेखित नहीं है तो वे वास्तव में संवाद नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन लोग भी गरीबी का मजाक उड़ाना जानते थे, वेश्यावृत्ति का नहीं। आपको शू युतोंग को नीची दृष्टि से देखने का क्या अधिकार है? और शू युतोंग ने कम से कम पहली बार मुझे तो बताया। आपके बारे में क्या? स्कूल में आपके इतने सारे घोटाले हुए, कौन जानता है कि आप कितने पुरुषों के साथ रह चुकी हैं? आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे आपको याद दिलाना होगा, सोने की खोज करने वाले अच्छे नहीं होते। क्या एक अच्छी प्रेमिका ढूंढना बेहतर नहीं है? किसी को इतना भौतिकवादी खोजने पर जोर क्यों दिया जाए? ये कहने के बाद जिया शिहान मुड़ा और असहाय होकर चला गया। वे इतने लंबे समय से बातचीत कर रहे थे और लू यून ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली थी। इससे उसे हताशा का एहसास हुआ। ये स्पष्ट रूप से उनके छात्र दिनों के दौरान ऐसा नहीं था। हालांकि लू यून इस बिंदु पर अडिग थी, इसलिए वह केवल इस बातचीत के अवसर को छोड़ सकती थी। क्या ये औरत पागल है? जिया शिहान की पीछे हत्ती आकृति को देखकर लू यून बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं किस तरह की महिला चुनता हूं, इससे आपका क्या लेना देना है? क्या ऐसा हो सकता है कि ली मिंगजी के पास वास्तव में बुद्धिमत्ता कम करने वाली आभा है? यही वजह है कि वांग ज़िपिंग और जिया शिहान की विचार प्रक्रियाएं इतनी अजीब हो गई हैं। अगर सच में ऐसा है तो ली मिंगजी, क्या वह भी ट्रांसमाइग्रेटर हो सकता है? दाहुलान पुस्तक स्रोत वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह 1 नंबर 29873262, समूह 2 1,06,22,68,835। TG t.me/dahilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -64, समूह चैट विधि। लू यून उसके अचानक विचार से चौंक गया। यदि ऐसा पहले होता तो लू यून निश्चित रूप से इस तरह नहीं सोचती। आखिरकार ऐसी चीज बहुत ही काल्पनिक थी, इसके बारे में सोचने मात्र से यह असंभव लगने लगता है। लेकिन जब से उन्हें ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप मिला, उनके सोचने का तरीका रोज बदलता गया। लू यून को पता था कि प्रवासी और विमान के पुत्र दोनों एक निश्चित बुद्धिमत्ता को कम करने वाले प्रभामंडल के साथ आए थे। टीवी शो और उपन्यास सभी ने इसे इसी तरह चित्रित किया। और यदि पृथ्वी से लोग बाहर स्थानांतरित हो सकते हैं, तो क्या अन्य ग्रहों से लोग पृथ्वी पर स्थानांतरित नहीं हो सकते? तो वांग ज़िपिंग और जिया शिहान के व्यवहार को देखते हुए ली मिंगजी वास्तव में एक प्रवासी हो सकते हैं। लेकिन दूसरे विचार पर इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं लगती। जबकि ट्रांसमाइग्रेटर कम बुद्धि से पीड़ित हो सकते हैं, उनकी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंका जाना चाहिए। सुनहरी उंगली की मदद से भले ही उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन वे ली मिंगजी की तरह दुखी नहीं होंगे। यहाँ तक कि उसे निवेश सुरक्षित करने में मदद के लिए दूसरों की भी जरूरत थी। भूल जाओ, कोई बात नहीं, पहले मैं थोड़ी देर देखूंगा क्या होगा। ये कहने के बाद लू यून ने खुद से बुदबुदाया और आराम करने के लिए सोफे पर लेटने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ और ख्याल आया और उसने चैट ग्रुप में एक सवाल पूछने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। लू यून, सभी समूह के साथी सदस्यों, मुझे अचानक कुछ ख्याल आया। आप समूह में कैसे टाइप करते हैं? आप सभी टाइप करने के लिए अपने फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना? लिन चेन, दिव्य चिकित्सक, मैं अपने फोन का उपयोग करता हूँ। सु चेन, सर्वनाश, मैं अपने दिमाग का उपयोग करता हूँ। लीसुसुक, शाही उपपत्नी, मैं भी अपने दिमाग का उपयोग करती हूँ। लू यून ... इस बीच विला नंबर 76 के बाहर ये कैसा था? जिया शिहान को बिना भाव के विला से बाहर निकलते देख वांग ज़िपिंग को पता चल गया कि बातचीत सफल नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रतीकात्मक सवाल पूछा। जिया शिहान ने अपना सिर हिलाया। लू यून ने मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उस मामले के बारे में क्या जो राष्ट्रपति वु ने आपको सौंपा था?
मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। जिया शिहान ने सच्चाई से कहा, हालांकि ये लड़का अब वह लू यून नहीं है जिसे हम एक बार जानते थे। भविष्य में उसके साथ कम बातचीत करना सबसे अच्छा है। ये कहने के बाद जिया शिहान ने वांग जिपिंग को नजरअंदाज कर दिया और विला गेट की ओर चल दिया। वांग जिपिंग ने ये सुना तुरंत डेंग शा के साथ चले गए। उनके चेहरे पर आक्रोश का एक संकेत चमक गया। वह अमीर हो जाता है और हम भाइयों के बारे में भूल जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू यून इस तरह का व्यक्ति होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? डेंग शा ने लापरवाही से पूछा, क्या हम अभी भी राष्ट्रपति वू से मिलने जा रहे हैं? नहीं, वांग जिपिंग ने स्पष्ट रूप से कहा, लू यून को उससे मिलवाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए जाना बेकार है। आइए पहले वापस चलते हैं। वांग जिपिंग की बातें सुनकर डेंग शा ने राहत की सांस ली। लू यून और वू शेंगली दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें वह देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वांग जिपिंग का निर्णय बिल्कुल वही था जो वह चाहती थी। उसे कम ही पता था, वांग जिपिंग ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह निवेश के लिए लू यून को वू शेंगली से नहीं मिलवा सका, लेकिन क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि वू शेंगली की लालची नजर डेंग शा पर टिकी हुई थी। हालांकि वह अपने अच्छे भाई की मदद करना चाहता था, लेकिन कोई भी आदमी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल वू शेंगली के साथ संबंध छोड़ सकता था। वांग जिपिंग और उसके दो साथियों ने ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन विला क्षेत्र छोड़ दिया। लू यून के जीवन में शांति लौट आई। हालांकि निवेश मांगने के मामले ने उनके रिश्ते में काफी तनाव पैदा कर दिया था, लेकिन लू यून को कोई परवाह नहीं थी। कुछ रिश्ते निभाने लायक होते हैं, कुछ नहीं। चूंकि वांग जिपिंग ली मिंगजी के साथ खड़े होने के लिए दृढ़ थे, लू यून केवल अपनी दोस्ती से पीछे हट सकते थे। और अब वह वांग जिपिंग और अन्य लोगों के बारे में चिंता करने के मूड में नहीं था। लू यून, तुम्हारा मतलब है जब तक मैं अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित करता हूं, एक भी विचार चैट समूह को सामने ला सकता है। चैट समूह के सदस्यों की टाइपिंग विधियां कुछ ऐसी थी जिन पर लू यून ने पहले विचार नहीं किया था। उसने अभी पूछने का कारण ये बताया कि जब वह पिरामिड योजना से लोगों को बचाने के लिए गया था तो जू गुआंगिन और हो जून ने उसका फोन मांगा था। उस समय उसने सोचा कि अगर उसके पास अपना फोन नहीं होगा तो क्या वह चैट ग्रुप खो देगा। फिर उस प्रश्न से उसने सोचा कि दूसरे कैसे संवाद करते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बाद में बहुत व्यस्त हो गया था और उसने इस प्रश्न को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया था। अब ली मिंगजी के मामले के कारण उसे यह फिर से याद आया। लीसुसु इंपीरियल उपपत्नी मोटे तौर पर, लेकिन चैट समूह प्रकट होने के बाद ऐसा लगता है कि यह रेटिना पर है और अन्य इसे नहीं देख सकते हैं। मैं मैन्युअल रूप से टाइप कर सकता हूं या इनपुट करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकता हूं। सु चेन सर्वनाश ये सही है, मैं वही हूं। लू यून, लिन चेन के बारे में क्या? आप मेरे जैसे फोन का उपयोग करते हैं, क्या आपने चैट करने का उनका तरीका आजमाया है? लिन चेन, दिव्य डॉक्टर, मैंने कोशिश की लेकिन ये काम नहीं करता है। हालांकि आपको चैट ग्रुप के खोजे जाने या अपना फोन खो जाने पर इसका उपयोग न कर पाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लू यून, ऐसा कैसे? लिन चेन, दिव्य चिकित्सक, ये चीज आपके व्यक्तिगत खाते और पहचान की जानकारी से जुड़ी हुई है और यह शक्तिशाली मौलिक शक्तियों द्वारा संरक्षित भी प्रतीत होती है। आपके फोन में लॉक स्क्रीन पासवर्ड होने की बात तो दूर, भले ही आप व्यक्तिगत रूप से अपना फोन अनलॉक करें और इसे किसी और को दे दें, चैट समूह आपके फोन को छूते ही गायब हो जाएगा। लू यून, तो चैट ग्रुप गायब होने के बाद अगर मैं अपना फोन वापस ले लूं तो ये फिर से दिखाई देगा? लिन चेन, दिव्य चिकित्सक, हाँ, जब तक आप इतने मूर्ख नहीं हैं कि व्यक्तिगत रूप से अपने फोन को अनलॉक कर सकें और चैट ग्रुप को किसी और के देखने के लिए खोल सकें, अन्यथा कोई भी आपके फोन पर इस रहस्य को नहीं जान पाएगा। लू यून, ओह, अब मुझे राहत मिली है। मेरी शंकाओं को दूर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लिन चेन, दिव्य चिकित्सक, आपका स्वागत है। लीसुसु शाही उपपत्नी, ये कुछ भी नहीं है। सु चेन सर्वनाश, एक छोटी सी बात। सभी के उत्तरों से लू यून ने राहत की सांस ली। ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप इस समय उनकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। हालांकि उनकी वर्तमान योग्यताएं और पूंजी पहले से ही काफी मजबूत थी, ऐसी चीजें पैसे की तरह थी, कौन कभी सोचेगा कि उनके पास बहुत कुछ है। इसलिए ये जानते हुए कि चैट समूह उससे बंधा हुआ है, न तो उसे खोया जा सकता है और न ही दूसरों द्वारा खोजा जा सकता है। लू यून के दिल का बड़ा पत्थर आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। उसे दोपहर का खाना खाने के लिए एक यादृच्छिक जगह मिली और उसके भोजन के बीच में शेन वेइवेई का फोन आया। उसने लू यून को बताया कि 2 कर्मचारी शेंगरे किराए पर लिए गए हैं, दोनों 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम इकाइयां हैं। हालांकि वातावरण बहुत सामान्य था, उस जगह के समान जहां वह किराए पर रहती थी, और वे वर्तमान में बिस्तर लगा रहे थे। जूबिन ने भी घर में मामलों को संभाला था और रोम सिटी लौट आए थे। उनके 3 लोगों के परिवार ने एक अलग 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम इकाई किराए पर ली, जो स्वयं व्याख्यात्मक थी। जहां तक केंद्रीय रसोई, कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों के भोजन, दुकान की सजावट और विभिन्न परमिट आवेदनों का सवाल है, सभी अभी भी प्रगति पर थे। एक बार नवीनीकरण पूरा हो जाने पर उन्हें तुरंत खोलने में सक्षम होना चाहिए। शाम 4 बजे लू यून का विला डिंग वुल्फ्स डैन सर्च मिशन पूरा हुआ। आपने 1000 समूह अंक और ली जोऊ का योग्यता कार्ड तारांकन प्राप्त किया है। ओह, ली जोऊ की प्रेमिका को उनके द्वारा बचाया गया था, बहुत बढ़िया। ली जोऊ ने सुबह की चर्चा में भाग नहीं लिया और लू यू को नहीं पता था कि वह किस में व्यस्त थे। हालांकि इससे उनके संचार पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने निर्णायक रूप से यह खबर ली जोऊ को भेजी। ली जोऊ ने तब तक अपना काम पूरा कर लिया होगा, संदेश देखकर उनकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। आखिरकार उसे बचा लिया गया। भाई, कृपया मुझे संदेश भेजने में मदद करें। बिग ग्रे वुल्फ बुक स्रोत कृपया याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह 1 ID 2987322622, समूह 2 1,06,62,68,835। TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -65, भोजन व्यवस्था। ली जोऊ ने आंखों में आंसू लेकर अपना अनुरोध बताया। लू यून ने मना नहीं किया। ली जोऊ के साथ कॉल समाप्त करने के बाद उन्होंने सोंग वेई से फिर से संपर्क किया। सोंग वेई ने मामले को संभालने वाले पुलिस अधिकारी से संपर्क करने में उनकी मदद की। चूंकि लू यून को पिरामिड योजना संगठन को खत्म करने के लिए आधा नायक माना जाता था और सोंग वेई के कनेक्शन के साथ पुलिस ने न केवल लू यून को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उसके सभी अनुरोधों पर सहमति व्यक्त की। जल्द ही लू यून पेंग लू के साथ फोन पर थी। नमस्ते। पेंग लू की आवाज थोड़ी थकी हुई और कर्कश थी। हेलो, क्या आप एक्स ग्रुप XX विलेज झा काउंटी जिनिंग सिटी से पेंग लू हैं? मैं हूं। आप कौन हैं? मरने से पहले किसी ने मुझसे आपको एक संदेश भेजने के लिए कहा। उसने कहा, अपने जीवन में जिस व्यक्ति के लिए उसे सबसे अधिक खेद महसूस हुआ, वह आप थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस स्थान पर क्या अनुभव किया या पीड़ित किया, आप हमेशा उसके दिल में सबसे सुंदर और शुद्धतम सफेद चांदनी रहेंगी। और चाहे आपको किसी भी असफलता का सामना करना पड़े, वह आशा करता है कि आप अपना जीवन सकारात्मक और उज्जवल ढंग से जिएं। लू यून ने ली जोऊ के संदेश को बिल्कुल वैसे ही प्रसारित किया जैसा उसे बताया गया था। फोन के दूसरे छोर पर पेंग लू बीच में ही स्तब्ध रह गया।
ली जो, क्या वह पहले ही मर चुका है? पेंग लू के शब्दों ने लू यून को रुकने पर मजबूर कर दिया। वह नहीं जानती थी कि ली जो मर चुका है। सवालों की एक श्रृंखला के बाद लू यून को अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई। ये पता चला कि जिस दिन ली जो उसे भागने के लिए ले गया था, पेंग लू ने केवल ली जो को पीटते हुए देखा था और उसे नहीं पता था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन लोगों ने उसे बताया कि ली जो आईसीयू में थी और उसे हर दिन भारी चिकित्सा खर्च की जरूरत थी। अगर वह नहीं चाहती कि वह मर जाए तो उसे आज्ञाकारी रूप से उनकी बात सुननी चाहिए। ली जो को बचाने के लिए पेंग लू केवल उसका अभिमान निगल सकती थी और उन्हें उसके साथ छेड़छाड़ करने दे सकती थी। भागने और पुलिस को बुलाने के कई अवसर थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह ली जो को बचाना चाहती थी। दूसरे शब्दों में, नारकीय जीवन के ये 5 महीने सब इसलिए थे क्योंकि वह ली जो को बचाना चाहती थी। लू यून की दोबारा बात सुनकर ली जो भी दंग रह गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए भागने का मौका छोड़ देगी। इस समय वह पीड़ा में था। आपसी प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन इस वक्त यह उन दोनों के लिए बोझ बन गया। भोजन की दुनिया में ली जो लंबे समय से चुप थे। लू यून ने उसे अब और परेशान नहीं किया। जब दूसरी तरफ से पुलिस ने उसे पेंग लू की कॉल का वीडियो भेजा तो लू यून ने तुरंत उसे भेज दिया। अपनी प्रेमिका के संकट में रोने का वीडियो देखकर ली जो भी फूट फूट कर रोने लगा। पेंग लू यून की प्रेमिका नहीं थी, इसलिए वह केवल कुछ हद तक प्रभावित था और सहानुभूति नहीं रख सका। ली जो के क्षमता कार्ड का उपयोग करें। ली जो के एबिलिटी कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कृपया अपनी प्रतिभा कौशल बनने के लिए निम्नलिखित प्रतिभाओं में से एक का चयन करें। 1. गोरमेट सिस्टम गोल्डन फिंगर। 2. पाक कला असाधारण। 3. मुकाबला उत्कृष्ट। 4. भाषा उत्कृष्ट। 5. ड्राइविंग कौशल। वहां एक सुनहरी उंगली है। पहला विकल्प देखकर लू यून ने भौहें चढ़ा लीं। दरअसल गोल्डन फिंगर की शक्ति जितनी मजबूत होगी, उसके प्रकट होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत गोल्डन फिंगर की शक्ति जितनी कमजोर होगी, उसके प्रकट होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पहले ली सुसु की गोल्डन फिंगर शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए ये सीधे दिखाई देती थी। लेकिन बाद में सु चेन और लिन चेन की गोल्डन फिंगर्स दिखाई नहीं दी। अब ये ली जो की गोल्डन फिंगर फिर से प्रकट हुई है। ऐसा लगता है कि इस गोल्डन फिंगर की ताकत ट्रांसमाइग्रेटर की लड़ाकू शक्ति से संबंधित है। मैं एक चुनता हूं। लू यून बहुत निर्णायक थी। आखिरकार ये चीज गोल्डन फिंगर है। आपने गोल्डन फिंगर गवर्नमेंट सिस्टम प्राप्त कर लिया है। कृपया इसे लाइफ स्किल्स बार में जांचें और उपयोग करें। ली जो का मामला खत्म हो गया और लू यून को भी वह मिल गया जो वह चाहता था। 1000 अंकों के अलावा एक गोल्डन फिंगर भी थी। बात बस इतनी है कि जिस स्थान पर यह गोल्डन फिंगर दिखाई दी, वह टैलेंट स्किल बार नहीं बल्कि लाइफ स्किल्स बार था। गोल्डन फिंगर के कई कार्य नहीं हैं, वर्तमान में केवल 2 हैं। एक कार्य खाना पकाने में दक्षता में सुधार करना है। ये फंक्शन सभी भोजन को स्तरों में वर्गीकृत करता है। किसी भी स्वादिष्ट भोजन को 1 से 9 सितारों में विभाजित किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका खाना कितना भी खराब हो, जब तक आप खाना बनाएंगे, आपकी दक्षता बढ़ती रहेगी। यदि आपकी दक्षता पर्याप्त है, तो उस व्यंजन के लिए आपका खाना पकाने का स्तर स्वचालित रूप से उन्नत हो जाएगा। यह एक आलसी कलाकृति है जो आपको सोचने या शोध करने की आवश्यकता के बिना खाना पकाने की तकनीक को स्वचालित रूप से समझने की अनुमति देती है। कुल मिलाकर ये शुद्ध खाना पकाने की प्रतिभा से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन वास्तव में ये बहुत उपयोगी नहीं है। आखिरकार लू यून अब इतना अमीर है, वह भी अपने लिए खाना कैसे बना सकता है? क्या निजी शेफ को नियुक्त करना बेहतर नहीं होगा? दूसरा है गोरमेट एनहांसमेंट। ये फंक्शन न केवल भोजन की सुगंध और स्वाद को बढ़ा सकता है, बल्कि उसमें मौजूद ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है। वर्तमान में इसे दिन में केवल 3 बार बढ़ाया जा सकता है और हर बार केवल एक ही प्रकार का भोजन बढ़ाया जा सकता है। मुझे खाना पकाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाना मेरे लिए बेकार है। अन्यथा व्यंजनों से थक जाने के बाद अन्य चीजें खाना सुअर के मांस खाने के समान होगा। अब एकमात्र उपयोगी चीज भोजन में निहित ऊर्जा को बढ़ाने का ये कार्य है। इसके साथ मुझे शायद हर दिन खुद को खाना नहीं पड़ेगा, है ना? लू यून ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है और उसे आमतौर पर भूख नहीं लगती। एक बार जब उसे भूख लगती है तो वह ढेर सारा खाना खा लेता है। लू यून हमेशा ऐसा करता था जब वह पहले खाता था। यदि भूख लगने पर वह दूसरों के साथ खाता था तो बाद में उसे उचित अतिरिक्त भोजन मिलता था। अब इस हुनर से शायद उसे हर बार इतना खाना नहीं खाना पड़ेगा। कितना अकेला, अजयता कितनी अकेली है। अचानक फोन बजा। कॉलर आईडी को देखकर लू यून थोड़ा हैरान हुआ। हेलो माँ। फोन के दूसरे छोर पर डोंग शुहुआ सीधे मुद्दे पर आया। वह लू यून की माँ थी, लंबी नहीं, थोड़ी मोटी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व काफी खुले विचारों वाला था। सामान्य परिस्थितियों में वह लू यून को नहीं बुलाती थी। ये सुनकर लू यून ने कुछ भी नहीं छिपाया। काओ जिन ने आपको बताया, ठीक है? नहीं तो इतनी बड़ी बात और आप हमें बताते भी नहीं। क्या आप अपने माता पिता के साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ। किस में व्यस्त? नौकरी की तलाश में व्यस्त। करीब करीब लू यून ने अपने बचपन के दोस्त काओ जिन को अमीर बनने के अलावा अपनी हालिया स्थिति के बारे में सब कुछ बताया था। चूंकि काओ जिन ने अपने ब्रेकअप का जिक्र किया था, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे का भी जिक्र किया होगा। इसलिए लू यून को आश्चर्य नहीं हुआ कि उसकी मां को लगा कि वह वर्तमान में बेरोजगार है। ओह, ये तो अच्छा है। मैंने सोचा था कि आप अभी भी अपने पिछले रिश्ते में फंसे हुए थे और आगे नहीं बढ़े थे। अब जब मैंने सुना है कि आप ठीक हैं, तो मुझे राहत मिली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप थोड़े खुश लग रहे हैं। हे, ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारे पिता और मैं वास्तव में तुमसे कुछ छिपा रहे हैं। बात बस इतनी है कि जब तुम पहले किंग्या के साथ थे तो हमें ये कहना अजीब लगता था। अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो मैं ये कह सकता हूँ। यह क्या है? मुझे यह मत बताओ कि जब मैं छोटा था तो तुमने मेरे लिए बचपन की कोई सगाई की व्यवस्था की थी। दाहुलान बुक स्टोर स्रोत गर्मजोशी से याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622 समूह 2 1062268835 संपर्क होने से बचने के लिए tgt.me/dehilang888 ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 66 एक ही घोंसले से सांप और चूहे। अपनी मां को इतना गुप्त होने के बारे में सुनकर लू यून उसे चिढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक सामान्य नायक वाले शहरी उपन्यासों में बचपन में तयशुदा विवाह की चर्चा हमेशा होती है। लू यून को लगा कि वह इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठता है। बचपन में शादी। डोंग शुहुआ एक पल के लिए चौंका, फिर थूकने से खुद को नहीं रोक सका। वाह, हम सिर्फ सामान्य लोग हैं, कौन हमारे साथ बचपन की शादी की व्यवस्था करना चाहेगा? लू यून थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर यह क्या है? दरअसल ये कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जब आपके पिता की फैक्ट्री पहली बार बंद हुई थी तो हमने एक बार आपके अंकल बू और उनके परिवार के साथ भोजन किया था।
उस समय किसी तरह आपकी शादी का विषय सामने आया और उन्होंने वास्तव में एक अत्यधिक मांग की। हमसे 660,000 युआन का सगाई उपहार और रोम सिटी के केंद्र में एक अपार्टमेंट मांगा और अपार्टमेंट उनकी बेटी के नाम पर होना था। आप जानते हैं, हमने उनकी बेटी के विश्वविद्यालय ट्यूशन के लिए भी भुगतान किया था। मुझे नहीं पता कि उनमें यह मांगने की हिम्मत कैसे हुई। उसी क्षण से तुम्हारे पिताजी और मेरे दिलों में एक गांठ बन गई है। ऐसे लोगों के साथ ससुराल बनने के बारे में सोचकर ही हमारी नींद उड़ गई। अब अच्छा हुआ तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया और हमने भी राहत की सांस ली है। तो यह वही था, मैंने सोचा कि यह कोई चौंकाने वाला रहस्य था। हालांकि लू यून वुकुंग्या के परिवार को लंबे समय से जानता था, लेकिन उसने अपने माता-पिता के साथ उनके बारे में गहरी बातचीत नहीं की थी और वास्तव में नहीं जानता था कि वे ऐसे लोग थे। अब ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में पंख वाले पक्षी थे। तो अब उनका हम पर कितना बकाया है? वुकुंग्या के परिवार पर निश्चित रूप से उसके परिवार का पैसा बकाया था। लू यून को इस बात पर यकीन था। उसे बस सटीक राशि का पता नहीं था। लगभग 400,000 युआन की ज्यादा। ये सुनकर कि वुकुंग्या के परिवार पर 400,000 युआन से अधिक का कर्ज है, लू यून भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ईमानदारी से कहें तो वुकुंग्या की विश्वविद्यालय शिक्षा की लागत इतनी अधिक नहीं थी। ट्यूशन प्रति वर्ष 10,000 युआन से थोड़ा अधिक था, साथ ही रहने का खर्च ये केवल 30,000 से 40,000 युआन के आसपास होगा। उनके विश्वविद्यालय के 4 साल अभी खत्म भी नहीं हुए थे और उनके परिवार पर वास्तव में उनके परिवार का इतना पैसा बकाया था। इससे पहले आपके अंकल वू गोबिंग ने व्यापार के लिए 400,000 युआन से अधिक उधार लिया था और बिना आयु के 100,000 युआन से अधिक उधार लिया था, जिसे मैंने उनके लिए गिना भी नहीं है। तो फिर जल्दी से उन्हें इसका भुगतान कर दो। हमारा परिवार अब अमीर नहीं है, ये सैकड़ों हजारों हमारे लिए लंबे समय तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले जब से आप और किंग्या एक साथ थे, आपके पिता और मुझे पूछने में सहज महसूस नहीं होता था। अब जब आपका ब्रेकअप हो गया है, तो मुझे जल्दी से उन्हें इसका भुगतान करने की जरूरत है। डोंग शुहुआ को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने कुछ और सोचा। ओह, और एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। आंटी वांग के दोस्त की बेटी कुछ दिनों में रोंग सिटी आ रही है। कृपया उसकी देखभाल करने में मदद करें और उसे कुछ दिनों के लिए रोंग सिटी के आसपास ले जाएं। आंटी वांग? कौन सी आंटी वांग? इसके बारे में चिंता मत करो, बस उसे 2 दिनों के लिए रोंग सिटी में घुमाओ। माँ, आप मुझे ब्लाइंड डेट पर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं, है ना? डोंग शुहुआ, मुझे ये पता था, हमारा परिवार किसी आंटी वांग को नहीं जानता। जैसा कि कहा जाता है, बेटे को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चे भी अपने माता-पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी माँ को चुप देखकर लू यून ने उसके इरादों का अंदाजा लगा लिया। उसकी माँ बहुत अविश्वसनीय थी। उसे अभी पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वह पहले से ही उसके लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। हाँ, जियो यून, इतना उत्तेजित मत हो। अपनी माँ को समझाते हुए सुनो। समझाने की जरूरत नहीं, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। लू यून ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हालांकि उसने और शू युतोंग ने अभी तक अपने रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अपने माता-पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे वापस ले जाना ठीक रहेगा। क्या कोई गर्लफ्रेंड है? इतनी जल्दी? डोंग शुहुआ पहले तो चौंका, फिर कुछ सोचा। ये भी ठीक है। ये सिर्फ मिलने के लिए है, मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। माँ, मैं केवल 22 साल का हूँ। 22 में क्या खराबी है? यदि आप अगले 2 या 3 साल तक डेट करते हैं, फिर शादी करते हैं और एक बच्चा पैदा करते हैं, तो आप 25 या 26 के हो जाएंगे, है ना? ठीक है, ये तय हो गया है। मैं उसका नंबर आपके फोन पर बाद में भेजूंगा। बीप बीप बीप। डोंग शुहुआ ने लू यून को आपत्ति करने का मौका नहीं दिया। इतना कहने के बाद उसने सीधे फोन रख दिया। छोटा बदमाश अभी भी अपनी बूढ़ी माँ को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। फोन रखने के बाद डोंग शुहुआ की नजर विजयी थी। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि उसके बेटे में निर्बाध परिवर्तन हो सकता है। दूसरी तरफ लू यून अवाक थी। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य में उसे गर्लफ्रेंड की कमी कैसे हो सकती है? ब्लाइंड डेट। अपना सिर हिलाते हुए और मामले को अपने दिमाग से बाहर निकालते हुए लू यून ने अभी हासिल की गई सुनहरी उंगली का और अध्ययन करने की तैयारी की। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, रिंगटोन फिर से बजने लगी। इस बार ये टैंग हाई कॉलिंग थी। इस समय टैंग हाई का चेहरा गंभीर था और उसके सामने मेडिकल रिपोर्ट मौत के वारंट की तरह स्पष्ट थी। कॉल कनेक्ट हो गई। टैंग हाई ने पहले डॉक्टर लू के चिकित्सा कौशल की प्रशंसा की, फिर कहा कि वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर लू को भोजन कराना चाहते हैं। डॉक्टर लू, अगर इस बार आप नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हे, यह उतना गंभीर नहीं है। स्वर्ग ने तुम्हें मुझसे मिलने की अनुमति दी है, इसका मतलब है कि तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सच है। क्या आप आज रात खाली हैं? मैं आपको सादा भोजन कराना चाहता हूँ। टैंग हाई भी सीधा था। लू यून ने समय देखा। ठीक है, मुझे पता बताओ। तांग हाई के फेफड़े में ट्यूमर था। ये बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अगर रेडियोलॉजिस्ट सावधान न होते तो उन्हें इसका पता ही नहीं चलता। और यह एक अविभेदित घातक ट्यूमर था। ऐसे ट्यूमर बेहद आक्रामक होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यदि जल्दी पता चल जाए तो जीवित रहने की संभावना है, लेकिन एक बार जब वह बड़ा हो गया तो हुआ का पुनर्जन्म भी उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए अपने परीक्षण के परिणाम देखने के बाद तांग हाई को लू यून के प्रति बेहद आभारी होने के साथ साथ डर भी महसूस हुआ। सेहाई रेस्तरां वह जगह थी जहां तांग हाई ने लू यून को आमंत्रित किया था और ये तांग हाई का अपना रेस्तरां भी था। यहाँ का खाना महंगा और उच्च कोटि का था। कहा जाता है कि यह किसी आम 5 सितारा होटल से भी बेहतर था। हालांकि जब लू यून पहुंचे तो उन्हें अपमानजनक वेटरों या उपहास करने वाले प्रबंधकों के किसी भी घिसे-पिटे परिदृश्य का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बस निजी कमरे का नंबर दिया और स्वागत करने वाली परिचारिका सम्मानपूर्वक लू यून को कमरे में ले गई। निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। म्यूकिंगशान और कियान जियांगहुआ दोनों अंदर थे। चूंकि तीनों दिग्गज अब लू यून के चिकित्सा कौशल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, हर कोई खुशी से बातें कर रहा था। भोजन के दौरान म्यूकिंगशान ने लू यून से कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी। लू यून को नहीं पता था कि यह विशेष रूप से किस लिए था। उसने केवल इतना कहा कि वह लू यून को आश्चर्यचकित करना चाहता था। टैंग हाई ने भी हंसते हुए लू यून को 2 कार्ड दिए। एक बैंक कार्ड था, उसके पासवर्ड के साथ 10 लाख नकद थे। दूसरा कार्ड इतना काला था कि वह चमक रहा था। बीच में एक सुनहरा मुकुट था जिसमें कई चमकदार हीरे जड़े हुए थे। भाई लू, मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक। जिया देश में भोजन संस्कृति काफी दिलचस्प है। एक भोजन डॉक्टर बनने के लिए पर्याप्त था। लू से ब्रदर लू, मैं पैसे ले लूंगा, लेकिन ये क्या है? लू यून ने कुछ उत्सुकता के साथ उसकी जांच करते हुए काला कार्ड ले लिया। लू यून के बिना तांग हाई की अगली शारीरिक परीक्षा कम से कम 3 महीने बाद होती। टैंग हाई के घातक ट्यूमर की वृद्धि दर को देखते हुए 3 महीने बाद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए उन्होंने परोक्ष रूप से तांग हाई की जान बचाई थी और लू यून ने स्पष्ट विवेक के साथ दोनों कार्ड स्वीकार कर लिए।
ये हमारे रेस्तरां का ब्लैक डायमंड कार्ड है। इसके साथ आप भविष्य में यहाँ भोजन करने पर 30% की छूट पा सकते हैं। अरे यह अच्छा है। लू यून मुस्कुराया। इस रेस्तरां के व्यंजन अन्य उच्च श्रेणी के होटलों की तुलना में और भी अधिक स्वादिष्ट थे। गोरमेट सिस्टम की रेटिंग के अनुसार कई व्यंजन 5 सितारा गुणवत्ता तक पहुंच गए थे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में हर 5 सितारा होटल आवश्यक रूप से 5 सितारा व्यंजन नहीं बना सकता है। ऐसे व्यंजन बनाने के लिए शेफ का कौशल 5 सितारा स्तर तक पहुंचना चाहिए। एक 5 सितारा शेफ यहाँ तक कि ली जो की स्वादिष्ट दुनिया में भी लोगों द्वारा सम्मान किया जाएगा। तो ये डिस्काउंट कार्ड बहुत उपयोगी था। हालांकि बाद की बातचीत में म्यू किंग शान ने लू यून से एक बहुत ही गंभीर सवाल भी पूछा। जियो लू, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कौन सा प्रश्न? क्या ल्यूकेमिया के इलाज के लिए आपकी दवा को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए गोलियों या कैप्सूल में बनाया जा सकता है? दाहुलान पुस्तक स्रोत गर्म अनुस्मारक। विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622। समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -67 व्यापार सहयोग 2 अरब। एक व्यवसायी के लिए सबसे आसान बात क्या है? निस्संदेह ये व्यावसायिक अवसर हैं। यह मत समझिए कि सिर्फ इसलिए कि म्यू किंग शान वर्तमान में बाहरी दुनिया से बेखबर है वह व्यावसायिक अवसरों को नहीं देख सकता है। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि लू यून द्वारा बनाई गई दवा इतनी प्रभावी होगी। इसलिए किसी ने इस बारे में उस तरह से नहीं सोचा। यहाँ तक कि अपने पिता को बचाने के लिए उत्सुक म्यू झेंगयांग ने भी इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। अब जब वे शांत हो गए हैं तो इन बिजनेस टाइकून को तुरंत संभावना दिख गई। यदि उन जड़ी बूटियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए गोलियों या कैप्सूल में बनाया जा सकता है, भले ही वे बीमारी को पूरी तरह से ठीक न कर सकें और भले ही वे केवल अधिकांश ल्यूकेमिया रोगियों के लिए प्रभावी हों, उत्पन्न मुनाफा भयावह होगा। लू यून मूर्ख नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से ओल्ड म्यू के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। हे ओल्ड म्यू, क्या आप एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं? वे तीनों पहले तो चौंके फिर मुस्कुराने लगे। भाई लू, आप शायद यह नहीं जानते होंगे। तांग हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि क्विंग्यांग समूह, जहां ओल्ड म्यू है, मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके पास 2 अच्छे आकार की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। यदि भाईलू सहयोग के लिए तैयार हैं तो आपको इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। ओह, लू यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर ओल्ड म्यू कैसे सहयोग करना चाहता है? वह निश्चित रूप से सहयोग करने और पैसा कमाने से इनकार नहीं करेगा। आखिरकार ल्यूकेमिया से पीड़ित केवल बहुत सारे अमीर लोग हैं और ऐसा नहीं है कि उनमें से हर कोई उसे 10 मिलियन दे सकता है। यदि ये दवा बाजार में लाई जा सके तो इससे न केवल अधिक लोगों की जान बचेगी बल्कि उन्हें अधिक लाभ भी होगा। इसके अलावा ये तथ्य कि दूसरे पक्ष को परीक्षण के लिए दवा प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से कोई नहीं मिला, उनकी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि कुछ जड़ी बूटियों की मात्रा बहुत कम है जिससे उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है और 2 या 3 साल के नैदानिक परीक्षणों के बिना अनुपात को समझना मुश्किल है। यह अभी भी ईमानदारी का संकेत है ना? क्या उन औषधीय सामग्रियों से गोलियां बनाई जा सकती हैं? बेशक वे कर सकते हैं। लू यून ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। ये नुस्खा मेरे गुरु द्वारा सिर्फ 1 साल पहले विकसित किया गया था। जैसे ही यह विकसित हुआ उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। ये सिर्फ इतना है कि उनके बूढ़े आदमी के पास कुछ जरूरी काम था। इसे विकसित करने के बाद वह दूसरों के साथ व्यावसायिक सहयोग में शामिल होने का मौका मिलने से पहले विदेश चले गए। इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो आप पहले मेरे साथ सहयोग की दिशा पर चर्चा कर सकते हैं। मास्टर काल्पनिक था लेकिन इसे कैप्सूल में बनाने की क्षमता वास्तविक थी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा की संरचना और लू यून के वर्तमान अनुभव के आधार पर इसे कैप्सूल में बनाना पूरी तरह से संभव था। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है और तरीके और खुराक अलग अलग होते हैं और अनुवर्ती उपचार के बिना इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि शक्ति को कम करके और उपचार चक्र को बढ़ाकर यह अधिकांश रोगियों के लक्षणों को कम कर सकता है। एक दवा जो अधिकांश रोगियों के लक्षणों को कम कर सकती है वह एक अच्छी दवा है ना? इस समय लू यून के आधे सच आधे झूठ वाले शब्दों ने म्यू किंग शान और अन्य लोगों को भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लू यून जैसे वाणिज्यिक सहयोग को एक तकनीकी इक्विटी निवेश माना जाता है। आमतौर पर सहयोग करने के 2 ही तरीके होते हैं, एक पूरी तरह से खरीदारी है और दूसरा लाभ साझाकरण है। एक मुश्त खरीदारी असंभव थी। लू यून को लगा कि इतने कीमती नुस्खे को दसियों या सैकड़ों अरबों में बदलने पर भी नुकसान होगा। इसलिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग का अंतिम तरीका केवल लाभ साझाकरण और इक्विटी हो सकता है। भले ही लू यून ने एक पैसा भी नहीं लगाया फिर भी वह बहुमत का हिस्सा चाहता था। कुछ बातचीत के बाद समूह के पास अंततः एक उत्तर था। युवा लू, क्या आप अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? बेशक, मेरे गुरु के विदेश यात्रा पर चले जाने के बाद सभी घरेलू मामले मेरे द्वारा ही संभाले जाते हैं। आप अकेले 51% शेयर लेते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं और आप अभी भी हमसे निजी तौर पर 2 बिलियन मांग रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? लू यू की मांगों को सुनने के बाद कियान जियांगहुआ ने अपने विचार व्यक्त किए। आमतौर पर लू यून जैसा कोई व्यक्ति जो तकनीकी शेयरों में योगदान देता है 10-30% शेयर प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू यून का नुस्खा कितना मूल्यवान था, उसे 51% शेयर लेने देना पहले से ही उनकी सबसे बड़ी रियायत थी। लेकिन लू यून न केवल 51% शेयर चाहता था बल्कि यह भी चाहता था कि वे उसे निजी तौर पर 2 बिलियन का भुगतान करें। लू यून इस टिप्पणी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। राष्ट्रपति कियान, मेरा मानना है कि आप इस बारे में मुझसे अधिक स्पष्ट हैं कि ये दवा 1 वर्ष में कितना लाभ ला सकती है। यदि ओल्ड म्यू ने आज इसे नहीं उठाया होता और यदि मैंने नहीं देखा होता कि आप बॉस कितने ईमानदार हैं, तो मैं आपके साथ 2 बिलियन के बारे में भी चर्चा नहीं करता। ये थी सच्चाई। एक बार ये दवा लॉन्च हो गई तो यह वैश्विक हो जाएगी। लू यून यह नहीं बता सका कि अनुवर्ती उपचार से कितना लाभ होगा, लेकिन पहले वर्ष में लाभ निश्चित रूप से 10 अरब से अधिक होगा। अगर कंपनी सार्वजनिक हो गई तो ये पैसा और बढ़ जाएगा। तो लू यून का 2 अरब की मांग करना वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। यंग लू सही है। यदि ये दवा सफलतापूर्वक बाजार में जा सकती है तो 2 बिलियन वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। म्यू किंग शान ने हंसते हुए कहा, लेकिन यह अंततः उद्यम की भविष्य की दिशा से संबंधित है, इसलिए हमें आपको उत्तर देने से पहले वापस जाकर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक है, सहयोग 2 तरफा होता है। यदि एक पक्ष असहमत हो तो इसे सहयोग तो नहीं कहा जा सकता। तो कृपया इस सहयोग स्थान को कुछ समय के लिए हमारे लिए रोक कर रखें। आधा महीना काफी होना चाहिए, है ना? पर्याप्त। फिर आप सब इस पर चर्चा करें। मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। लू यून ने बोलना समाप्त करने के बाद दूसरों के साथ कुछ और खुशियां मनाई, फिर अपना कोट उठाया और सिहाई रेस्तरां छोड़ दिया। एक बार जब ये दवा बाजार में आ जाएगी तो मुनाफा निश्चित रूप से भयावह होगा, लेकिन साथ ही यह कई लोगों के पैर की उंगलियों पर भी चढ़ जाएगा।
अन्य प्रतिस्पर्धियों का दबाव झेले बिना 51% शेयर प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। हालांकि अगला, लू यून ने अपने होठों को मोड़कर मुस्कुरा दिया। सेहाई रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद वह कहीं और नहीं गए। वह सीधे अपने विला वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने जो सबसे पहला काम किया वह था स्नान नहीं करना, सोना नहीं और निश्चित रूप से शू युतों के साथ खेल नहीं खेलना। इसके बजाय उसने तिजोरी से नुस्खा निकाल लिया। मुझे आशा है कि आप मेरी पीठ पीछे गंदी चालें खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। लू यून ने अपने हाथ में मौजूद नुस्खे को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। मुनाफा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। हालांकि दोनों पार्टियां पहले भी बहुत अच्छी तरह से मेल जोल रखती थीं और म्यू किंगशान और तांग हाई अपने पैसे के मामले में बहुत उदार थे। लेकिन कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वे पर्दे के पीछे जोखिम नहीं लेंगे। लू यून ने वास्तव में इस मुद्दे के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ रोगियों का इलाज किया था, आमतौर पर कोई भी इस नुस्खे का लालच नहीं करेगा। लू यून के अपनी ताकत पर विश्वास के साथ उसने जानबूझकर नुस्खे के प्रकार और अनुपात को याद नहीं किया था। म्यू किंगशान द्वारा विस्तारित जैतून शाखा ने आज उसे जगाने का आह्वान किया। ये चीज बहुत मूल्यवान है और दूसरा पक्ष व्यापार जगत में एक बड़ा शॉट है। कुछ तरकीबों से बचाव करना बिल्कुल असंभव है, इसलिए किसी समझौते पर पहुंचने से पहले इस नुस्खे को कुछ समय के लिए गायब करना जरूरी था। सौभाग्य से लू यून के पास अब असाधारण चिकित्सा प्रतिभा थी और उसके विकास के बाद मानसिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। जब तक वह थोड़ा प्रयास करता, उसके दिमाग में कोई नुस्खा अंकित करना मुश्किल नहीं था। चेक ग्रुप के अस्तित्व के साथ, जिसे पूरी तरह से याद करने में आमतौर पर 10 मिनट लगते हैं, लू यून ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरा 1 घंटा खर्च कर दिया। केवल जब वह इसे दिल से जानता था, आगे और पीछे, तब लू यून रुका। प्रिस्क्रिप्शन को सुरक्षित रखने के लिए ली सुसु को भेजने के बाद उसी समय उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह बुकिंग गया था। क्या मैंने इस महिला का नंबर डिलीट नहीं किया? लू यून थोड़ा हैरान हुआ और उसने उत्तर बटन दबाया। बुकिंग गया। हेलो लू यून। लू यून, क्या आप मुझे वापस भुगतान कर रहे हैं? बुकिंग गया। लू यून, वीचैट या अर्ली पे। दाहुलान पुस्तक स्रोत वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 68। जैसे एक अजगर को जन्म देता है, वैसे ही एक फीनिक्स को जन्म देती है। लू यून कुन था, जिससे वो किंग स्तब्ध रह गया। वास्तव में वह लू यून को संदेश भेजने से पहले ही स्तब्ध थी। उसके माता पिता ने आज रात उसे फोन करके पूछा था कि उसने लू यून से रिश्ता क्यों तोड़ लिया और क्या वह जानती है कि उनके परिवार पर लू परिवार का कितना बकाया है। पहले तो उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि लू यून की तरह वह केवल ये जानती थी कि उसके परिवार पर लू परिवार का पैसा बकाया है, लेकिन वह सटीक राशि नहीं जानती थी। उसने लू यून के साथ संबंध तोड़ने का फैसला इसलिए भी किया क्योंकि ली जेहाओ, जो पास में ही था, मीठी मीठी बातें करने में बहुत अच्छा था। आप पर जो पैसा बकाया है वह एक छोटी रकम है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें ये सब चुकाने में मदद कर सकता हूँ। ये ली जेहाओ के सटीक शब्द थे। साथ ही उसके 2 रूममेट्स को ली जेहाओ ने रिश्वत दी थी और वे उसके कान में फुसफुसाते रहे कि ली जेहाओ कितना अमीर है और उसका प्रेमी खाना पहुंचा रहा था और वह निश्चित रूप से कभी ठीक नहीं होगा। उन्होंने उससे कहा कि यंग मास्टर ली के साथ मिलने के बाद उसे कारों या घरों वगैरह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पहले कुछ बार उसने ये सुना, उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन समय के साथ वह इस पर विश्वास करने लगी। लेकिन अब उसके परिवार पर वास्तव में लू परिवार का 600,000 युआन से अधिक बकाया है और 400,000 से अधिक युआन का समर्थन भी आईओयूएस द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लू यून, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? लू यून के शब्दों से घुटकर वू क्विंग आखिरकार लंबी चुप्पी के बाद ये कहने में कामयाब रहे। मैंने क्या किया? ये हमारे बीच का मामला है, इसमें हमारे माता पिता को क्यों शामिल किया जाए? हाँ, हमारे परिवार पर आपके परिवार का पैसा बकाया है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको पैसे चुका दूंगा, तो इसे वापस भुगतान करें। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आपने पैसे वापस करने के लिए फोन नहीं किया? लू यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप बस हमारे माता पिता को ब्रेकअप के बारे में बताने के लिए मुझ पर आरोप लगाना चाहते थे, है ना? वैसे भी मैं तुम्हें वह पैसे वापस कर दूंगा। मेरे माता पिता को फिर से परेशान मत करो। अब तुम जिस तरह से हो उससे मैं तुम्हें और भी अधिक तुच्छ समझने लगूंगा। मुझे तुच्छ समझने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लू यून को उसने अवाक कर दिया। नहीं बुकिंग, तुम्हें मुझे तुच्छ समझने का अधिकार क्या है? मैं ली जेहाओ के साथ आपके संबंध का जिक्र भी नहीं करूंगा, लेकिन कर्ज चुकाना ही सही है। मेरे परिवार ने आपके परिवार को पैसे उधार दिए थे और मेरा परिवार आपके परिवार से इसे वापस चुकाने के लिए कह रहा है। इसमें गलत क्या है? मैं वह पैसा वापस कर दूंगा, इसका मेरे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे वापस चुका देंगे, तो फिर आप कितनी जल्दी इसे पूरा चुकाने की योजना बना रहे हैं? 1 या 2 साल या 3 से 5 साल? मैं बुकिंग अवाक रह गई। फिर उसने दांत पीसकर कहा, 1 महीना। मैं निश्चित रूप से तुम्हें 1 महीने के भीतर भुगतान कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर मुझे 1 महीने के भीतर पैसे नहीं मिले तो हम अदालत में एक दूसरे से मिलेंगे। इतना कहने के बाद लू यून ने फोन रख दिया। वह बहुत चंचल है और उसमें अभी भी मुझे नीचा देखने की हिम्मत है। उसे अधिकार किसने दिया? फोन के दूसरे छोर पर बुकिंग की छाती तेजी से उठी और गिरी, जो स्पष्ट रूप से लू यून से परेशान थी। वह ब्रेकअप के तुरंत बाद उससे पैसे वापस करने के लिए कह रहा है। यह आदमी सचमुच छोटा है। अच्छा हुआ कि उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया, वरना ऐसे छोटे इंसान के साथ रहकर क्या पता भविष्य में उसकी जिंदगी कैसी होगी। डिंग फोन बजा। जब बुकिंग सोच रहा था, फोन बज उठा। हेलो बेटी, कैसी रही तुम्हारी उससे बात? चिंता मत करो माँ, मैंने पहले ही इस पर बात कर ली है। तुम्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अच्छा है, लेकिन याद रखें, भले ही अंत में आपको इसे वापस चुकाना पड़े, आपको ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें आईओयू नहीं है। मुझे पता है, ... जैसा बाप वैसा बेटा, एक ड्रैगन से एक ड्रैगन पैदा होता है, एक फीनिक्स से एक फीनिक्स पैदा होता है और एक चूहे की संतान छेद खोद सकती है। बुकिंग के वर्तमान मूल्य स्पष्ट रूप से उसके माता पिता से अविभाज्य हैं, लेकिन लू यून का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अब उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर वो परिवार ने पैसे वापस न करने की हिम्मत की, वह केवल प्रकटन संशोधक को सक्रिय करेगा और इसका खुले तौर पर और गुप्त रूप से ध्यान रखेगा। मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको इसका पछतावा हो। रात करीब 9 बजे लू यून वर्तमान में अपनी नई प्राप्त गोल्डन फिंगर का अध्ययन कर रहा था। शू यूटोंग और शेन वेई एक दिन के काम के बाद लिन जियाओ के साथ विला लौट आए। लू यून अब ऊर्जा से भरपूर था और शू यूटोंग को वापस लौटते देख वह उसके साथ कुछ मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि महिला अपने मासिक धर्म पर थी।
लू यून कोई खूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने समय बिताने के लिए केवल छोटे वीडियो देखे और चू जियाओ के साथ बातचीत की। लघु वीडियो में कई सुंदर लड़कियां थीं, जो सर्दियों के बीच में एयर कंडीशनिंग के साथ कैमरे के सामने उत्तेजक पोज दे रही थीं। ये सौंदर्य फिल्टर बहुत मजबूत है, नहीं, ये पैर बहुत लंबा फैला हुआ है, पास। ये तो ठीक है, बस थोड़ा छोटा है। लू यून को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन आज बड़ा डेटा उसे ये सलाह देता रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जो सोच रहा था उसकी निगरानी बड़े डेटा द्वारा भी की जा सकती है? यूंगे, क्रिसमस कुछ ही दिनों में है, आप इसे कैसे बिताने की योजना बना रहे हैं? ये चू जियाओ का एक वीचैट संदेश था। ये मैसेज देखकर लू यून को एहसास हुआ कि आज 21 तारीख है। कल शीतकालीन संक्रांति है और परसों क्रिसमस की पूर्व संध्या है। मैं इसे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। एट स्माइली फेस। लू यून वास्तव में कहना चाहता था पश्चिमी छुट्टियों के बारे में इतना अच्छा क्या है, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने वास्तव में ऐसा कहा तो उसे बिना किसी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला एक सीधा आदमी करार दिया जाएगा। लू यून सीधा आदमी नहीं बनना चाहता था। ओह चलो, क्रिसमस दिवस सोमवार है, आप इसे मेरे साथ कैसे बिताएंगे? सोमवार, ये थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन हम क्रिसमस की पूर्व संध्या एक साथ बिता सकते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या, किस बारे में बात करते हुए? क्या उस गॉजेंग्यू लड़के ने आपको कोई परेशानी पहुंचाई? मैं चला गया, इसलिए वह मुझे नहीं ढूंढ सका। आप कहाँ चले गए? ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन। आप फिर से डींगे हाँक रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन में एक जगह किराए पर लेने पर भी प्रति माह कई हजार खर्च होंगे। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं हाल ही में एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ और मैंने बैंक से कुछ उधार लिया है। सचमुच? किस तरह का प्रोजेक्ट? एक दूध वाली चाय की दुकान। वाह, मुझे दूध वाली चाय सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या दूध वाली चाय की दुकान विश्वसनीय है? मैंने स्कूल के बाहर बहुत सारी दूध वाली चाय की दुकानें देखी हैं। मुझे नहीं पता, चलो बस कोशिश करते हैं। चू जियाओ लू यून के साथ नहीं रह रही थी, इसलिए वह अभी भी लू यून की स्थिति से अनजान थी। हालांकि इससे उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ने दूध वाली चाय की दुकानों से लेकर शौक और शौक से लेकर भविष्य की योजनाओं तक पर बातचीत की। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक चू जियाओ वास्तव में बहुत अधिक नींद में नहीं थे कि उन्होंने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और सोने चले गए। अगली सुबह दूध वाली चाय की दुकान का नवीनीकरण जारी रहा। लू यून के पास करने के लिए कुछ नहीं था, उसने जुबिन से उसे कुछ युद्ध तकनीक सिखाने के लिए कहने का फैसला किया। और जू, क्या आप पारंपरिक मार्शल आर्ट जानते हैं? ये सुनकर कि लू यून उसे क्या सिखाना चाहता था, जुबिन स्तब्ध रह गया। नहीं, मैं केवल सेंशो, मुक्केबाजी, कुश्ती और मुक्त युद्ध वगैरह जानता हूँ। सेंशु, बॉक्सिंग, वह भी काम करता है। चलो बॉक्सिंग जिम चलते हैं। वास्तविक युद्ध क्षमता के संदर्भ में मुक्त युद्ध, मुक्केबाजी, जियू-जित्सु, सेंशो, थाई मुक्केबाजी और ऐसे सभी बहुत व्यावहारिक हैं। दूसरी ओर पारंपरिक मार्शल आर्ट कुछ हद तक आकर्षक और अव्यावहारिक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक मार्शल आर्ट बेकार हैं। जिया देश में हमारे पूर्वजों ने जीविकोपार्जन और अपने जीवन की रक्षा के लिए जिन कौशलों का उपयोग किया था, वे बेकार कैसे हो सकते हैं? बात बस इतनी है कि इस शांतिपूर्ण समाज में अब आपको लड़ने और मारने की कोई जरूरत नहीं है। अतीत में एक मार्शल कलाकार प्रतिदिन 7 या 8 घंटे घातक चाल का अभ्यास करता था। खाने और सोने के अलावा वे मूल रूप से हमेशा अभ्यास करते रहते थे। एक बार जब उन्हें किसी दुश्मन का सामना करना पड़ा, तो वे हमेशा एक ही बार में उसे मारने की कोशिश करते थे। आजकल दिन में 2 घंटे अभ्यास करने वालों को बहुत सम्मान दिया जाता है और किसी को मारना भी गैरकानूनी है। कितने लोग मारने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करने का साहस करते हैं? इसलिए इस उतार चढ़ाव के साथ पारंपरिक मार्शल आर्ट में स्वाभाविक रूप से गिरावट आई। बॉक्सिंग जिम में पहुंचकर लू यून ने शुल्क का भुगतान किया और ओल्ड जू से मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया। बूढ़ा जू कंजूस नहीं था। पेशेवर गियर पहनने के बाद उसने लू यून को वह सब कुछ सिखाना शुरू किया जो वह जानता था। सबसे पहले बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं। अच्छी बॉक्सिंग के लिए आपका रुख बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह पहले आगे की ओर मुंह करें, अपने बाएं पैर को 35-45 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएं। इस रुख को आपकी ऊंचाई और आदतों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। फिर अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा मोड़ें, दोनों मुट्ठियां अपनी छाती तक उठाएं और अपनी आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों पर स्थिर रखें। ऐसा करने से आप अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलावर इरादों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हाँ, बस ऐसे ही। सबसे पहले मेरी मुक्का मारने की गति देखो। दाहुलान पुस्तक स्रोत गर्म अनुस्मारक, विशेष कारणों से समूह को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए समूह का पुनर्निर्माण किया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 69, दूध वाली चाय की दुकान खोलना। उसके प्रहार भयंकर थे और उसके घूंसे तेज थे। दोनों ने अपने मोटे कोट उतार दिए और पूरे दिन बॉक्सिंग जिम में रहे। जुबिन को यकीन नहीं था कि जब लू यून बाहर आया तो उसे कैसा महसूस हुआ, लेकिन वह खुद जरूर बहुत हैरान थे। वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि लू यून की ताकत एक सामान्य व्यक्ति से अधिक थी। शायद यही कारण है कि वह पिरामिड योजना से बच निकलने में सक्षम था। हालांकि युद्ध कौशल के मामले में वह बिल्कुल नौसिखिया था, लेकिन इस तरह के नौसिखिए को केवल एक ही दिन में उसके द्वारा सिखाई गई विभिन्न तकनीकों में से अधिकांश याद आ गईं। क्या यह महान मार्शल आर्ट कौतुक था? अगले 2 दिन कुछ खास नहीं हुआ। जुबिन के साथ मुक्केबाजी का अभ्यास करने के अलावा एकमात्र चीज जो लू यून का ध्यान आकर्षित करने लायक थी, वह दूध चाय की दुकान के नवीनीकरण का पूरा होना था। जुबिन द्वारा सिखाई गई युद्ध तकनीकें उनकी खेती में सुधार नहीं कर सकी, इसलिए लू यून ने अंकों का उपयोग नहीं किया। उनकी असाधारण युद्ध प्रतिभा के आशीर्वाद से इन तकनीकों का सुधार धीमा नहीं था। लू यून के अनुरोध पर दिन रात काम करके दूध वाली चाय की दुकान पूरी की गई। कोई दुकान आवासीय क्षेत्र नहीं है, जब तक ये निवासियों को परेशान करने के लिए शोर नहीं मचाता। मरम्मत रात में भी की जा सकती है। भारी पुरस्कारों के तहत हमेशा बहादुर लोग होते हैं। लू यून ने रात में 3 गुना वेतन की पेशकश की। 7 दिनों से भी कम समय में पैसे से प्रेरित होकर श्रमिकों ने यहाँ नवीकरण पूरा कर लिया। जिस समय लू यून ने दुकान खोलने का फैसला किया, सभी प्रकार के परमिट पहले से ही तैयार किए जा रहे थे। अब सब कुछ तैयार था और शेन वेई ने कल एक नर्म शुरुआत शुरू करने की योजना बनाई। कल क्यों? कल क्रिसमस की पूर्व संध्या और रविवार है, इसलिए सॉफ्ट ओपनिंग का अन्य समय की तुलना में बेहतर प्रभाव होना चाहिए। हम क्या स्वास्थ्य परमिट और व्यवसाय लाइसेंस सभी तैयार हैं? सब कुछ तैयार है, अब हमें केवल दूध चाय पाउडर की आवश्यकता है। ठीक है, मैं और जू को आज रात दूध चाय पाउडर देने को कहूंगा। लू यून ने पहले इसका परीक्षण किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दूध चाय मशीन है, वह औसतन प्रति घंटे लगभग 100 जिन दूध चाय पाउडर का उत्पादन कर सकती है। 10 कप के बराबर एक जिन पर गणना करने पर 1 घंटे में 1000 कप का उत्पादन किया जा सकता है। प्रतिदिन 10 घंटे 10,000 कप का उत्पादन कर सकते हैं।
अब 3 प्रकार की दूध चाय मशीनों के साथ प्रत्येक की 2 यानी 60,000 कप। 40 वर्ग मीटर से अधिक की एक दुकान प्रतिदिन 2 या 3,000 कप बेचती थी, इसलिए लू यून जल्दी में नहीं थी। सू चेन के माता-पिता अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा लगता है कि मैं केवल खुद ही अंदर जा सकता हूँ। लू यून ने हाथ बढ़ाया और खुद से बुदबुदाया। दूध वाली चाय की सामग्री बहुत पहले ही पूरे गोदाम में भर चुकी थी। टेपियोका आटा, घास जेली पाउडर, नारियल पाउडर, दूध पाउडर, काली चाय, ब्राउन चीनी, सफेद चीनी इत्यादि। लू यून ने पहले कर्मचारियों से दूध चाय की मशीन को विला से केंद्रीय रसोई में ले जाने को कहा और फिर उसने दूध चाय पाउडर बनाना शुरू करने के लिए वहां गाड़ी चलाई। केंद्रीय रसोई दूसरी रिंग रोड पर एक स्टोरफ्रंट में थी, क्योंकि उसे खुदरा व्यापार की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जगह छोटी नहीं थी, उसका स्थान बहुत दुर्गम था। हालांकि लू यून ने अपनी कार्यक्षमता को अधिक महत्व दिया। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में नए उत्पाद उपलब्ध होंगे, एक प्रकार की फल स्वाद वाली दूध चाय मशीन को अनएक्सपेक्टेड रखा था। लेकिन 4 दूध चाय मशीनों के एक साथ चलने के कारण उन्हें सामग्री जोड़नी पड़ी, कचरा बाहर निकालना पड़ा और तैयार दूध चाय पाउडर को बैग में रखना पड़ा। यहां तक कि उसे कुछ घबराहट भी महसूस हुई। आखिरकार उसने इसके बारे में सोचा और जूबिन को बुलाया। जब जूबिन पहुंचे और देखा कि दूध चाय पाउडर सभी मशीनों द्वारा बनाया गया था, तो वह पूरी तरह से अवाक रह गए। डॉक्टर लू, आपने ये मशीनें कहां से खरीदी? व्यावसायिक रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। बेशक लू यून ऐसी किसी बात का खुलासा नहीं करेगी। यहां तक कि अगर कोई पेशेवर एजेंसी जांच करने आती है, तो लू यून उन्हें भटकाने के लिए व्यावसायिक रहस्य का कारण इस्तेमाल कर सकता है। 5 घंटे, पूरे 5 घंटे लू यून और जूबिन मशीनों और घटक स्थानों से खुद को परिचित करने के समय को छोड़कर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक व्यस्त थे। यहां तक कि रात का खाना भी टेकआउट के रूप में ऑर्डर किया गया था। हालांकि फसल अच्छी थी। 2 प्रकार के दूध चाय पाउडर, प्रत्येक के 800 जिन। एक नए स्टोर के खुलने में स्वाभाविक रूप से कई क्षेत्र होते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए डिलीवरी के लिए कोई ट्रक नहीं। हालांकि सॉफ्ट ओपनिंग अवधि के दौरान इन चीजों को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। अगले दिन सुबह 9 बजे दूध चाय की दुकान ने निर्धारित समय के अनुसार अपने दरवाजे खोले। यूजी मिल्क टी लू यून की दुकान का नाम था। हालांकि यह बहुत सामान्य लग रहा था और दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। आंतरिक सजावट बहुत साफ थी। बिल्कुल नया साइनेज, उत्तम मेज और कुर्सियां, एक साफ सुथरा काउंटर और एक साफ कार्यस्थल। शू यूटोंग और शेन वेई प्रत्येक 4 दुकान सहायकों के साथ दोनों दुकानों की रखवाली करते थे, ग्राहकों के आने का इंतजार करते थे। शायद क्योंकि यह एक नई दुकान थी, प्रवेश द्वार के पास से काफी लोग गुजर रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति अंदर आने को तैयार नहीं था। सिस्टर वेई, क्या हमने आज एक बुरा दिन चुना? एक महिला दुकान सहायक ने कुछ चिंता के साथ कहा। लगभग 1 घंटा हो गया है और हमने अभी तक दुकान नहीं खोली है। शेन वेई ने दुकान सहायकों का वेतन 4,500 निर्धारित किया, जिसमें आवास उपलब्ध कराया गया लेकिन भोजन नहीं दिया गया और कुछ बोनस मासिक रूप से तय किए जाएंगे। वर्तमान रोम शहर में यह मजदूरी अधिक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कम भी नहीं है। आखिरकार कोई ज्यादा सीमा नहीं है। दोबारा नौकरी खोजने की कठिनाई का अनुभव करने से बचने के लिए वे दूध वाली चाय की दुकान के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे। शेन वेई का बेटा लगातार बेहतर होता जा रहा था, इसलिए वह इस समय बहुत अच्छे मूड में थी। दुकान सहायक की बातें सुनकर उसने धीरे से अपने होंठ मोड़े। चिंता मत करो, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। यदि वह अन्य मालिकों को दूध वाली चाय की दुकान खोलने में मदद कर रही थी, तो दुकान सहायक को यह कहते हुए सुनकर शेन वेई वास्तव में चिंतित हो सकते हैं। क्योंकि व्यवसायी लोग कमोबेश कुछ फेंग शुई अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। लेकिन लू यून की जेड फ्रेग्रेंस मिल्क टी का स्वाद चखने के बाद उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। कौन सा शुभ दिन, दुकान का भविष्य क्या है, इस पर कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जेड फ्रेग्रेंस मिल्क टी इतनी स्वादिष्ट है, क्या यह नहीं बिकेगी? मजाक कर रहा हूं। उनका मानना था कि यूजी मिल्क टी एक जलाशय बांध में पानी की तरह थी। जब तक एक रिसाव होता, पानी का प्रवाह बड़ा और बड़ा होता जाता और अधिक से अधिक उग्र होता जाता। अंततः बांध को तोड़ने वाले जंगली जानवरों की बाढ़ में बदल गया। उस समय रोम सिटी में त्यांसी रोड कमर्शियल स्ट्रीट पर सभी दूध वाली चाय की दुकानें, उनमें से हर एक इसके द्वारा मिटा दी जाएगी। शेन वेई की बातें सुनकर चारों दुकान सहायकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हाव भाव में निःशब्दता का संकेत था। वे एक भी कप बेचे बिना इतने लंबे समय से खुले थे। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि ये दुकान प्रबंधक अभी भी इतना शांत कैसे हो सकता है। लगभग 20 मिनट और बीत गए और यूजी मिल्क टी शॉप ने आखिरकार ग्राहकों की पहली लहर का स्वागत किया। इसे लहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां 3 लड़कियां थीं। लड़कियां शायद आसपास की छात्राएं थीं जो आज एक साथ खरीदारी कर रही थीं। किसी को दुकान में प्रवेश करते देख दुकान के 2 सहायकों ने तुरंत मुस्कुराहट दिखाई। स्वागत, तुम्हारे यहाँ केवल कुछ प्रकार की दूध वाली चाय ही कैसे मिलती है? उनके सामने दूध वाली चाय की कीमत सूची देखकर अग्रणी लड़की उत्सुक दिखी। दूध वाली चाय की दुकान में इस समय वास्तव में केवल 2 प्रकार की दूध वाली चाय थी, जेड सुगंध और नारियल सुगंध। अन्य दूध वाली चाय चाहे सूखे फल, ताजे फल या मोती के साथ इन दोनों का ही विस्तार थी। ये हमारी दुकान की खासियत है। वर्तमान में हम केवल कुछ प्रकार की दूध वाली चाय ही बेचते हैं। शेन वेई, जो ऑर्डर लेने के प्रभारी थे, ने विनम्रता से समझाया। ओह, मैं समझ गया। फिर मैं सूखे फल के साथ कमरे के तापमान पर जेड खुशबू लूंगा। मैं कमरे के तापमान पर मूल नारियल की खुशबू लूंगा। मैं 1 कप लूंगा। तीनों लड़कियों ने 1-1 कप ऑर्डर किया। सच कहूं तो यूजी मिल्क टी शॉप की दूध वाली चाय अन्य दूध वाली चाय की दुकानों की तुलना में थोड़ी अधिक महंगी थी। अन्य जगहों पर मूल स्वाद वाली दूध वाली चाय की कीमत आमतौर पर 8, 9 या 11 युआन होती है और यहां तक कि महंगी चाय भी केवल 13 युआन होती है। लेकिन यहाँ यूजी में बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के मूल स्वाद वाली दूध वाली चाय की कीमत 15 युआन है। मोती 16 वर्ष का था, सूखे मेवे 18 वर्ष के, फल 20 वर्ष के। ये सिर्फ इतना है कि युवा लोग पतली चमड़ी वाले होते हैं और एक बार जब वे प्रवेश करते हैं तो उन्हें बाहर निकलने में अजीब लगता है, इसलिए वे केवल गोली खा सकते हैं और भुगतान करने के लिए स्कैन कर सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में दूध वाली चाय तैयार हो गई। पैकेजिंग बैग पर यूजी मिल्क टी के साथ एक विशेष लोगो भी छपा हुआ था। तीनों ने अपनी दूध वाली चाय ली और जाने के लिए मुड़े। जैसे ही वे बाहर गईं, तीनों लड़कियों ने आदतन दूध वाली चाय के कप में अपना स्ट्रॉ डाला और एक घूंट लिया। उस एक घूंट का नतीजा ये हुआ कि वे 3 लड़कियां, जो चलने ही वाली थीं, वहीं रुक गईं। 3, 2, 1, 3 सेकंड बाद तीनों एक साथ घूमे, फिर जॉगिंग करते हुए यूजी मिल्क टी के काउंटर पर वापस आ गए। बॉस, हमें जाने के लिए 1-1 कप और दे दो। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -70, महिला स्टोर मैनेजर सुंदर है। दूध वाली चाय खरीदने वाली 3 लड़कियां पास के विश्वविद्यालय की छात्राएं थीं।
आज क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, सप्ताहांत, और वे एक साथ खरीदारी करने गए थे। जब वे यूजी मिल्क टी शॉप से निकले तो उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिलों में शपथ ली थी। वे ऐसी नई खुली दुकान में दोबारा कभी नहीं आएंगे। आखिरकार कीमत थोड़ी ज्यादा थी। एक कप असली दूध वाली चाय 15 युआन में बेचने की हिम्मत। आप किसी को लूट क्यों नहीं लेते? लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तविकता उन पर इतनी जल्दी आ जाएगी। यहाँ दूध वाली चाय सचमुच कितनी स्वादिष्ट थी। उन्होंने घर ले जाने और धीरे धीरे स्वाद लेने के लिए निर्णायक रूप से एक और कप खरीदा। तीनों लड़कियों को वापस आता देख स्टाफ के चारों सदस्य खुशी से काम में लग गए। काउंटर पर मौजूद शेन वेई वेई ने भी अपने होठों को मोड़कर मुस्कुरा दिया। बांध से रिसाव शुरू हो गया था, क्या दरार बहुत पीछे होगी। 1 मिनट बाद एक साथ 3 कप दूध वाली चाय तैयार हो गई और तीनों लड़कियां खुशी खुशी अपनी दूध वाली चाय लेकर चली गईं। स्टाफ के चारों सदस्य भी बहुत खुश थे। हालांकि शुरुआत थोड़ी देर से हुई, लेकिन खुलते ही उन्होंने 6 कप बेच दिए, जो कुल मिलाकर काफी अच्छा था। और ग्राहकों की पहली लहर के साथ दूसरी लहर आएगी। कुछ ही देर में एक प्रेमी जोड़ा दुकान पर पहुंचा। उनसे पहले की 2 लड़कियों की तरह वे पहले यूजी मिल्क टी की सीमित विविधता से आश्चर्यचकित हुईं और फिर महसूस किया कि दूध वाली चाय की कीमत बहुत अधिक थी। अंततः धोखाधड़ी से बचने के लिए उन्होंने साझा करने के लिए केवल एक मूल स्वाद कप का ऑर्डर दिया। ओए हम, ये दूध वाली चाय अच्छी है ना? ओए ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है बॉस, मैं एक और कप लूंगा। नहीं, वह 2 कप बनाओ। जल्द ही दोनों 3 कप दूध वाली चाय लेकर यूजी मिल्क टी शॉप से निकल गईं और खुशी से बातें करने लगीं। चूंकि आज क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और रविवार भी, इसलिए दुकान खुलने के बाद धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। विश्वविद्यालय के छात्र, कार्यालयों के युवा, सफेद पोश कार्यकर्ता और बच्चों वाले युवा जोड़े। दोपहर 1 बजे तक दुकान ने 84 ग्राहकों का स्वागत किया और कुल 158 कप दूध वाली चाय बेची। भुगतान प्रणाली पर सांख्यिकीय आय को देखते हुए शेन वेई वेई के होठों पर मुस्कान आ गई। ली होंगमेई के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के कारण खर्च भी बढ़ गया है। इसलिए वेतन और कर्मचारी शयनगृह सहित एक दुकान को प्रतिदिन औसतन 120 कप दूध वाली चाय बेचने की जरूरत होती है। अब ये केवल एक परीक्षण ऑपरेशन था और उन्होंने केवल एक सुबह में उस संख्या को पार कर लिया था और 84 ग्राहकों ने 158 कप दूध वाली चाय खरीदी। इससे क्या संकेत मिला? इससे संकेत मिलता है कि प्रत्येक ग्राहक ने मूल रूप से 2 से अधिक कप खरीदे। अकेले इस बिंदु से यूजी मिल्क टी का निश्चित रूप से एक आशाजनक भविष्य था। ओज़ेहाओ, वहां एक नई दूध चाय की दुकान अभी खुली है ना? दोपहर के समय कमर्शियल स्ट्रीट पर 6 पुरुष और महिलाएं एक साथ चल रहे थे। वू किंग्या ने ली जेहाओ की बांह पकड़कर दूर एक दुकान द्वारा खींचे गए बैनर को देखते हुए अवचेतन रूप से कुछ कहा। रविवार को कई छात्र जोड़े बाहर घूमने निकले थे और वू किंग्या और ली जेहाओ ऐसे ही जोड़ों में से एक थे। उनके साथ 2 अन्य जोड़े भी थे। ओए बिल्कुल, मुझे भी प्यास लगी है, चलो मैं सबको दूध वाली चाय पिलाऊंगा। ली जेहाओ ने उदारतापूर्वक अपना हाथ हिलाया और फिर यूजी मिल्क टी शॉप की ओर बढ़ गए। वह 20,000 युआन से अधिक कीमत का बैग खरीदने का साहस नहीं कर सका, लेकिन उसे 1 दर्जन युआन की दूध वाली चाय से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि जब वह दूध वाली चाय की दुकान पर पहुंचे और मूल्य सूची देखी तो वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। ओए असली दूध वाली चाय 15 है, आपकी दूध वाली चाय इतनी महंगी क्यों है? सर, हमारी दुकान की दूध वाली चाय का स्वाद खास है, इसलिए ये थोड़ी महंगी है। बैककोट, ठीक है, आप सब देखिए कि आप क्या पीना चाहते हैं। हालांकि वह खुद को ठगे जाने से थोड़ा नाराज था, लेकिन ये रकम उसे बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ओए ओह, ज़ू याओ, तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही उन्होंने अपनी दूध वाली चाय का ऑर्डर दिया, एक महिला स्टाफ सदस्य जो टॉयलेट गई थी, दुकान पर लौट आई। इस स्टाफ सदस्य को देखकर वू किंग्या थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उनकी राय में इस लड़की के परिवार के पास पैसों की इतनी कमी नहीं थी। ज़ू याओ वू किंग्या को देखकर अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। बैककोट है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अंशकालिक नौकरी करने के लिए बाहर आया हूँ। क्योंकि कर्मचारियों की भर्ती करना आसान नहीं था और पहले दिन नई दुकान का व्यवसाय आवश्यक रूप से अच्छा नहीं था, तो दुकान के 4 स्टाफ सदस्यों में से 2 सप्ताहांत में अंशकालिक काम कर रहे थे। शू यूटों की दुकान भी वैसी ही थी। यह अच्छा है, आत्मनिर्भर होना, वू किंग्या ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक गया। हालांकि ज़ू याओ उसके जैसी सुंदर नहीं थी और उसका फिगर थोड़ा कम था, फिर भी उसे एक सुंदरता माना जा सकता था। यदि ऐसी महिला के पास पैसे की कमी थी तो क्या वह एक अमीर प्रेमी नहीं ढूंढ सकती थी? दूध वाली चाय की दुकान पर अंशकालिक काम करने पर जोर क्यों? महान होने के दिखावे से क्या मतलब? ज़ू याओ ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया और लगन से काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही दूध वाली चाय तैयार हो गई और वू किंग्या और अन्य लोग अपनी दूध वाली चाय लेकर दुकान से चले गए। हम जा रहे हैं, ओए अलविदा। ओए हम, ये दूध वाली चाय सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, ज़ेहाओ इसे आजमाएं। वू किंग्या ने खुशी से ली जेहाओ के होठों पर दूध वाली चाय की पेशकश की जो वह पी रही थी। ली जेहाओ इस समय विचलित हो गए और उन्होंने एक आकस्मिक घूंट पी लिया। ओए हम, ये वास्तव में अच्छा है। जैसे ही उसने बात की थी, डिंग डोंग, वीचैट रिंगटोन बज उठी। ली जेहाओ ने अपना फोन निकाला और देखा कि उनके साथ मौजूद एक अन्य पुरुष मित्र का संदेश था। ओए क्या आपने नोटिस किया? वह महिला दुकान प्रबंधक अभी काफी सुंदर थी, विशेषकर उसका फिगर। ली जेहाओ ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया और अपने फोन पर जवाब दिया। बैककोट है, महान दिमाग वाले लोग एक जैसा सोचते हैं। बैककोट, ओए क्या आप उसे चाहते हैं? यदि आप नहीं करते हैं तो मैं इसके लिए जाने का अवसर ढूंढूंगा। ओए अरे, निश्चित रूप से मुझे इस तरह की किसी चीज के लिए प्रथम होना होगा। शेन वेई वेई सचमुच बहुत सुंदर थी। हालांकि सर्दी का मौसम था, उसके महिलाओं के सूट में उसका विशाल वक्ष और भी अधिक आकर्षक लग रहा था। उसके पिनअप बालों और नाजुक विशेषताओं के साथ उसके लिए अन्य पुरुषों का ध्यान आकर्षित करना बिल्कुल सामान्य था। हालांकि दूध वाली चाय की दुकान में शेन वेई वेई इस बात से अनजान थी कि उसे पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। इस समय उसने अपने बगल में ज़ू याओ को भी देखा। क्या वह भी आपका सहपाठी था? ओए हाँ, ओए मुझे ऐसा कैसे लगा कि आप उससे बात ही नहीं करना चाहते? बैककोट उसका एक बॉयफ्रेंड था जो काफी हैंडसम था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि उसे अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़े बिना अभी उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए था, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। तो आप दोनों के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे, हमें बहुत अच्छे दोस्त माना जाना चाहिए। ज़ू याओ ने याद किया कि वह और वू किंग्या विश्वविद्यालय में मिले थे। हालांकि वे सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे, फिर भी वे अक्सर एक साथ खाना खाते थे और कभी-कभी एक दूसरे को नाश्ता या एक कप दूध वाली चाय भी खिलाते थे। बैककोट है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में आपके निरंतर सहयोग के लायक नहीं है। बैककोट। शेन वेई वेई ने अपना मूल्यांकन दिया। चंचल, हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में। ये भी उसके मूल्यों के अनुरूप नहीं था। ओए हो, ये वह क्यों है? जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे, बाहर से 3 आदमी दूध वाली चाय की दुकान के पास आए, जिनमें से 2 सामान खींच रहे थे।
उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को देखकर जू याओ स्तब्ध रह गए। ये सुनकर शेन वेई वेई ने भी कुछ उत्सुकता से नवागंतुकों की ओर देखा। आप उसे जानते हैं? बैककोट वह वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह महिला सहपाठी का पूर्व प्रेमी है। बैककोट। ओया, शेन वेई वेई भ्रमित दिखे, फिर कुछ सोचा। रुको, 1 मिनट रुको, तुमने कहा था कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। बैककोट। हाँ, हमारे स्कूल के कई लोग जानते हैं कि वह अपनी प्रेमिका की स्कूली शिक्षा में मदद के लिए खाना पहुंचाता था। शेन वेई वेई, ओए, दाहुलान पुस्तक स्रोत वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dahilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 71, युवा रोमांस नाटक। जो व्यक्ति आया था वह निस्संदेह लू युन था। चूंकि शेन वेई वेई और शू युतोंग ने दुकान के नवीनीकरण और उद्घाटन का काम संभाला था, लू युन केवल पर्दे के पीछे ही शामिल था। इसलिए दुकान सहायकों को नहीं पता था कि लू युन इस दूध चाय की दुकान का मालिक था। इस समय जू याओ को यह कहते हुए सुनकर कि लू युन विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी प्रेमिका का समर्थन करने के लिए भोजन वितरित करता था, शेन वेई वेई तुरंत शांत नहीं रह सका। लू युन के पास ज्यादा पैसा नहीं है, क्या चल रहा है? जिस क्षण से वह लू युन से मिली, उसने हमेशा खुद को एक डॉक्टर के प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत किया था। बाद में जब वह रोम सिटी आई और लू युन के शानदार विला को देखा, तो उसने सोचा कि लू युन एक अमीर दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी होगा या उसे अपने मालिक की हवेली विरासत में मिली होगी। फिर लू युन ने एक व्यवसाय शुरू किया और एक दूध चाय की दुकान खोली। सभी संकेतों से संकेत मिलता है कि लू युन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब आज सुबह कारोबार कैसा रहा? लू युन की आवाज ने शेन वेई वेई के विचारों को बाधित किया। शेन वेई वेई वापस होश में आई। ये ठीक है, हमने 100 से अधिक कप बेचे। लू युन और शेन वेई वेई के बीच बातचीत सुनकर पास में मौजूद जू याओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आप सिस्टर वेई वेई को जानते हैं? शेन वेई वेई ने यह सुना और मुस्कुराते हुए समझाया। वह इस दुकान का मालिक है। बेशक, मैं उसे जानता हूँ। जू याओ ने आश्चर्य से लू युन की ओर देखते हुए अपना मुंह ढक लिया। आप इस दुकान के मालिक हैं? हालांकि वह इस दुकान के मालिक से कभी नहीं मिली थी, लेकिन शेन वेई वेई ने उन्हें बताया था कि इस दुकान का मालिक एक अमीर व्यक्ति था जो करोड़ों डॉलर के विला में रहता था। और अब इस दुकान का मालिक वास्तव में लू युन था। लू युन करोड़ों डॉलर के विला में रहता था। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप पहले खाना नहीं पहुंचा रहे थे, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? ओह, आप रोंगचिंग विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है। जू याओ को यह कहते हुए सुनकर लू युन तुरंत समझ गया, क्योंकि उसके पूर्व सहपाठियों और उसके आसपास के लोगों के अलावा केवल रोंगचिंग विश्वविद्यालय के छात्र ही जानते थे कि वह भोजन वितरित करता था। मैं प्यार के लिए खाना पहुंचाता था। और अब उनके स्पष्टीकरण से शेन वेई वेई का भ्रम भी दूर हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जू याओ ने कहा कि लू युन खाना देने गया था, तो ये प्यार के लिए था। इस तरह से देखें तो उसका बॉस काफी मनमोहक था। क्या वह वास्तव में रोटी के बिना प्यार में विश्वास करता था? ओह, मैं समझ गया, आप टीवी शो के उन दबंग सीईओ की तरह हैं जो जीवन का अनुभव करते हैं, है ना? जू याओ को ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज को समझ रही है और उसके दिमाग में तुरंत एक संपूर्ण मेलोड्रामेटिक युवा रोमांस ड्रामा सामने आ गया। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि जब बुक इंडिया को आपकी असली पहचान पता चलेगी तो उसके चेहरे पर किस तरह की अभिव्यक्ति होगी। लू युन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। क्या बुक इंडिया को इसका पछतावा होगा? लू युन की समझ के आधार पर वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी, लेकिन अब उससे कोई लेना देना नहीं था। बहन शेन, अब पुरुष छात्रावास में कौन रह रहा है? छोटा झाओ और यूटोंग की दुकान का एक लड़का। शेन वेई वेई ने अपने पीछे एकमात्र पुरुष दुकान सहायक की ओर इशारा किया। लू युन ने उसकी ओर देखा। तुम छोटे झाओ हो, जबकि अब ज्यादा ग्राहक नहीं है। उन दोनों को छात्रावास में वापस ले जाओ और उन्हें व्यवस्थित करो। एक बार जब वे व्यवस्थित हो जाएं, तो उन्हें दुकान पर लाओ और उन्हें दूध वाली चाय बनाना सिखाओ। ठीक है बॉस। लू युन के पीछे सामान खींचने वाले 2 लोग निश्चित रूप से युआन गैंग और हुआंग बिंग थे, जिनसे उसकी मुलाकात पिरामिड स्कीम संगठन में हुई थी। दोनों को बहुत पहले ही रोंग सिटी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनके सोने के बाद वास्तव में वैसा ही हुआ जैसा लू युन ने भविष्यवाणी की थी। लू युन का अनुसरण करने की उनकी इच्छा काफी हद तक फीकी पड़ गई थी। एक कारण था घर से बहुत दूर होना और दूसरा यह विचार कि क्या लू युन भी किसी अवैध संगठन का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा के मुद्दे, धन के मुद्दे, भविष्य की संभावनाएं। दोनों ने बहुत देर तक सोचा और कई दिनों तक चर्चा की। अंततः लू युन की रहस्यमय क्षमताओं को याद करते हुए उन्होंने लू युन पर भरोसा करने के लिए ग्रीन सिटी से आने का साहस जुटाया। इस समय यह देखकर कि लू युन की एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी दुकान थी, दोनों को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। तुम दोनों उसके साथ जाओ, कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बड़े भाई, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। दोनों ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। लू युन ने उन्हें बाकी सभी लोगों के समान वेतन दिया। 4500 प्रति माह आवास उपलब्ध कराया गया, लेकिन भोजन नहीं। हालांकि यह वेतन उनकी कल्पना से थोड़ा अलग था, लेकिन यह उनकी पिछली स्थितियों की तुलना में पहले से ही बहुत बेहतर था। अतः वे काफी संतुष्ट थे। दोनों को निपटाने के बाद लू युन ने एक कप नारियल के स्वाद वाली दूध वाली चाय बनाई। शेन वेई वेई के साथ कुछ मिनटों तक बातचीत की और फिर दूध वाली चाय की दुकान से निकल गई। बेशक उसने दूध वाली चाय के लिए भी भुगतान किया। आखिरकार दुकान को हिसाब किताब का मिलान करने की जरूरत थी और वह पैसा अंततः उसकी जेब में चला जाएगा। त्यानक्सी रोड कमर्शियल स्ट्रीट से बाहर निकलने की ओर चू जियाओ उत्सुकता से देख रहा था। दूर से जीवंत युवा लड़की को देखकर लू युन के होठों पर मुस्कान आ गई। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं है, लेकिन तुम्हें देर हो गई है, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें मेरे लिए दूध वाली चाय खरीदनी होगी। यहाँ मैंने इसे आपके लिए पहले ही तैयार कर लिया है। वाह, क्या यह आपकी दुकान की दूध वाली चाय है? पैकेजिंग काफी अच्छी है। इसका स्वाद और भी अधिक स्वादिष्ट है। वास्तव में चू जियाओ आधा विश्वास कर रही थी, आधा संदेह कर रही थी जब उसने दूध की चाय के कप में पुआल डाला। कुछ सेकंड बाद उसने लू युन की ओर देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। मम्मा, आपकी दूध वाली चाय बहुत स्वादिष्ट है। फूड वर्ल्ड की दूध वाली चाय स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की तुलना में अतुलनीय थी। लू युन की खाद्य प्रणाली की रेटिंग के अनुसार ली जो द्वारा प्रदान की गई 3 प्रकार की दूध चाय 5 सितारा मानक तक पहुंच गई। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सभी खाद्य पदार्थों को सितारों के साथ रेटिंग नहीं दी जा सकती। खराब भोजन को निगलने में कठिन माना गया, साधारण भोजन को साधारण का दर्जा दिया गया। केवल स्वादिष्ट भोजन को ही स्टार रेटिंग मिलेगी। लू युन को यह प्रणाली प्राप्त होने के बाद वह एक बार निरीक्षण करने के लिए बाहर गया। बाजार में अधिकांश पे 1 या 2 सितारा थे और कुछ दूध चाय की दुकानों के पे को 3 सितारा मिल सकता था।
लू यून ने कभी 4 सितारा रेटिंग भी नहीं देखी थी, इसलिए लू यून कम कीमत वाले प्रमोशन या शुरुआती छूट में शामिल नहीं हुए, जो सभी सही रणनीति थी। भोजन की गुणवत्ता में इतने बड़े अंतर के साथ क्या यातायात सृजन की कोई आवश्यकता थी? कोई जरूरत नहीं है। जब तक ग्राहक दुकान में प्रवेश करते थे, व्यापार में तेजी आना केवल समय की बात थी। चीजें बिल्कुल वैसी ही सामने आई जैसी लू यून ने भविष्यवाणी की थी। जब लू यून और चू जियाओ टहल रहे थे, तो दूध वाली चाय की दुकान का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार सामान्य रहा। शेन वेइवेई की दुकान में लगभग 200 ग्राहक थे, जो 300 कप से अधिक दूध वाली चाय ले गए। शाम 5 बजे से दूध वाली चाय की दुकान की बिक्री लगातार बढ़ने लगी। कुछ ग्राहक दुकान में नए थे, जबकि अन्य दिन के ग्राहक थे जो शराब पीने के बाद वापस जाते थे और अपने सहपाठियों और सहकर्मियों को इसका प्रचार करते थे। संक्षेप में, शाम 6 बजे के आसपास दूध चाय की दुकान के 2 अंशकालिक कर्मचारियों की शिफ्ट खत्म होने के बाद दूध चाय की दुकान के बाहर एक कतार लगनी शुरू हो गई। प्रारंभ में यह एक छोटी कतार थी, लेकिन जिया देश में लोगों की झुंड मानसिकता बहुत मजबूत है। भले ही 2 दुकानों का स्वाद बिल्कुल एक जैसा हो, लोग उस दुकान पर जाना पसंद करते हैं जहां अधिक लोग हों, क्योंकि सभी का मानना था कि अधिक लोगों का मतलब बेहतर है। लू यून की दूध वाली चाय की दुकान कोई अपवाद नहीं थी। यूजी मिल्क टी शॉप के बाहर कतार लगी देखकर और जिन लोगों को दूध वाली चाय मिली, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की। दूध वाली चाय खरीदने की कतार और लंबी होती गई, अंततः अगली सड़क तक फैल गई। शू यूतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। दुकान के ताजे फल पहले ही बिक चुके थे और वर्तमान में केवल अन्य श्रेणियां ही उपलब्ध थीं। दोनों दुकानें अभिभूत हो गईं और उन्होंने तुरंत मदद के लिए लू यून को बुलाया। लू यून के पास कोई विशेष अच्छा समाधान नहीं था, इसलिए वह केवल जुबिन और उसकी पत्नी को मदद के लिए दुकान पर आने के लिए कह सकता था। लू यून शेन वेइवेई की दुकान पर गए और जुबिन और उनकी पत्नी शू यूतों की दुकान पर गए। बॉस, अंगरक्षक और अकाउंटेंट सभी शामिल हो गए। नए आई युआन गैंग और हुआन बिंग के अलावा दूध चाय की दुकान मुश्किल से अपने परीक्षण संचालन के पहले दिन को पूरा करने में कामयाब रही। उफ, मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, हे भगवान, इतने सारे लोग एक साथ कैसे आ गए? रात करीब 10 बजे आखिरी कप दूध वाली चाय बनाने के बाद एक महिला दुकान सहायक शारीरिक और मानसिक रूप से थक कर एक कुर्सी पर गिर पड़ी। ये सुनकर एक अन्य व्यक्ति ने भी यही कहा, हाँ, हम लगभग शाम 5 बजे से अब तक व्यस्त हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इसे पूरी तरह से संभाल नहीं सकता। इतना थका हुआ, ऐसा लगता है जैसे किसी असेंबली लाइन पर काम कर रहा हो। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नया समूह फिर से बनाया गया है। संपर्क खोने से बचाने के लिए समूह एक आईडी 29,87,32,622 समूह 2 1062268835 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -72। मेरा परिचय आंटी वांग ने कराया। कॉमर्शियल स्ट्रीट पर पैदल यातायात बहुत अधिक है। रविवार और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अतिरिक्त उत्साह के साथ लू यून की बबल टी की दुकान पहली रात में ऑर्डर से भर गई थी। इस समय सभी की शिकायतें सुनकर शेन वेइवेई केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सके। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 7 घंटों में उन्होंने 400 से अधिक कप बेचे और हर किसी को ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। लेकिन उस शाम 5 घंटों में उन्होंने 1800 से अधिक कप बेचे। औसतन वे प्रति घंटे 360 कप से अधिक बेच रहे थे। हालांकि बबल टी पहले से तैयार की गई थी। भोजन के समय को छोड़कर शेन वेइवेई ऑर्डर लेने और पैसे इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। युआन गैंग सभी कपों को कई पंक्तियों में रखने और चीनी और सामग्री जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। अन्य 2 स्टाफ सदस्य क्रमशः बबल टी जोड़ने और कपों को सील करने के लिए जिम्मेदार थे। लू यून तैयार बबल टी को हिलाने, उसकी पैकेजिंग करने और ग्राहकों को सौंपने के लिए जिम्मेदार था। वे प्रति मिनट 6 कप से अधिक बना रहे थे। यह असेंबली लाइन नहीं तो क्या है? दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कहानी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों की इस यूनिवर्स में खो जाइए। धन्यवाद।